हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। आज तो स्कैम हो जाता। क्यों स्कैम हो जाता सर? अपने भी 12 तारीख तक नॉन स्टॉप क्लासेस चलेंगे सर। 12th इज दी लास्ट डे। हम क्लास 13 को दिवाली है, सुबह सुबह सर, है ना? तो नॉर्मली मतलब क्या पटाखे वटाखे चलेंगे, ये वो होगा। तो 13 को नहीं करेंगे सर। 13 को डेकोरेशन भी है सर। मतलब अभी तो स्टूडियो की साफ सफाई बाकी, ऑफिस की मेरे तो वो भी थोड़ा बहुत करेंगे सर। तो 12 तक है। नहीं, 12 को दिवाली है। 12 को सुबह तो आपका क्लास है। नहीं, 12th मॉर्निंग तो भी है वर्क क्लास। हाँ, 12th मॉर्निंग को तो क्लास है हमारा। तो 12 को ही दिवाली है। 12 को तो सुबह क्लास कर रहे हैं हम लोग। 12 तक तो हमारी क्लास है। 12th इवनिंग को तो बहुत फिर भागा दौड़ी होगी सर। इवनिंग बैच का नहीं है, मॉर्निंग का तो है। हाँ, वही वही। शाम को तो बहुत वो होगा, पटाखे फूटेंगे, ये होगा वो होगा। शाम सुबह भी होगा, बट देन कंपैरेटिवली इन द मॉर्निंग इट वोंट बी मच ऑफ, मतलब है ना, नॉइस का ज़्यादा नहीं होगा पटाखे का। 12 के बाद कब शुरू होगा अभी प्लान किया नहीं है, कर देते हैं सर, क्योंकि उसके बाद क्लासेस ऐड करना बाकी है। सो आफ्टर 12th सर की क्लास में तो बोलने भी लगे नहीं, सर का भी बीच में ऑफ है ना सर, आई गेस 11 12 13 14 15 सर का भी 4 5 दिन छुट्टी है सर। हम मतलब मैं वही प्लान कर रहा था कि 12 तारीख तक करेंगे, फिर 13 14 15 छुट्टी कर लेंगे, 16 17 फिर करेंगे, 18 19 में से एक दिन, या 19 तारीख को है ना आपका क्या कहते हैं छठ पूजा। सो हाँ, तो अपना है ना यहाँ पे छठ पूजा 19, एक दिन छठ पूजा की छुट्टी कर लेंगे बीच में। जो लिनियरिटी मेंटेन होगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा सर। जेल मेहता में हार्डली 4 पेज दिए, तो कोई बात नहीं, अपने पास स्लाइड्स है ना, मटेरियल देखो वही तो है सर। ओके, आपके लिए बेसिकली कंपाइलेशन तो हमारे पास तो रेडी है ना सर। तो एक ऑफ मसला, और फिर आप रनिंग नोट भी बना रहे होंगे सर। और जैसे कल हमने डिस्कशन किया था, व्हाई विजयनगर बिकेम दी कल्चरल कैपिटल ऑफ द साउथ इंडिया, आप देख पाओगे ना सर। ओके, कि भाई पॉलिटिकल, कल्चर, इकोनॉमी, ये तीनों की जो बातें साथ में चली। तो आर्थिक रूप से, राजकीय रूप से और सांस्कृतिक रूप से, सो ऑल दिस थिंग्स बेसिकली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस विल कम टू नो कि विजयनगर बिकेम द कल्चरल कैपिटल, है ना? तो कल्चरल कैपिटल में कल्चरल वाइब्रेंसी हमको लानी पड़ेगी, मतलब आंसर के अंदर भी लिखना हो तो भी। तो जब उत्तर भारत के अंदर जो बदलाव आ रहे थे वो दक्षिण भारत में कंपैरेटिवली कम थे ना। ओके, सो इट हेल्प इन द ओवरऑल ग्रोथ एज़ वेल। समझ में आया कि नहीं? हाँ, आंसर राइटिंग वाला आपको मैंने टैग कर दिया था शायद तक। अभी फिर से टैग कर देता हूँ। आज से आप लिखना शुरू करिएगा। और उसके बाद व्हाट वी विल डू इज कि वी विल टेक सम काइंड ऑफ मंथली टेस्ट। समझ में आ रहा है? मंथली टेस्ट का मतलब ये है कि हम वैसा कुछ कर सकते हैं कि महीने में एक दफा, महीने में नहीं, क्या कह सकते हैं, वीकली हम लोग इसके ऊपर एक दिन डिस्कशन कर देंगे। नॉट मंथली टेस्ट, ओके ना? वीकली इसके ऊपर डिस्कशन कर देंगे, तो एक बार थोड़ा लीनियर हो जाए तो उसकी सेटिंग को, कि भाई आंसर राइटिंग के फॉर्मेट को कैसे चलाना है सर। और क्योंकि 5 डेज अ वीक है ना, मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो उसके बाद जब छठा दिवस आएगा ना, द सिक्स्थ डे, सो ऑन द सिक्स्थ डे वी कैन डिस्कस आउट द न्यूएंसेस ऑफ आंसर राइटिंग, के क्या गलतियां हो रही है और क्या चेंज करना चाहिए सर। तो एक आध घंटे का स्पेशल क्लास इसके ऊपर करवा देंगे। तो क्या होगा कि और भी बच्चे होंगे जो काफी सारे जुड़े हैं, तो उनको भी थोड़ा लाभ मिल जाएगा। और आपकी कॉपीज तो होगी सर मेरे पास, तो है ना, आपने क्या लिखा है पूरी बताइए सर, आज शाम से है समझे। तो प्लीज राइट डाउन, और लिखने के बाद समझ गया, प्लीज ट्राई टू। टॉपिक है तो डाला तो हुआ है यहाँ, आप उसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो पहला टॉपिक आपको क्रोनोलॉजिकल वाइज है ना। तो फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, है ना, पहला आर्कियोलॉजिकल है। फिर उसके बाद स्टोन एज के ऊपर है, फिर वैदिक पीरियड से है। तो सबका एक एक दो दो मतलब इंडस सिविलाइजेशन है। तो टॉपिक भी है ऑलरेडी गिवन सर, है ना, उसी हिसाब से चल रहा है फॉर्मेट। फॉर्मेट वी आर गोइंग एज पर द सिलेबस, क्योंकि हमने जितना कवर किया ना, जैसे दिल्ली सल्तनत कवर कर दिया, राइट, विजयनगर भी आज खत्म हो जाएगा, रीनल डायनेस्टी भी खत्म हो जाएगी। तो जैसे जैसे खत्म कर रहे हैं वैसे वैसे आपका वो प्लानिंग किया है टेस्ट और उसका। सो इट डजंट मतलब है ना, उतना लोड भी ना हो जाए और ठीक ठाक अपन कर भी पाए। समझ में आपको? चलिए सर, ठीक है। तो वापस आते हैं अपन, एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी अबाउट द विजयनगर एंड हाउ द विजयनगर हैड फॉर्म्ड इटसेल्फ। तो कल के क्लास के अंदर हमने विजयनगर को ऑलमोस्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से देख लिया था। उनकी इतिहास देखने की कोशिश की थी कि 4 डायनेस्टीज रूल करती है। ये 4 डायनेस्टीज में सबसे प्रोमिनेंट डायनेस्टी बेसिकली जो थी वो तुलवा डायनेस्टी। तुलवा से पहले संगम डायनेस्टी भी हमको यहाँ से मिलेगी। तो हमें बेसिकली हरियर बुक्का के बारे में थोड़ी बहुत फैक्ट पता होनी चाहिए। बाकी आपको फैक्ट के पॉइंट ऑफ से चीजें और आवश्यकता नहीं है याद रखने की, बट कुछ पीटीवीटी के अंदर आएगी तो याद रखना सर, ठीक है। तो हरियर बुक्का इनके फाउंडर हुआ करते थे, इन्होंने ही होयसाल्स को खत्म किया और पीरियड ऑफ टाइम एक कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ की स्थापना की, रीजनल किंगडम्स को अपने साथ में लेके आते हुए सर, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये मदुराई तक भी पहुंचे। मदुराई क्योंकि वहां पे विल सी की सल्तनत की स्थापना हुई, मदुराई सल्तनत क्यों बना था? तो जब अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक का जब डोमिनेशन एस्टैब्लिश हुआ, तो उसके बाद हमें ये देखने को मिल रहा था कि ये जो दक्षिण भारत का जो विस्तार है, वहां सल्तनत आ गए थे पावर के ऊपर, तो उनको भी डिफीट करेंगे सर, ओके। ग्रेजुअल सेंस के अंदर इन्होंने आजू बाजू के जो रेडीज थे और लोकल डायनेस्टीज थी, इन सबको डिफीट करते हुए अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया। और इनके ही कंटेम्परेरी पीरियड के अंदर विल सी कि ये बहमनी किंगडम की भी स्थापना हुई सर, ठीक है। इसमें देवराय वन करके एक राजा है, देवराय वन ने डैम बनाया था तुंगभद्रा नदी के ऊपर, क्योंकि इनकी एक चिंता थी, इनको बेसिकली इकोनॉमी को डेवलप करना था, और ये वो विस्तार के अंदर एग्जिस्ट किया करते थे जहां इकोनॉमिक ग्रोथ वाज वेरी मच नेसेसरी सर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल कम टू नो कि इनका शुरुआत आपको यहाँ से मिलता है। फिर इन्होंने बहमनियों के साथ कंटिन्यूअसली लड़ाई की, फिर वारंगल के साथ ये संघर्ष करेंगे, एंड देन फाइनली बाकी सारे विस्तार के ऊपर भी अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करते हैं सर, ठीक है। देवराय वन का ही पीरियड था जो संगम डायनेस्टी के अंदर बहुत प्रोमिनेंट था, क्योंकि इनके पीरियड में ही बड़ा सेक्युलर एटीट्यूड है राजा का, जहां मुस्लिम्स भी आर्मी के अंदर थे। मैंने बताया तुर्किश लोगों को, अरेबियन हॉर्सेस को और बाकी सारे फॉरेनर्स की भी हेल्प ली गई है इन द डोमिनेशन एज वेल। इन्हीं के ही कोर्ट में कोंती और निकितीन जैसे लोग भी आते हैं, और लेटर ऑन फिर अब्दुल रज़ाक आएगा। इनफैक्ट इनके ही कोर्ट में कन्नड़ लिटरेचर आपको मिलता है, एंड वी विल आल्सो फाइंड कि जैनिज्म का भी ग्रोथ आपको मिल जाएगा। जैनिज्म, अच्छा ये पॉइंट कल के आंसर में देखना रह गया था हमारा जैनिज्म के पॉइंट ऑफ से, वो था बेसिकली मधुरा करके एक पोएट थे सर, ओके। सो दे गिव पैट्रोनेज टू दी जैनिज्म एज वेल, जैन स्कॉलर्स, ओके। मधुरा ने उस पीरियड में जो गोमतेश्वर है ना, गोमतेश्वर अगर आपको याद होगा तो उनकी एक मूर्ति बनी थी बाहुबली, जो सन ऑफ द ऋषभ थे, इनके लिए एक कविता लिखी है सर, ठीक है ना, धर्मनाथ पुराण, ओके। तो पीटीवीटी में आ सकता है, और मेंस में तो हम लोग के लिए एक क्वेश्चन या फैक्ट टांकने के लिए हो जाती है कि भाई देखिए इनकी जो फैक्ट थी इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बाकी इन्होंने टेंपल्स बनाना शुरू कर दिए। टेंपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो दे स्टार्टेड मेकिंग आउट
दी हजारामा टेंपल, दैट वाज वन ऑफ द मेजर टेंपल्स जो इन्होंने बनाए थे सर। और टेंपल्स की बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी आपको यहाँ से मिलेगी सर, ठीक है। एक्चुअली कौन सी दोनों के ट्रांजिशन में आया है सर, ओके, क्योंकि ये 1406 से 1422 तक और देवराय 2 1422 23 से 25 के ट्रांजिशन में आया सर, है ना। तो ये 3-3 4 साल तक रुकते ही थे ना सर, ओके। सो व्हेन दे स्टेड बैक, ओके, तो इनके ट्रांजिशन के अंदर ये लोग भारत के अंदर एंटर करेंगे सर, ओके। तो रजाक जैसे रजाक एक्जेक्टली आपको देवराय 2 के पीरियड के अंदर मिलता है, समझ में आया आपको। तो वी विल फाइंड कि इस तरह से विजयनगर डायनेस्टी की शुरुआत हुई, ओवर पीरियड ऑफ टाइम देवराय 2 आए, देवराय 2 मूलतः से संगम डायनेस्टी से थे, इनके ही पीरियड के अंदर अब्दुल रजाक आए हैं, कुंती जो इस पीरियड के अंदर भी भारत के अंदर ही था सर, ठीक है। तो यू ऑब्जर्व अबाउट मेनी थिंग्स एज़ वेल, इनके इनफैक्ट इनके पीरियड के अंदर भी संस्कृत और कन्नड़ लैंग्वेज का काफी ग्रोथ होगा। वी विल फाइंड गुड नंबर ऑफ कन्नड़ एंड संस्कृत पोएट्स विद राइटिंग लिटरेचर एज़ वेल, इंक्लूडिंग कहानी आपको ये भी देखने को मिलती है कि मैथमेटिशियंस का भी ग्रोथ हो रहा है, मतलब साइंस का भी डेवलपमेंट आपको मिलेगा सर, ठीक है। तो देयर वाज अ स्कॉलर कॉल्ड परमेश्वर सर, ठीक है, जिन्होंने इस टाइम के अंदर कंट्रीब्यूट किया था इन मैथमेटिकल डेवलपमेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी विजयनगर स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ से मिलेगी। और यहाँ के राजा बेसिकली टाइटल देते हैं द हंटर ऑफ द एलिमेंट्स, ओके ना। तो गज वेट करके जो टाइटल है, इनफैक्ट इनके जो कॉइन्स है, ये कॉइन्स के ऊपर भी लिखने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट इनके कॉइन्स को 3 नाम से पहचानते थे, पगोड़ा है, वरह वरह वाज आल्सो द टाइप ऑफ कॉइन्स जो विजयनगर के द्वारा इशू किए गए थे सर, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट कहानी मिलेगी। उसके बाद फिर और भी राजा आपको मिलते हैं एक्चुअली, जैसे देवराय 2 के बाद इनकी डायनेस्टी के अंदर फिर सिविल वॉर हुआ। तो 1446 के बाद वी विल कम टू नो फॉर द नेक्स्ट 40 इयर्स देयर वाज इंस्टेबिलिटी सर, ओके। ये इंस्टेबिलिटी का परिणाम हुआ कि इन्हीं के एक मंत्री ने सत्ता हाथ में ले ली सर, ओके। उसका नाम था सुलवा डायनेस्टी या सुलवा नरसिम्हा सर, ओके। सुलवा नरसिम्हा के नाम से ही सुलवा डायनेस्टी है सर, है ना। तो संगम डायनेस्टी का एंड हुआ। संगम बेसिकली सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर तक रहती है, मतलब 150 साल तक सत्ता के ऊपर रही थी। इसमें देवराय 1 और देवराय 2 और हरियल मुका को ही याद रखते हैं हम लोग सर, ओके। उसके बाद जब सलवा डायनेस्टी आई, तो सलवा डायनेस्टी के ट्रांजिशन तक आते आते पूरी कहानी बदल गई सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि ये खाली 20 से 25 साल पावर के ऊपर रहते हैं। और ये नरसिम्हा सुलहा करके एक राजा हुआ करते थे इनके, या मिनिस्टर थे अंडर द संगम डायनेस्टी, तो इन्होंने गाड़ी पलटा दी। मतलब वही सेम ओल्ड स्टोरी जो हमें देखने को मिलती है कि ऊपर का राजा कमजोर होता है तो उसका मंत्री उसकी सत्ता ले लेगा, वैसी स्टोरी आपको पीछे बैकग्राउंड के अंदर मिलती है। जैसे सलवा के पावर, ओके। अब सलवा से कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री कनेक्टेड है नहीं, इनके अंदर से हमें कुछ याद रखना है नहीं है। मिनिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए कि ये एक वीक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है, ठीक है। सो इट एक्चुअली शोस सम काइंड ऑफ वीक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। उसके बाद आए तुलवास, ओके। तुलवास मूलतः से आते ही है 1509 ऑनवर्ड्स, ये कृष्णदेव राय जो थे उनकी फैमिली थी, ठीक है। एंड वी विल कम टू नो कि इन्होंने आके फिर से विजयनगर को स्टेबिलिटी दी और यहाँ से ही कृष्णदेव राय 1509 में सत्ता के ऊपर आए, ठीक है ना। तो एक्चुअली में होता कैसा है कि वी विल कम टू नो कि कृष्णदेव राय के ब्रदर ने इसको फाउंड किया था, बट देन इनके ब्रदर 1505 में, ये इसको 1505 कर दीजिएगा सर, 1506 से ही ऑलमोस्ट सत्ता के ऊपर आ गए थे। एंड देन फाइनली कृष्णदेव राय आए, ठीक है। तो हमारे लिए 1509 में कृष्णदेव राय ही सबसे मेन है, इसलिए 1509 से ही लिखते हैं सर, समझे। कृष्णदेव राय के ऊपर से आपको सवाल बहुत सारे पूछे जा सकते हैं कि भाई इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में बता दीजिए सर, ओके। तो हमें इनकी कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल सेंस में तो खाली उतनी देखनी है कि वो वाज अ वेरी इविल रूलर एंड ग्रेट रूलर एंड डिफीटेड द बहमनीज एंड लेटर ऑन द दक्कनी स्टेट्स एज़ वेल सर, ओके। इन्होंने क्या किया कि इस दौर के अंदर बहमनियों के साथ भी संघर्ष किया और जो दक्कन के स्टेट्स उसमें डिसइंटीग्रेट हो गए उनके साथ भी संघर्ष करेंगे। इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये देखने को मिल रही है कि इन्होंने 1518 के आसपास का पीरियड था और दीवानी की लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ दीवानी सर, ठीक है। ये दीवानी की लड़ाई के अंदर इन्होंने ये जो दक्कनी जो एक साथ मिलकर अटैक कर रहे थे इन सबको है ना धोएंगे ये सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि ये बड़े प्रोमिनेंट है। इनफैक्ट इनका डोमिनेशन उस टाइम पे उड़ीसा तक हो गया था। ये पीरियड के अंदर ये जो बहमनी स्टेट डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तो बहमनी राजा ने वी विल फाइंड कि कृष्णदेव राय की हेल्प मांगी थी कि यार मेरे सामने पड़ गए, मेरी मदद कर दो, ठीक है। तो कृष्णदेव राय ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल बी हेल्पिंग द बहमनी किंगडम्स टू वी विल सी दैट काउंटर बैलेंस द दक्कनी स्टेट्स। एक्चुअली हो रहा क्या कि ये पूरी बहमनी स्टेट जो है उसकी पॉलिटिक्स में दो प्रकार की व्यवस्था निकल गई थी, उसको कहते हैं दक्कनी वर्सेस अफाकी कंट्रोवर्सी। कल मतलब ये 1 घंटे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये दक्कनी अफाकी कंट्रोवर्सी बड़ी सिग्निफिकेंट थी टू अंडरस्टैंड द बहमनी पॉलिटिक्स, क्योंकि ये बहमनी किंगडम जो बन के आया था उसमें ज्यादातर विदेशी थे ना सर, ओके। तो नोबल्स के अंदर लड़ाई चलती थी कि यार ये विदेशी व्यक्ति राजा बन के बैठा है, मंत्री बन के बैठा है, इंपॉर्टेंट पोजीशंस लेके बैठा है, हमारा क्या सर, ओके। तो जो दक्कनी नोबिलिटी थी ना, दक्कनी जो इंडिजिनस नोबिलिटी थी, मुस्लिम नोबिलिटी विद इन द बहमनी स्टेट, वो बगावत के ऊपर उतर गई। उसके सामने जो अफाकीस थे, अफाकीस और आल्सो परदेसी पीपल्स, ओके, है ना। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, सच्ची में रुक गया परदेसी, ठीक है। तो महमूद गवान और उसके जैसे बहुत सारे सैकड़ों राजा आपको देखने को मिलेंगे जो बहमनी और दक्कनी स्टेट्स के अंदर शासक के रूप में निकल के आ गए थे। तो ये जो परदेसी अफाकी लोग थे वो दक्कनियों के साथ लड़ते हैं। इस दौर में बहमनी स्टेट कमजोर हो गया क्योंकि अंदर अंदर लड़ाई हो रही है। एक्चुअली ये पांचों के पांचों किंगडम है ना, जो बीजापुर है, गोलकोंडा है, बीदर का है, ऊपर आप देखोगे बेरार के अंदर से आपको मिलेगा ये निजाम शाही अहमदनगर के अंदर, ये इन्हीं में से आए। इनमें से ऑलमोस्ट 3 या 4 किंगडम्स ऐसे थे जो इंडिजिनस नहीं थे, वो सब अफाकियों के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए थे। अफाकीस का मतलब है कि द फॉरेन ओरिजिन डायनेस्टी, मतलब ईरानी लोग थे, मूल शिया थे और बेसिकली व्यापारी के रूप में आए थे और एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में आए थे, टैलेंट के रूप में आए थे, खोजते-खोजते फिर यहाँ पे रुक गए थे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनके बीच में संघर्ष शुरू हुआ। ये संघर्ष में जो मूल बहमनी राज्य था वो टूट गया। तो इन्होंने विजयनगर की हेल्प ली बहमनियों ने कि भाई देखो यार अपनी लड़ाई तो बहुत पुरानी है, पुश्तैनी है, पर ये मेरे छोटे लोग कल के आए हुए, इनको एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आया था, अब ये मेरे सामने बगावत कर रहे हैं, तो मेरी हेल्प कर दो सर, ठीक है। तो इस तरह से कृष्णदेव राय बिकेम द किंग एंड आल्सो द किंग मेकर, ओके। किंग मेकर ऐसे हुआ कि ही वाज एबल टू रीइंस्टॉल द बहमनी रूलर्स टू द पोजीशन। इसके लिए कृष्णदेव राय अपने आप को टाइटल देते हैं ना, यवन राज्य स्थापनाचार्य सर, ठीक है ना, कि भाई यवन के राज्यों की स्थापना करने वाला व्यक्ति मैं हूं सर, ठीक है ना, समझे। वो उड़ीसा तक अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे सर, गेटिंग ओके। तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम विजयनगर बिकेम अ वेरी प्रोमिनेंट डायनेस्टी इन द पीरियड ऑफ कृष्णदेव राय। तो पॉलिटिकल सेंस में कृष्णदेव राय के हम लोग जब देखेंगे तो इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में है। इनफैक्ट कृष्णदेव राय ही थे जो अल्बुकर अल्फांसो डी अल्बुकर का पोर्चुगीज गवर्नर, अगर आपको याद होगा, उसके साथ वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हैं और फिर इन्हीं के जो पीरियड के अंदर वो डोमिंगो पेस आएगा और फिर बारबोसा आने की कोशिश करेगा सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि देयर आर मेनी थिंग्स जो कृष्णदेव राय के पॉइंट ऑफ से हमारे लिए जरूरी है। इनकी कल्चरल कंट्रीब्यूशन अलग ही लेवल के ऊपर आती है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूं। पर पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी अगर आप देखोगे तो कृष्णदेव राय को हम लोग याद रखते हैं एज अ पर्सन हु एक्सपांडेड द किंगडम एंड आल्सो मेड श्योर कि विजयनगर सबसे नंबर 1 किंगडम के रूप में निकल के आया सर, ठीक है ना, समझे। तो इन्होंने गजपति के साथ भी लड़ाई की, बीजापुर मतलब जो आदिलशाही किंगडम था उसके साथ भी लड़ाई की, पोर्चुगीज जो है उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए, फिर बहमनी फोर्सेस को रिपेल किया और फिर बहमनी किंगडम डिक्लाइन हो गया सर, ठीक है। तो हुआ क्या कि इसमें से दक्कनी स्टेट्स निकल के आए सर, ठीक है। ये जो दक्कनी स्टेट्स निकल के आते हैं उनकी परिणाम ये होती है कि फाइनली दक्कनियों ने अपने ही मूल राज्य के साथ लड़ाई कर दी बहमनी किंगडम के साथ, okay? तो ये डिसइंटीग्रेशन में था, उनके ही सामंत लोग थे, सब विद्रोह कर रहे हैं। इस पीरियड के अंदर वी विल कम टू नो कि कृष्णदेव राय बहमनी युवराजों को छुड़ाएंगे सर, okay? और छुड़ाने के बाद कहते हैं कि देखो राजा, है ना, तुम हमारे पुश्तैनी दुश्मन हो, कल के छोटे लोग आके हम लोग की लड़ाई के अंदर तुम्हारा लाभ उठाना चाहता है सर, ठीक है। तो इस तरह से वी विल कम टू नो कि इनको टाइटल दिया गया द यवन राज्य स्थापनाचार्य सर, ठीक है। मतलब किंग तो थे पर किंग मेकर भी बन गए थे सर, मतलब अलग ही जलवा है कि तुम अपने दुश्मन के राज्य की स्थापना करने की मदद करो सर, जिसके साथ तुमने पुश्तैनी 150 साल तक लड़ाई की है सर, okay? तो मतलब उसका जलवा अलग होता है ना सर, ठीक है ना, मतलब कितना अलग ही फीलिंग आती है सर कि भाई देखो ये कल तक हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे सर। तो इस तरह की कहानी कृष्णदेव राय की आपको यहाँ से मिलेगी। तो ही वाज वेरी ग्रेट वॉरियर एंड वी विल कम टू नो कि इन्होंने ऑलमोस्ट साउथ इंडिया के अंदर अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया था। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया था, इंटरनल रिवॉल्ट्स जो भी लोकल डायनेस्टी थी वो कर रही है उनको भी सप्रेस कर दिया, गजपति को खत्म कर दिया, लेटर ऑन पोर्चुगीज के साथ भी अच्छे संबंध बनाए सर, ओके। इनफैक्ट इनके समय भी इन्होंने टाइटल भी दिया था अभिनव भोज आंध्र पितामह और आंध्र भोज। एक्चुअली दिस इज इक्विवेलेंट टू द टाइटल्स दैट वाज टेकन बाय मिहिर भोज ऑफ द डायनेस्टी ऑफ परमार सर, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो मिहिर भोज करके राजा थे सर, है ना, परमार डायनेस्टी से, वो भी इस तरह के टाइटल लिया करते थे। कृष्णदेव राय वाज एक्चुअली इमिटेटिंग हिम सर, इमिटेशन उनको बेसिकली एक तरह से फॉलो कर रहे थे जो लेगेसी के रूप में हमको यहाँ से मिलती है सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि कृष्णदेव राय's कंट्रीब्यूशन टू द विजयनगर हैज बीन वेरी सिग्निफिकेंट एंड वी विल कम टू नो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग विजयनगर के अंदर देखेंगे तो एम्पायर बिल्डिंग का काम किया, पोर्चुगीज एम्बेसडर्स के साथ अच्छे संबंध बनाए, डोमिंगो पेस और बारबोसा ने क्या-क्या ऑब्जर्व किया था हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है सर, ठीक है। और तुलवा डायनेस्टी इसके बाद भी आगे चलती है। देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ सर, ठीक है। कृष्णदेव राय जब तक
जिंदा थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी सर। कृष्णदेव राय के कार्यकाल के अंदर तो बड़ी मात्रा के अंदर डेवलपमेंट हुआ। इनफैक्ट टेंपल आर्किटेक्चर से लेके कल्चरल डेवलपमेंट आपको बहुत ही ह्यूज वे के अंदर मिल जाता है सर, ठीक है? बिकॉज़ ही वाज़ अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर एज़ वेल। इन हिज कोर्ट ओनली विल फाइंड द 8 दिग्गज और द अष्टदिग्गज यूज्ड टू स्टे बैक सर, ओके? ये अष्टदिग्गज मूलतः से अमुक्तमाल्यदा कृष्णदेव राय तो खुद लिखते हैं, पर उनके कोर्ट में बैठे हुए लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे सर, है ना समझे? तो वी विल फाइंड कि देयर विल बी अष्टदिग्गज, है ना? अष्टदिग्गज कहते हैं। इसमें कृष्णदेव राय खुद तेलुगु भाषा के अंदर अमुक्तमाल्यदा लिखते हैं। संस्कृत के अंदर भी उनके द्वारा 2 वर्क लिखे गए थे और वी विल आल्सो फाइंड कि इनके कार्यकाल के समय पे ही आर्ट स्कॉलर्स थे, दे कंट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म्स, ओके? तो उसमें आलसनी पेदन्ना थे। आलसनी पेदन्ना को आंध्र कवि पितामह के रूप में कहा गया है, मतलब द फादर ऑफ द आंध्र कविता तेलुगु लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हीं के अंदर से अगर आप समझने की कोशिश करें, तेनालीराम आपको देखने को मिलते हैं सर, ठीक है? इन्हीं के पीरियड से ही वी विल सी कि पिंगाली सुराणा जैसे ऑथर्स भी आपको मिलेंगे। गुड नंबर ऑफ बेसिकली स्कॉलर्स हु हैड कंट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ तेलुगु एंड रीजनल लिटरेचर ऑफ दैट टाइम सर, ओके? तो आठों के आठों तो हमें याद नहीं रहेंगे, पर हम लोग कह सकते हैं कि भाई देखो इनकी एक इंपॉर्टेंट पार्ट थी इन द कल्चरल डेवलपमेंट एज़ वेल। इनफैक्ट ये जितने भी छोटे सामंत थे ना एट दैट टाइम, गजपति हो गए, बीजापुर हो गए और फिर साउथ इंडिया के अंदर जितने भी रीजनल किंगडम्स थे, सो दे ऑल वर इंटीग्रेटेड इनटू कृष्णदेव रायज़ एम्पायर सर, ओके? इसी से ही बेसिकली हमें एक सिस्टम देखने को मिलती है, नयनतारा सिस्टम सर, ठीक है ना? तो वी विल कम टू नो विरूपाक्ष टेंपल। यस, इन्हीं के ट्रांजिशन में बना था, मतलब 16 सेंचुरी की शुरुआत का ही मोस्ट प्रोबब्ली कहा गया है उसकी फाउंडेशन तो इसी दौर के अंदर हम लोग इसको कंसीडर करेंगे सर, ठीक है? तो वी विल फाइंड कि विजयनगर एम्पायर कंट्रीब्यूटेड और कृष्णदेव राय कंट्रीब्यूटेड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द वी विल फाइंड कि पीरियड ऑफ दैट टाइम एज़ वेल एंड कृष्णदेव राय तक तो बहुत बढ़िया चला। देखिए प्रॉब्लम कृष्णदेव राय के बाद होता है सर, ठीक है? प्रॉब्लम की शुरुआत होती है वी विल सी कि अच्युतदेव राय तक आता है। अच्युतदेव राय कौन थे? उनके ब्रदर हुआ करते थे एंड वी विल कम टू नो कि कृष्णदेव राय के ब्रदर जो थे अच्युतदेव राय, वो रूल तो करते हैं बट ही वाज नॉट एबल टू कार्व आउट द इन्फ्लुएंस दैट कृष्णदेव राय हैड मेंटेन्ड सर, गेटिंग ओके? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ इनके अंदर रिबेलियन आने की शुरुआत हो जाती है। रिबेलियन बेसिकली क्यों होती है? क्योंकि अलग-अलग प्रकार के वी विल सी की इश्यूज होंगे एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो अच्युतदेव राय की जब मृत्यु हुई ना सर, ओके? तो देयर वाज अ ट्रबल कंटिन्यूइंग, ओके? और ये 12-13 साल तक रूल करते हैं। इनके पीरियड में नूनीज आया होता है, फरनाओ नूनीज, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था सर, ठीक है? तो नूनीज हैड ऑब्जर्व्ड अबाउट वुमेन एंड द कंडीशन की क्या स्थिति थी और बहुत डिटेल में उसने लिखा है। मतलब उसने जो लिखा है उतना डिटेल में इससे पहले किसी ने नहीं लिखा सर, गेटिंग ओके? तो होता क्या है कि नूनीज ने कहा कि भाई देखो यार ये अच्युतदेव राय के समय पे साले साहब का बहुत ही रोल प्ले हो गया था सर, ठीक है ना? साला साहब का मतलब है कि उसके ब्रदर इन लॉ हुआ करते थे, दे यूज्ड टू डोमिनेट ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन सर, ओके? सो वी विल फाइंड कि धीरे-धीरे करके इनके यहाँ इंटरनल इश्यूज क्रिएट होने की शुरुआत होती है। तो अच्युतदेव राय की मृत्यु हुई ना तो 1542 में प्रॉब्लम ये हुआ कि अच्युतदेव राय के संतान थे, वो सत्ता के ऊपर आए बट ही वाज रिमूव्ड सर, गेटिंग ओके? और फिर उसके बाद उनके ही भतीजे सदाशिव राव को लाया गया सर, गेटिंग ओके? अब आप देखिए कि सदाशिव राय सत्ता के ऊपर आए बट ही वाज नॉट द ट्रू रूलर एंड ही वाज अ माइनर पर्सन सर, छोटे थे ये तो। तो उनके जो रीजन थे वो थे आलिया रामराय सर, ठीक है ना समझे? और ये बेसिकली वी विल फाइंड कि कृष्णदेव राय के जमाई भी हुआ करते थे। तो ये जो जमाई डायनेस्टी है उनकी शुरुआत होती है। आलिया रामराय स्टार्टेड प्लेइंग द गेम एज़ वेल सर, ठीक है, गेटिंग ओके? इन्होंने देखा कि भई क्या किया जा सकता है और कैसे ये विजयनगर के अंदर वी विल कम टू नो कि हम लोग अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो उस दौर के अंदर मैंने आपको बताया कि ये जो शाही डायनेस्टीज़ थी इनको अंदर-अंदर इन्होंने गेम करवाई सर, ठीक है? कैसे गेम करवाई आपको समझ में आ गया होगा सर, गेटिंग ओके? तो वी विल कम टू नो कि इन द पीरियड ऑफ अच्युतदेव राय द डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने भी टेम्पल्स बनाए और बेसिकली आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट किया। इनके पीरियड में कल्चरल डेवलपमेंट आपको मिलता है। तो एक कर्नाटिक संगीतकार हुआ करते थे जिनका नाम था पुरंदर दास सर, ठीक है ना समझे? पुरंदर दास इज़ द भीष्म पितामह ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक, ओके? ही वाज स्टेइंग एट द कोर्ट ऑफ द विजयनगर कोर्ट एम्पायर ओनली सर, ठीक है? तो विजयनगर का कल्चरल डेवलपमेंट हम लोग म्यूजिक के सेंस में भी लिख सकते हैं, उसमें डायमेंशन ऐड करना हो कि हाउ विजयनगर वाज रिफ्लेक्टिंग, ओके? बिकॉज़ दे गेव पैट्रोनेज टू द म्यूजिशियंस एज़ वेल, है ना? तो जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद फिर क्राइसिस होने की शुरुआत हो जाती है। ये बुक है रॉबर्ट सेवल की, मैंने आपको बताया था। ये बुक का नाम है फॉरगॉटन एम्पायर सर, है ना? समय मिले तो देखिएगा। एक काम करना है ना, आप मसूरी जाके पढ़िएगा तो मजा आएगी सर, समझे? तो वहाँ के आप बहुत लाइब्रेरी 1 लाख से ज़्यादा किताबें हैं सर, ठीक है? और परमानेंट मेंबरशिप आपको मिल जाती है मसूरी की लाइब्रेरी की, तो उसका जलवा भी अलग होगा सर, ओके? अब व्हाट इज़ हैपनिंग है ना 1542 के आस-पास का जो पीरियड है, आपको मिल जाएगी ना परमानेंट मेंबरशिप, ओके? तो फिर वहाँ जाके आप, है ना, वहाँ जाके भी पढ़ना है सर, वहाँ जाके भी पढ़ना है सर। द मोर यू रीड द मोर वाइज़र यू विल बिकम सर, है ना? एंड द मोर वाइज़र यू विल बिकम, इट विल हेल्प यू इन द ओवरऑल योर कंडक्ट एंड इट विल आल्सो लाइक हेल्प यू इन मेनी डिफरेंट वेज़ एज़ वेल सर। देखो रीडिंग यू शुड नेवर लीव रीडिंग, ओके? पढ़ाई आपको कभी छोड़नी नहीं है सर, आप फिर स्थगित हो जाओगे सर। देखो पानी को बहना बहुत ज़रूरी है। पानी नहीं बहता है तो उसके अंदर फिर बहुत सारे बैक्टीरिया बढ़ते हैं, देन यू विल फाइंड कि वो है ना डीके होने की शुरुआत हो जाती है। तो पानी की तरह रहो सर, ठीक है? और वो भी रिवराइन वाटर सर, समुद्र का नहीं, बड़ा खारा होता है सर, समझे? तो नदी की तरह रहो, अपना प्रभाव डालने की कोशिश करिए सर, ठीक है? तो मैं आता हूँ नयनकारा सिस्टम के ऊपर, पहले पॉलिटिकल सिस्टम तो देख लो सर, ओके? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि इसके बाद क्राइसिस शुरू हो गए। क्राइसिस कैसे हो गए सर, ठीक है? तो अच्युतदेव राय के संतान थे वेंकट सर, गेटिंग ओके? वेंकट वाज़ एक्चुअली किल्ड, ओके? समझ में आया कि नहीं आपको? ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि सदाशिव राय को राजा बना के, ही वाज़ अ नेफ्यू सर, मतलब अच्युतदेव राय के। मोस्ट ऑफ कृष्णदेव राय के संतान थे ये सर, ओके? एंड इनके पीरियड के अंदर ही आलिया राम राय एक्चुअली बिलॉन्ग टू द अराविडू डायनेस्टी सर, ठीक है ना समझे? तो यहाँ से भी इनकी ब्रांच आने की शुरुआत होगी। तो आलिया राम राय वी विल सी कि जमाई के रूप में काम कर रहे हैं और जमाई के रूप में काम करने के कारण ये अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करेंगे। अब इनका गेम क्या था कि अपने को देखो सर्वाइव करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? भेद कैसे यूज़ करेंगे तो हम इनको लड़ाएँगे, अच्छा खासा लड़ा देंगे सर, ओके? तो लड़ाने के चक्कर में इन्होंने अलग-अलग प्रकार की गेम करवाई सर, ठीक है? अब उस पीरियड में अहमदनगर और बीजापुर के बीच में लड़ाई चलती रहती थी टेरिटरीज़ को लेके सर, गेटिंग ओके? तो इन्होंने वही स्क्रीनशॉट मेंटेन करने का काम किया, समझ में आ गया होगा आपको सर, ठीक है समझे? इन्होंने कहा कि देखो इसको ये करते, मेरे को टेरिटरी दे दो सर, ओके? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनको रायचूर दो दे दिया गया बाय अहमदनगर, ओके? वी विल सी उसके बाद इन्होंने बीजापुर और निजाम शाही की फिर संघर्ष करवाई सर, ठीक है? और फिर अहमदनगर से इन्होंने कल्याण नाम का फोर्ट जो आज के महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ तक उनका डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया सर, ठीक है? तो यू कैन इमेजिन कि हाउ दिस ही वाज़ प्लेइंग स्मार्ट सर, ओके? तो कभी निजाम शाहियों के साथ खेलते थे, कभी बीजापुर के साथ खेलते थे, कभी बरीद शाही जो बीदर की डायनेस्टी थी उसके साथ इन्होंने साथ में अलाइनमेंट की, कभी-कभी गोलकोंडा को वाले को भी साथ में ले लेंगे सर, ठीक है? तो इस तरह से हुआ क्या कि इन्होंने अहमदनगर को फोकस में रखा था। नॉर्मली ये क्या करते थे कि ये 4 डायनेस्टी में से 3 को एक साथ रखेंगे सर, ठीक है ना? तो अहमदनगर अलग होगा, वी विल सी निजाम शाही अलग हो जाएंगे और गोलकोंडा, आदिल शाही एंड आपका जो बीदर है सर, ठीक है ना? इन सबको एक कर देंगे सर, है ना? तो और कहेंगे कि देखो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सेम है, ये बंदा गलत है सर, ठीक है? इसको जाके कहेंगे कि देखो मेरे पास खुफिया इन्फॉर्मेशन है कि ये 1 2 3 जो लोग हैं, ये उल्टी गेम कर रहे हैं सर, नेगेटिव ओके? तो वी विल सी दैट इस तरह से हमें पता चलता है कि ये डबल साइड डबल क्रॉस समझ में आता है कि इधर का भी बात करेंगे, उधर का भी बात करेंगे, बैलेंस करने के लिए सर, ठीक है? देयर वाज़ अ स्पाई कॉल्ड अशरफ मारवान, है ना? किसी का नाम सुना है कि नहीं सुना सर, ठीक है? अशरफ मारवान वाज़ अ इंटेलिजेंस और आई वुड से इजिप्शियन पॉलिटिशियन कम डिप्लोमैट, ओके? ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इजिप्ट-इज़राइल रिलेशनशिप नॉर्मलाइजेशन सर, ओके? उसने एक्चुअली डबल क्रॉस किया था दोनों कंट्रीज़ के लिए। वो नसीर का जमाई हुआ। नसीर अगर आपको पता होगा, इजिप्ट के पहले प्रेसिडेंट बने 1950s में सर, ओके? इजिप्ट जब लिबरेट हुआ उसके बाद। तो गमाल अब्दुल नसीर जो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के भी लीडर थे, नेहरू के बहुत अच्छे मित्र थे, सुएज़ की वॉर करवाई थी। तो नसीर के जमाई के रूप में उन्होंने काम किया पहले तो तब उनका उतना वजूद नहीं था। उसके बाद ग्रेजुअली ये हुआ कि नसीर की मृत्यु हो गई और इजिप्ट की पॉलिटिकल सिस्टम बदल गई, तो अनवर सदात करके इजिप्ट के नए राष्ट्रपति आए। तो अनवर सदात उस पीरियड में सोच रहे थे कि मुझे सिनाई पेनिनसुला वापस ले लेना है। सिनाई पेनिनसुला इज़राइल ले लिया था 1956 में, जब सुएज़ वॉर हुई तो उसके पहले उसने कैप्चर करना शुरू कर दिया था। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मिस्टर मारवान
हु वाज अ काइंड ऑफ अ डिप्लोमेट एंड ही हैड कॉन्टैक्ट, वो लंदन में रहता था, तो उसने इजराइल को कॉन्टैक्ट कर दिया कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। और फिर अनवर सदात के एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो काम करता है और इनडायरेक्टली मोसाद को भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आज इजिप्ट अटैक करेगा, इस दिन अटैक करेगा, इतने टाइम पे अटैक करेगा सर। ओके। और वो कहानी अगर आपने सुनी होगी, शेर आया सर है ना, वो चरवाहा होता है, चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को लेके वी विल सी कि क्या कह सकते हैं कि है ना, घास चारा चलाने के लिए जाता है, तो उसने 2 बार फॉल्स अलार्म दिए थे और तीसरी बार जब ओरिजिनल में शेर आया तो वी विल कम टू नो कि गाँव वाले मदद करने नहीं आए। वैसी कहानी मारवान ने की है। मारवान ने इजराइल को जब योम किपुर वॉर 1973 में हुई, इजिप्ट इजराइल के बीच सबसे बड़ी वॉर थी वो, और उसके बाद इनके रिलेशन 78 में नॉर्मलाइज हो गए कैंप डेविड एग्रीमेंट के बाद। तो मारवान ने इससे पहले 2 बार फॉल्स अलार्म क्रिएट करवाए। तीसरी बार इजराइल को कहा कि इस बार कंफर्म है, योम किपुर के दिन आपके ऊपर अटैक होगा। वही योम किपुर जो फिर से 7 अक्टूबर को हमास ने किया सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ इजराइल को बड़ा भरोसा, पहले उनको गाली दी इजराइल ने, बोले यार ये बंदा कौन है सर, ठीक है। क्लेम तो करता है कि इजिप्ट का राष्ट्रपति के ऑफिस में काम करता है ना, हमारे मोसाद के लिए भी काम कर रहा है, दोनों साइड से काम कर रहा था इंडायरेक्टली। और फिर उसने इंडायरेक्टली वी विल फाइंड कि इजिप्शियंस की भी हेल्प की और इजराइलियों की भी हेल्प की, तो डबल क्रॉस किया उसने सर। ओके। आखिर में 2007 में उसको किसी ने बालकनी से धक्का मार दिया, मर गया, ठीक है, समझे। तो वी विल कम टू नो कि डबल क्रॉसिंग की कहानी 73 में तो उस टाइम तो उसको कुछ नहीं हुआ, और 73 के बाद जब रिलेशंस नॉर्मलाइज हुए तो भी चीजें चलती गई, बट देन 2006 और 2007 किसी ने उसको धक्का मार दिया। इसके ऊपर से मूवी बनी थी द एंजल सर, ठीक है। तो अशरफ मारवान जैसे खिलाड़ी आपको बहुत पहले से देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। और अशरफ मारवान को ऐसा कहा जाता है कि ही वाज द वन जिसने लड़ाई करवा के दोनों कंट्रीज को इनडायरेक्टली लड़ा के उसके बाद इनके रिलेशन नॉर्मलाइज करवा दिए। तो इजिप्ट इजराइल आज की तारीख के अंदर आप देखिए तो लड़ाई नहीं कर रहे हैं सर। ओके। इनफैक्ट इजिप्ट इनडायरेक्टली कुछ बोला भी नहीं है सर, ये जो कांड हुआ गजा और इसके ऊपर सर, ठीक है। तो वो तो फिलिस्तीनियों को लेने के लिए भी मना कर रहा है, क्योंकि इजिप्ट के ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है सर, बहुत सारी इंटरनली भी वहां अरब स्प्रिंग के बाद, एंड दे डू नॉट वांट अ सेकंड अरब स्प्रिंग। ओके। तो दे आर लाइक कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे सर। तो उसमें ये मारवान की स्टोरी आपको याद आएगी सर। खैर चलिए, तो हाँ, एंजल करके मूवी आता है, यस नेटफ्लिक्स के ऊपर एक मूवी है। इसके ऊपर एक्चुअली बुक लिखी गई थी सर, ठीक है। सो इसका जो कोड नेम था वही एंजल था सर, इंटेलिजेंस में ओरिजिनल नाम तो पहले भरा था नहीं है, तो उसको एंजल से बुलाते थे सर। खैर चलिए, लेट मी कम बैक। ओके। तो विल फाइंड मूवी तो काफी साल पहले थी, मैंने बुक के बारे में कहीं पे पढ़ा था तो याद आया मेरे को। चलिए, तो स्टोरी ये है कि ये भाईजान ने ना मॉडर्न पीरियड के अंदर अशरफ मारवान जैसा, अशरफ मारवान ने इनके साथ गेम कर दिया सर, ठीक है। कभी यहाँ से लड़ाया, कभी यहाँ से लड़ाया सर, ठीक है ना। 4-5-6 साल तक ये साइड बदलते रहे, कभी यहाँ जाते, कभी वहाँ जाते। नॉर्मली अहमदनगर को आइसोलेट करने का गेम था इनका सर, ठीक है। और इनकी जो कंडक्ट थी, ये कंडक्ट देख के ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये कुतुबशाहियों ने बीजापुर होगा कि भाई तू क्यों लड़ाई कर रहा है, बोले पता नहीं, बोले तू क्यों लड़ाई कर रहा है, पता नहीं, तू क्यों, बोले मेरे को तो स्क्रीनशॉट भेज रहा है सर, ठीक है ना, समझे। तो इसमें जो कुतुबशाही था ना, देखिए ये सब संघर्ष के अंदर मेन लड़ाई बीजापुर और निजामशाहियों की थी, मतलब बेसिकली बीजापुर और अहमदनगर की थी। इसमें बीदर भी आता था। देखो गोलकोंडा थोड़ा साइड में है सर, ठीक है, समझे। तो गोलकोंडा वाले को समझ में आ गया कि यार देखो हम सबके सब शाही है ना, हम वी आर ऑल शाही पीपल सर, ठीक है। तो वी आर शाही पीपल, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फाइटिंग, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉमन ओरिजिन एज वेल। सेकंडली द इश्यू इज विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ कंटेंशन, जहां हम लोगों के बीच में डिप्लोमेटिक डिस्कशंस नहीं हुई, उसके कारण हम मिसट्रस्ट कर रहे हैं, और मिसट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्टीमेटली हम एक दूसरे के ऊपर लड़ाई कर देते हैं, तो व्हाट इज द पॉइंट। ओके। तो इसमें गोलकोंडा वाला गेम कर गया, क्योंकि गोलकोंडा सीधा इन्वॉल्व नहीं था इसमें सर, ठीक है। इसमें आप देखिए तीनों की तीनों 3-4 लड़ाई हुई पहले सर, ठीक है। तो इसमें वी विल सी कि कुतुबशाही और बीजापुर की पहली लड़ाई कराई सर, है ना। इसमें भी अहमदनगर तो इन्वॉल्व था सर। इसमें भी बीजापुर आया, यहाँ पे भी बीजापुर बड़ी शाही इकट्ठा होकर निजाम साहब के साथ लड़ाई कर रहा है ना 1549 के अंदर। फिर 1557 में बीजापुर और बड़ी शाही इकट्ठा होकर फिर से अहमदनगर के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो इसको समझ में आ गया कि यार ये कुछ गेम हो रही है सर, ठीक है, हमारे साथ गेम हो रही है। ये खेल खेलते 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 गोलकोंडा ने बीजापुर और अहमदनगर के बीच में मांडवली करा दी। मांडवली समझ में आ रहा है सर, ठीक है ना। ट्रीटी करवाई। वो कैसे ट्रीटी कराएंगे, बोला क्यों ना हम अपनी दुश्मनी रिश्तेदारी में कन्वर्ट कर दें सर, ठीक है। पुराने टाइम के अंदर दोस्ती तो रिश्तेदारी में कन्वर्ट होती तब होती, पर दुश्मनी बहुत हो जाती है सर, ठीक है। कल जीएस के क्लास में भी बात कर रहा था सर, ठीक है, कि इन द एंशिएंट टाइम्स, ओके ना, व्हेनेवर द किंग्स यूज्ड टू फाइट अमंग देमसेल्व्स, ओके, दे यूज्ड टू मेक श्योर कि भाई अगर लड़ाई रोकनी है तो बेसिकली है ना रिश्तेदारी में कन्वर्ट कर दो। तो इस परिस्थिति में वी विल कम टू नो कि जो निजामशाही डायनेस्टी थी, निजामशाही डायनेस्टी की क्वीन हुआ करती थी, जिनका नाम था चांद बीबी सर, है ना। चांद बीबी का नाम सुना होगा, अकबर ने इसके सामने कैंपेन किया था आखिर के अंदर सर, ठीक है। चांद बीबी वाज द रूलर ऑफ निजामशाही सर, एंड अकबर का सबसे लास्ट कैंपेन दक्कन के अंदर था 1560 के, मतलब 1600 से पहले, वो निजामशाही के सामने ही था। देखिए दिस इज द पीरियड ऑफ अकबर कमिंग टू पावर बाय द वे सर, ठीक है। 1557-1560 के आसपास द मुगल्स हैड ऑलरेडी डोमिनेटेड, एंड बाय 1590s द मुगल्स वर स्टार्टेड एंटरिंग इनटू डेक्कन पार्ट। अकबर सबसे इनिशियली पहले दक्कन में आया नहीं, क्योंकि नॉर्थ का कंसोलिडेशन कर रहा था, तो अकबर को साउथ की पॉलिटिक्स समझ में आ गई थी कि यार राड़ा हो रहा है सर, ठीक है। एंड वी विल कम टू नो कि 1590 तक आते-आते ये निजामशाही डायनेस्टी के सामने अकबर का सबसे पहला कैंपेन हुआ सर, ठीक है। इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये भी मिलती है कि व्हेन द मुगल्स एंटर्ड इनटू डेक्कन, निजामशाही वाज द फर्स्ट वन टू गेट एनिहिलेटेड, क्योंकि इट वाज अ गेटवे टू डेक्कन सर, ओके। कि दक्कन में जाना हो तो वाया निजामशाही जाएगा आपको, ओके। तो वो उसकी पीपुल सबसे पहले बजेगी सर, ओके। तो कहानी आपको ये मिलती है कि ये गोलकोंडा वाले ने मांडवली करवा दी। इन्होंने कहा कि भाई देखो निजामशाही और भाई बीजापुर वाले आदिलशाही, बीजापुर में आदिलशाही डायनेस्टी थी, बोले अपने को लड़ने से कुछ मिलेगा नहीं सर, ठीक है ना। तो अपन शांति से मैटर को सॉल्व कर देते हैं। तुम अपनी बेटी का हाथ यहाँ पे दे दो सर, ठीक है ना, गेटिंग ओके। तो पीपुल बजेगी नहीं, और मेरी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूं सर, ना। तो दोनों ने दोनों साइड के ऊपर रोटी बेटी का संबंध बनाया। वहां से चांद बीबी आई निजामशाही से सर, तो निजामशाही डायनेस्टी से चांद बीबी गॉट मैरिड टू बीजापुर। बीजापुर से बेसिकली उस बीजापुर के राजा आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह 2 थे, उन्होंने भी अपनी बेटी का हाथ निजामशाहियों के युवराज में दे दिया, कोई राजा था मुझे याद नहीं आ रहा, बट इस तरह से इन्होंने कर दिया और बिरार को साइडलाइन कर दिया, बोले तेरा कोई लेना देना नहीं है, तो नागपुर के पास ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, नागपुर से लेकर सेंट्रल इंडिया एमपी तक के विस्तार तक तुम्हारा दबदबा है, तो वी डू नॉट वांट यू टू जॉइन सर, ओके, समझे। तो ओवर पीरियड में इन्होंने कॉन्फेडरेसी बनाई, ये कॉन्फेडरेसी 1560 तक आ जाती है सर, ठीक है। तो इसमें वी विल सी कि ये चार इकट्ठे हो गए सर, बीदर आ गया, गोलकोंडा आ गया, अहमदनगर, बीजापुर आ गया। अब ये दोनों के दोनों कट्टर शत्रु थे, ये दुश्मन से रिश्तेदार बन जाते हैं। इसने मांडवली करवा दी, बीदर भी पहले लड़ाई में हर बार उतरा है, एक्चुअली बीदर इसका पिट्ठू था सर, हाँ। बीदर वाज ऑलवेज अलाइंड विद द आदिलशाही सर, मतलब उसका फिक्स था कि भाई जहां बीजापुर जाएगा वहां मैं जाऊंगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साथ होगा। तो 1560 तक आते-आते इनके बीच में जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुई, ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस मिलिट्री अलायंस के लिए थी, क्योंकि मैट्रिमोनियल अलायंसेस वर ऑलवेज यूज्ड फॉर द मिलिटरी ऑब्जेक्टिव, वी हैड स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास, ठीक है, समझे। तो इस तरह से 1564 से ये लोग कंबाइंड हो गए सर, और दिसंबर 1564 में इन्होंने अटैक करना की शुरुआत की। ये अटैक चलते 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 जनवरी 1565 में आया, और फिर अल्टीमेटली ये लोग मिले राक्षस थंगड़ी करके जगह में, या इसी को ही तालीकोटा कहते हैं सर, ठीक है, ओके। तो राक्षस या थंगड़ी ये दो गांव थे सर, समझे नहीं समझे। राक्षस थंगड़ी करके जो गांव थे वहां पे लोग मिलते हैं, और जनवरी 1565 की लड़ाई होगी सर, है ना। जनवरी 1565 बैटल विल टेक प्लेस, ओके। ये बैटल के अंदर राम राय हार जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस था कि चार तरफ से इनके ऊपर आक्रमण हुआ, चारों की कंबाइंड आर्मी थी। इनफैक्ट राम राय के सेनापति ने गद्दारी कर दी सर, ठीक है, ओके। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि राम राय के सेनापति में से दो फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे इनके मिलिट्री कमांडर्स थे, इनमें से दो लोग बेसिकली गद्दारी करते हैं सर, ठीक है। और गद्दारी करके दे विल बी ट्रांसफॉर्मिंग एंड दे विल बी गोइंग टू द साइड्स ऑफ द दक्कनी स्टेट्स, ओके। तो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली क्रिएटेड एन इंपैक्ट, और उसके बाद तो पूरी कहानी बदल जाती है। बनिहट्टी की लड़ाई इसके बाद हुई सर, ठीक है, मतलब इसी की कंटिन्यूएशन में होती है। राम राय का गला काट दिया गया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, और उसके बाद पूरी कहानी खत्म हो गई सर, ठीक है। तो रॉबर्ट सेवल ने इसके बाद की परिस्थिति बहुत खराब लिखी है, मतलब रॉबर्ट सेवल ने इस बुक टॉक्स अबाउट कि व्हाट was the condition and how विजयनगर got ransacked and what kind of plundering took place, है ना, समझे। और सटासटी हो गई और पूरी कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है, ओके। तो उसके बाद विजयनगर जो है वो विजयनगर की जो ग्लोरी है वो खत्म हो जाएगी। तो इमीडिएटली आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा और राक्षस थंगड़ी, है ना, समझे, वहां पे फिर फेडरिक आया था, मैंने आपको बताया था। फेडरिक मतलब वो बड़ा वैसा ये था बंदा जो पोस्ट विजयनगर आया सर, और पोस्ट विजयनगर के डिक्लाइन के पीरियड में आया, तो ही वाज वेरी मच सरप्राइज्ड टू सी कि देयर वाज नथिंग लेफ्ट आउट एंड ओनली एम्प्टी बिल्डिंग्स वर देयर, क्योंकि लेस ऑल ऑफ द थिंग्स, ओके ना, जो विजयनगर की ग्लोरी थी वो तो खत्म हो गई थी सर, ओके। तो एक्चुअली हुआ क्या कि ये लोग बनिहट्टी के बाद जैसे आगे गए तो हम्पी की तरफ गए, विजयनगर कैपिटल की तरफ गए सर, ठीक है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी की पूरी कहानी बदल जाती है। राम राय की मृत्यु के बाद जो राजा था वो तो युवराज था, मैंने बताया सदाशिव राव यूज्ड टू बी वी कैन
जैसे द वेरी यंग है ना, ही वाज माइनर किंग, तो इसका क्या होगा, है ना? तो लोगों को डर लग गया इसके ऑफिशियल्स को, बाकी सारे कि देखो हमारा सेनापति कम डिफेक्टो रूलर जो है, ये तो मर गया सर, है ना? इसको तो मार दिया इन्होंने डबल क्रॉस के चक्कर में। तो सदाशिव राय वाज कैरीड आउट बाय वन ऑफ द ऑफिशियल्स फॉर तिरुमला, ठीक है? ये तिरुमला करके एक ऑफिशियल हुआ करते थे, इन्होंने वो लेके गए और तिरुमला ही थे जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि विजयनगर को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे सर, ओके? तो सदाशिव को बेसिकली एक और रूलर मिलते हैं जिनका नाम था तिरुमला सर, ठीक है? बट वी विल कम टू नो कि ये 4-5-6 साल तक रूल करने की कोशिश करेंगे, बट उसके बाद सदाशिव का पत्ता कट गया और तिरुमला की ब्रांच निकल के आ गई सर, ओके? तो तिरुमला स्टार्टेड द न्यू डायनेस्टी कॉल्ड एज़ अरावली डायनेस्टी, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है? तो कहानी ये है कि इसके बाद विजयनगर की आखिर की डायनेस्टी अरावली डायनेस्टी, ये अरावली डायनेस्टी डिक्लाइन फेज में आई 1570 के बाद आई सर, 1570 के बाद। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1570 के बाद जब अरावली डायनेस्टी सत्ता के ऊपर तो आ गई सर, ठीक है ना? इट केम टू पावर, बट वी विल फाइंड कि अब उतनी डोमिनेशन इनकी रहेगी नहीं सर, समझे? तो दिस इज हाउ वी विल सी दैट द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर विल टेक प्लेस एंड द लोकल रूलर्स ऑफ विजयनगर स्टार्टेड प्रोक्लेमिंग इंडिपेंडेंस, ओके? तो 1600 तक आते-आते और 1612 के बाद वाले पीरियड तक आते-आते ये अरावली डायनेस्टी के अंदर ही वेंकट करके एक राजा हुआ करते थे, वेंकट टू सर, ठीक है? ये वेंकट टू तक आते-आते विजयनगर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और डिसइंटीग्रेशन के कारण इनके नीचे जो लोकल रूलर्स हुआ करते थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। इनमें से एक थे वड़ियार, समझे? ये वही वड़ियार है जो बेसिकली 1612 में अपने आप को इंडिपेंडेंट करता है और 1761 के बाद इनकी जो कहानी है वो टीपू सुल्तान और हैदर अली लिखने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है? तो मैसूर के रूलर्स हुआ करते थे एंड दे विल बी प्रोक्लेमिंग देमसेल्व्स एज़ इंडिपेंडेंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि अलग-अलग डायनेस्टीज़ निकल के मैसूर इंडिपेंडेंट हो गया, मदुरई इंडिपेंडेंट हो गया सर, ठीक है ना? समझे? तांजोर इंडिपेंडेंट हो गया। तो वी विल फाइंड कि ये जितने भी लोकल रूलर्स थे ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे। हैदराबाद नहीं था सर, ठीक है? तो हैदराबाद बेसिकली गोलकोंडा स्टेट के अंदर आता था उस पीरियड के अंदर। बहुत सारे लोकल रूलर्स आपको मिलते हैं। आपको बिजनूर करके एक जगह देखने को मिलती है। वहाँ ये सब बेसिकली इंडिपेंडेंस करेंगे सर, ओके? तो 1612 के बाद देयर इज अ डिसइंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन में क्या हुआ तो इनके लोकल रूलर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं। ये लोकल रूलर्स को नायक के रूप में पहचानते थे सर, ठीक है ना? समझे? तो यहाँ से ही वी विल कम टू नो कि द नायक्स विल कम टू पावर एंड दे विल बी प्रोक्लेमिंग इंडिपेंडेंस, ओके? तो ये पूरी कहानी है विजयनगर की। अब हमें क्या देखना है इसके अंदर से सर, ओके? हमें विजयनगर के अंदर की एक तो पॉलिटिकल सिस्टम को देखना है, हमें विजयनगर की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, हमें विजयनगर के अंदर टेंपल इंस्टीट्यूशंस को देखना है, हमें विजयनगर के अंदर से ये भी समझने की कोशिश करनी है कि कैसे नेचर ऑफ विजयनगर स्टेट था सर, ठीक है? तो विजयनगर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉलिटी से आपको सवाल है कि देखो कल्चर से सवाल तो मैक्सिमम आए ही है सर, ठीक है? बट यूपीएससी ने जैसे ये पूछा है कि क्रिटिकली या टू व्हाट एक्सटेंट सेगमेंटरी स्टेट मॉडल इज रिलेवेंट फॉर डिफाइनिंग द विजयनगर स्टेट, कि भाई क्यों विजयनगर स्टेट को सेगमेंटरी स्टेट के रूप में कंसीडर किया गया है? तो उसको समझने के लिए आपको बेसिकली विजयनगर की एडमिनिस्ट्रेशन देखनी पड़ेगी, राइट और रॉन्ग, ठीक है? सो टिल द टाइम यू डू नॉट सी द एडमिनिस्ट्रेशन साइड ऑफ विजयनगर तो उनको समझ में नहीं आएगा सर, ठीक है? समझे? कि कहने की क्या है सर, है ना बात? तो पहले विजयनगर की स्टेट के ऊपर चले जाते हैं, थोड़ा ब्लैक बोर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना? समझे? तो ज्यादा समझ में आएगा और उसी के ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीजें चलती रहती है सर, ओके? अब देखिए कि विजयनगर में वी विल फाइंड कि जो जहां से सवाल आपको बन रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री से सवाल नहीं बनते, पर हमें हिस्ट्री पता तो होनी चाहिए कि क्या है सर, ठीक है? अब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के अंदर जब हम लोग बात करेंगे तो हमें 5-6 चीजें पता होनी चाहिए कि क्या-क्या चीजें थी सर, ठीक है? एक तो किंगशिप के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ किंगशिप सर, ओके? तो हमें देखने को मिलता है कि रिचुअल किंगशिप का कांसेप्ट आपको यहां से मिलेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? रिचुअल किंगशिप का मतलब ये है कि भाई राजा जो था वो धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति था, अपहोल्डर ऑफ द धर्म के रूप में आपको यहां से देखने को मिलता है एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि ये राजा अपने आप को डिवाइनिटी या रिचुअलिस्टिक मॉडल के साथ हाइलाइट करने की कोशिश करेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस राजा अपने आप को दिग्विजय की पॉलिसी को फॉलो करवा रहा था। नो डाउट रिचुअल किंगशिप हुआ करती थी, पर इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये भी देखने को मिलती है कि राजा रिचुअल्स को तो फॉलो कर रहा था पर साथ-साथ उतना ही सेक्युलर था सर, ठीक है ना? समझे? क्यों था? क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए कि इनके कमांडर्स में बहुत सारे हमको मुस्लिम कमांडर्स देखने को मिलेंगे सर, ठीक है ना? समझे? और ये मुस्लिम कमांडर्स बेसिकली दर्शा रहे हैं कि सेक्युलर एटीट्यूड था, बट राजा अपहोल्डर ऑफ द धर्म के रूप में अपनी जो प्रैक्टिसेस था वो तो फॉलो कर ही रहा था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो वी विल फाइंड कि इससे टॉलरेंस भी समझ में आ रही है और राजा की इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलती है। ये रिचुअल किंगशिप बेसिकली देखने को मिलती थी इन द डिफरेंट रिचुअल्स दैट वर कंडक्टेड बाय द स्टेट एंड द किंग, ओके? अब जैसे विजयनगर के अंदर आपको अश्वमेध यज्ञ नहीं देखने को मिलता है सर, ठीक है? पर द मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल वाज द दशहरा फेस्टिवल सर। इनफैक्ट आप देखिए मैसूर में भी दशहरा का अपना ही महत्व है सर, यू नो दिस, ओके? मैसूर हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट ऑफ दशहरा सर, और बढ़िया डायनेस्टी अभी भी है। ये एक्चुअली विजयनगर से शुरू हो गया था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? क्यों? क्योंकि वी विल कम टू नो कि बेसिकली दशहरा से जो शुरुआत हुई, मतलब राम भगवान लंका विजय से और बाकी सारे जो भी फेस्टिवल्स है उसको सेलिब्रेट किया गया सर, ठीक है? तो दशहरा का अपना ही खुद का इंपॉर्टेंस था सर, ठीक है ना? समझे? महानवमी या रामनवमी एंड दशहरा सर, ठीक है ना? समझे? दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो स्टेट वहां पे कंडक्ट करवा रहा था सिंबोलिज्म के थ्रू और रिलीजियस रिचुअल्स को बेसिकली यूज करके राजा अपनी लेजिटिमेसी भी प्रूव कर रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो वी विल फाइंड कि इस दौर के अंदर जब हम लोग विजयनगर की बात करेंगे तो विजयनगर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीजियस सिंबोलिज्म वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस रिलीजियस सिंबोलिज्म वाज सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द स्टेट एज़ वेल सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? इसके थ्रू ही वी विल सी कि राजा अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। सोवरेनिटी को क्यों मेंटेन कर रहा था? क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि बाकी सारे एरिया में तो लोकल रूलर्स थे सर, ठीक है? लोकल रूलर्स का मतलब क्या है कि मैंने बताया कि लोकल लॉर्ड्स जो थे वो नयनकारा सिस्टम है, उसके ऊपर मैं आता हूँ वो भी 5 मिनट के अंदर। ये नयनकारा सिस्टम के थ्रू उसको गवर्न करना था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एंड वी विल फाइंड कि नयनकारा सिस्टम के थ्रू गवर्न करना था तो ही हैज टू शेल पावर। अब वो लोग ज्यादा एक हद से ज्यादा वी विल सी कि डोमिनेट ना करे, इसके लिए राजा इस प्रकार के रिचुअल्स करेंगे सर, ठीक है? सो बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ रिचुअल्स दे आर प्रोक्लेमिंग दैट दे आर द ओवरलॉर्ड ऑफ दिस लैंड एंड ऑल द सबऑर्डिनेट रूलर्स आर अंडर देम सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो वी विल फाइंड कि द किंग नो डाउट विल बी डूइंग द मिलिटरी कैंपेन्स। The campaigns will be conducted even by the Muslim soldiers and the Muslim commanders of the army as well. But simultaneously, the king will also make sure कि the state will be conducting the rituals and revival of the ritualistic, है ना? देखो कल्चरल कैपिटल का एक कारण ये भी आपको मिलता है ना, स्टेट खुद प्रोएक्टिव कर रहा है सर, ठीक है? अब जैसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करवाना सर, ओके? और उसके अराउंड ग्राउंड रिचुअल्स को कंडक्ट करवाना। देखो इंडिया के ट्रेडिशन में एक चीज बहुत है कि वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एज अ पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन सर, है ना? वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड ये फेस्टिवल्स को सेलिब्रेशन के पीछे इसके पीछे एक रिचुअल भी अटैच्ड होता है नॉर्मली। ऐसा नहीं कि खाली बेसिकली फेस्टिवल ही सेलिब्रेट करना है, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर इज एवरी सेंस ऑफ रिचुअल व्हिच इज अटैच्ड टू इट। इसके कारण क्या होता है कि जब स्टेट खुद प्रोएक्टिव होकर उसको फॉलो करेगा तो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू लेगेसी चलती रहेगी सर, ओके? कि राजा कर रहा है तो सबको बेसिकली उसको फॉलो करना है या राजा के जैसा करने की कोशिश करेंगे, है ना? इमिटेशंस होती है, कल्चराइजेशन आपको मिलेगा। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट था सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से विजयनगर सर, ओके? तो इसको रिचुअल किंगशिप कहा गया है, बेसिकली नेचर ऑफ पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिचुअल किंगशिप में ये मत सोचना कि वी विल कम टू नो कि ये रिलीजियसली एक प्रकार की इंटॉलरेंस थी। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में रिचुअल किंगशिप हुआ करती थी, सोवरेनिटी मेंटेन करने के लिए हुआ करती थी, बट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही विल फाइंड कि मुस्लिम कमांडर्स भी मिलेंगे सर, ठीक है? एक्चुअली विजयनगर के डिक्लाइन के पीछे इनके मुस्लिम कमांडर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है सर, ठीक है? क्योंकि इनकी सेना के बहुत सारे कमांडर्स थे, इनमें से 2 कमांडर्स ने डिफेक्ट मारा था सर, ठीक है? और ये 2 कमांडर्स अल्टीमेटली चले गए थे वहां बीजापुर के पास। उनको लगा कि भाई फॉर अस आवर रिलीजियस कॉम्पैट्रियट्स आर वेरी मच इंपोर्टेंट रेदर देन आवर अफिलिएशन विद द मोनार्क, ओके? तो बेसिकली ये हो जाता है कभी-कभी, तो उसमें इन लोगों ने विजयनगर के डिक्लाइन के पीछे रोल प्ले किया सर, ठीक है? तो वी विल फाइंड कि 2 ही थे, बाकी सारे लोग तो यहाँ लड़ रहे थे सर, ठीक है? बट देयर वर 2 पीपल और 2 कमांडर्स हो गए ना इन द आर्मी जिनको राजा बेसिकली जो ट्रस्ट कर रहे थे। तो फिर ये एक्सेप्शंस आपको मिलते रहते हैं इस तरह से। तो मैंने कहा कि तालिकोटा में वहां रामराय की जो स्टोरी है उसमें इनको बहुत फटका पड़ गया। बोले आप देखो हम तो सदियों से साथ में हैं, मतलब है ना? ऑलमोस्ट जनरेशन बाय जनरेशन से हम लोग ये आज का थोड़ी था 1565 से कि भाई मुस्लिम कमांडर्स को विजयनगर की आर्मी के अंदर लीड करने के लिए मौका दिया जा रहा था, ठीक है? बट
देन दिस हैपेंड सर। खैर, तो एक ये कहानी आपको किंगशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलती है। वी विल सी साइमल्टेनियसली विजयनगर के अंदर हमें ये भी चीजें बहुत सिग्निफिकेंटली देखने को मिलती है, वो है द रोल ऑफ द ब्राह्मण्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सर, ठीक है। अब देखिए कि देयर यूज्ड टू बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सर, गेटिंग ओके, देयर वाज एडवाइजरी बॉडी एज़ वेल सर, ओके। अब मजे की बात ये है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर और बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, उसमें ब्राह्मण्स की अपनी ही इंपॉर्टेंस मिलती है सर, ठीक है। अब नॉर्मली हमने ये क्या देखा है कि ब्राह्मण्स वर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद व्हाट? दे वर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द रिचुअल्स, है ना? तो वो रिलीजियस रिचुअल्स के लिए ही एसोसिएटेड हमको देखने को मिलता है, ये ट्रेडिशन के रूप में था सर, ओके। विजयनगर के अंदर ये नहीं मिलेगा सर, ठीक है ना? दे हैड मल्टीपल रोल्स सर, ठीक है ना? गेटिंग ओके। सो ये मल्टीपल रोल के अंदर यू विल फाइंड देम इन द पॉलिटिकल रोल, even the religious role, in the economic role, and even the military role as well. So, ठीक है समझे? तो we will come to know कि the Brahmins, along with the religious rituals, we will simultaneously see that they were also working the religious roles. Getting on, okay? Religious role basically administration के साथ भी जुड़ा हुआ था और हमें ये भी पता चल रहा था कि military point of view से भी आपको मिलेगी सर, है ना समझे? अब जैसे इनके दुर्ग हुआ करते थे, दुर्ग का मतलब जो फोर्स है सर, ठीक है? इनके ज्यादातर फोर्स के कमांडर जो थे वो बेसिकली ब्राह्मण्स हुआ करते थे सर, ठीक है? इसको लेके मार्क्सिस्ट ऑथर्स का ये मानना था कि ये एक प्रक्रिया थी जिसके थ्रू जो एकल्चराइजेशन है वो करने की कोशिश की गई थी इन द हिंटरलैंड एरियाज, क्योंकि जहां जहां ब्राह्मण कमांडर होगा वो ब्राह्मण कमांडर बाकी के एरिया को कंट्रोल भी करेगा, ये एरिया को कंट्रोल करेगा तो पॉलिटिकल डोमिनेशन और मिलिट्री तो रहेगी, साथ साथ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट भी होगा सर, ठीक है समझे? गेटिंग ओके। तो इस तरह से आइडेंटिफाई किया गया। इनफैक्ट द ब्राह्मण्स वर द वंस जिन्होंने इनको रिलीजियस सैंक्शन और लेजिटिमेसी लेके दी, ऐसा ऑथर्स का मानना है। ऐसा क्यों था? क्योंकि वी विल कम टू नो कि जैसे विद्यारण्य का नाम याद करिए सर, ठीक है? आचार्य विद्यारण्य, हु वाज विद्यारण्य? ही वाज द पर्सन हु ब्लेस्ड और द गुरु हु ब्लेस्ड द हरिहर एंड बुका, द फाउंडर ऑफ विजयनगर सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इससे भी हमको समझ में क्योंकि ये दोनों को उनका घर वापसी हुआ था एक तरह से। दिस हरिहर एंड बुका बोथ वर कैप्चर्ड बाय एमईटी मौर्य, जो उठा के लेके गया था, इनको बेसिकली इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था, प्रिजनर ऑफ वॉर सर, ओके। लेटर ऑन व्हेन दे केम बैक ना सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी दैट इनका रोल भी आपको मिलता है सर, ओके। और इनको वरना फोल्ड में लिया ना लिया होता, अगर सोसाइटी में एक्सेप्ट ना किया होता तो क्या होता सर, ठीक है समझे? सो इट वाज ब्राह्मण्स हु गिव देम लेजिटिमेसी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दे हैड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटेंट, दे हैव एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इन द होल ब्यूरोक्रेसी सर, है ना? तो मेन ब्यूरोक्रेसी के अंदर इनका ही आपको रोल देखने को मिलता है। ये फोर्स भी चलाते थे, मिलिट्री कमांडर्स के रूप में भी काम करते थे सर, ठीक है? तो वी विल फाइंड कि दे हैड मल्टीफेरस रोल, है ना? एट दैट टाइम मल्टी डायनामिक इंस्टीट्यूशंस के रूप में आपको यहां से मिलेंगे। एंड वी विल फाइंड बिकॉज़ देयर रोल वाज विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स एंड लेजिटिमेसी, द किंग आल्सो ग्रांटेड देम द लैंड एज़ वेल सर, ठीक है? तो हुआ क्या कि इनको लैंड ग्रांट्स मिल गए सर, ठीक है? लैंड ग्रांट्स मिल गए तो फिर इनकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी आपको यहां से मिलती है सर, गेटिंग ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम देयर वर विलेजेस दैट वाज स्पेसिफिकली गिवन टू द ब्राह्मणिकल और मिलिट्री कमांडर्स, बट बिकॉज़ दिस मिलिट्री कमांडर्स वर ऑफ द ब्राह्मण ओरिजिन, they also played an important role in the economy, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है? तो what do we see over here? The state will be taking different formats. एक था रिलीजियस रिचुअल्स को कंडक्ट करना और अपने डोमिनेशन को एस्टैब्लिश करना एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। दूसरा था ब्राह्मण्स के थ्रू बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब ये क्यों है? क्योंकि आप यूपीएससी का पेपर को देखोगे तो आपको पूछा भी गया है सर, ठीक है? और क्या पूछा गया है कि अमुक्त माल्यदा dealt upon the relationship of fort Brahmins and the dispersed tribal groups, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको सर, ठीक है? द नेम ऑफ द बुक अमुक्त, भाई साहब, द नेम ऑफ द बुक अमुक्त माल्यदा, ये तीन लोगों के संबंधों के बीच में चीजों को दर्शाता है। एक है किले, दूसरा है ब्राह्मण और तीसरा है डिस्पर्स्ड ट्राइबल ग्रुप्स, है ना? समझ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कि जो वीरल जनजातीय समूह है इनके बीच में कैसे संबंध बनेंगे सर, ठीक है? ये बेसिकली कृष्णदेव राय ही थे जिन्होंने इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट देखा और कि देखो मैं अपना खुद का मिलिट्री कमांडर भेजूंगा, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी मेरा डोमिनेशन ही एस्टैब्लिश होगा, ठीक है? बट बाय पुटिंग अप द ब्राह्मण ऑफिशियल्स, ओके, सो दे विल आल्सो डू माय रिलीजियस वर्क, दे विल आल्सो मेंटेन माय हेजेमनी एंड साइमल्टेनियसली वहां की जो ट्राइबल कम्युनिटीज है जो मेरे फोल्ड में नहीं आ रही उनका कल्चर कॉन्क्वेस्ट हो जाएगा, है ना? पॉलिटिकल मिलिट्री नहीं हो पाएगा, कल्चर कॉन्क्वेस्ट हो गई सर, ठीक है समझे? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि द ब्राह्मण्स हैड मल्टीफेरस रोल, समझे? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस दिस बुक इज इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इट द प्रिस्क्रिप्शन इज स्पेसिफिकली गिवन दैट हाउ द फ्यूचर शुड किंग और हाउ द फ्यूचर किंग शुड रन द एडमिनिस्ट्रेशन, ना? ये बेसिकली अर्थशास्त्र थी उस दौर की, आप समझिए सर, ओके। इट्स मोर ऑफ भक्ति लिटरेचर एज़ वेल। इसमें गोड़ा देवी की भी कहानी, गोड़ा देवी इज अ कैरेक्टर फंडाल और वो विष्णु को सबसे अपना मेन क्या कह सकते हैं कि भगवान के रूप में मानती है और अंडाल की कहानी को उन्होंने हाईलाइट किया इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर कॉल्ड गोड़ा देवी। बट इसमें ब्राह्मणों वाली चैप्टर भी आपको मिलेगी सर, ठीक है ना? तो ये बुक बड़ी सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि इतना डेप्थ के अंदर आ सकता है। ये क्यों आया था उसके पीछे का कारण ये था कि भाई इन दोनों की लेजिटिमेसी थी, ओके। क्योंकि नॉर्मली दुर्ग यानी कि फोर्ट को कैसे क्रिएट करना, कौन से एरिया में क्रिएट करना, कहां पे, ये सब बेसिकली राजा और मिलिट्री कमांडर्स डिसाइड करते थे। एक्चुअली ये ब्राह्मण कर रहे थे। इसके पीछे का कारण ये था कि राइट मतलब आप कौटिल्य के पीरियड को देखो तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बहुत डिटेल में समझाया हुआ था कि हाउ द रोल शुड बी प्लेड बाय द फोर्ट कमांडर्स, है ना? कौटिल्य खुद भी ब्राह्मण थे सर, ठीक है? तो ऐसा था नहीं कि वी विल फाइंड कि ओनली रिलीजियस वर्क तक ही आपको मिलेगा सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि देयर इज अ सब्सटेंशिएट numbers of brahminical bureaucracy officials who were working in the Vijayanagar and they were the ones who legitimized the Vijayanagar and also made sure कि विजयनगर डायनेस्टी के अंदर बाकी सारे एरियाज का भी कंट्रोल हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी है विजयनगर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरी विजयनगर की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सर, है ना? समझे? एडमिनिस्ट्रेशन आपको ये करके समझ में आ रहा है ना सर? फिर नेचर ऑफ स्टेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो नेचर ऑफ स्टेट में फिर बाकी क्या है कि दूसरा कुछ इतना मतलब वहां से इंटरप्रिटेशन आपके बन जाएंगे सर, ठीक है? एक तो रिचुअल किंगशिप, रिचुअल किंगशिप के अंतर्गत राजा के द्वारा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना और सेक्युलर एटीट्यूड मेंटेन करना। दूसरी रोल ऑफ ब्राह्मण्स, गेटिंग ओपन, ओके। मल्टी डायनामिक पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखने को मिलता है एंड इन डिफरेंशिएटेड कैपेसिटीज दे वर्क इन द एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर सर। और इसी को ही कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यदा में कोट किया है सर, ठीक है ना? तो अमुक्त माल्यदा में इनको कोट करने का इंटेंशन ये था कि भाई देखो मैंने इस तरह से शासन चलाया था, भविष्य के राजा को भी ऐसे ही करना चाहिए सर, है ना? इट्स अ बुक, ओके, इट्स मोर ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव बुक। तो भाई देखो मेरा ये अनुभव ऐसा रहा है तो तुम्हारे लिए ठीक होगा सर, ठीक है? तीसरी कहानी राजा देख रहा है कि देखो कुछ जगह पे ब्राह्मण्स के थ्रू कर पाएंगे, कुछ जगह पे रिचुअल किंगशिप के थ्रू मैं अपनी स्टेट का वर्किंग और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर पाऊंगा, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है ना? ये रिचुअल किंगशिप के थ्रू उसने सोवरेनिटी एस्टैब्लिश की अपनी, है ना? और जहां जहां नहीं हो रही थी वहां वॉर भी कर दी और वॉर में भी उसने मुस्लिम कमांडर्स का यूज किया। ऐसा इनफैक्ट उड़ीसा के ऊपर जब लड़ाई की गई ये गजपति डायनेस्टी के ऊपर तो दे यूज्ड मुस्लिम कमांडर्स, ओके। उड़ीसा वाज अ फेलो हिंदू डायनेस्टी सर, ओके। गेटिंग किंगशिप नो किंगशिप वो भी कहानी आपको मिल जाती है। तो जैसी परिस्थिति वैसे राजा की नीति थी सर, है ना? समझे? गेटिंग ओके। तो इस प्रकार की व्यवस्था आपको बहुत देखने को मिलेगी। तो विजयनगर इसके देखो कल्चरल वाइब्रेंसी क्यों थी विजयनगर में, है ना? तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। नॉर्मली कैसे देखने को मिलता है कि भारत के अंदर ट्रेडिशनली ज्यादातर राजा, आप राष्ट्रकूट भी देख लो, पाल भी देख लो, बहुत सारे केसेस के अंदर इवन मराठा में भी देख लो सर, ठीक है? शिवाजी महाराज हिंदवी हृदय सम्राट कहते हैं पर उनके स्टेट में जो मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा प्रॉस्परस थी सर, समझे कि नहीं समझे? उनके कंपैरेटिव में वो जो शाही डायनेस्टी थी उनके वहां बहुत परेशानी थी सर, गेटिंग ओके। शिवाजी के तोपची भी उनकी जो रेजिमेंट हुआ करती थी तोपखाने की सर, आर्टिलरी की, उसमें भी आपको बेसिकली पठानों मिल जाएंगे। ऐसा नहीं था कि मूल तरह से विल फाइंड कि हिंदवी हृदय सम्राट है तो बेसिकली एक ही डायनेस्टी या एक ही कम्युनिटी के वेलफेयर की बात करेंगे सर, है ना? समझे? तो ही वाज वेरी मच क्लियर अबाउट दिस पार्ट, गेटिंग ओके। तो ये आपको हर जगह के ऊपर आपको मिलता है ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सर। कुछ राजाओं के अंदर आपको एक्सेप्शंस मिलेगा जो नॉर्मली बाकी सारे स्टेट पॉलिटिक्स के साथ नहीं मिलेगा सर। तो वी विल फाइंड कि रिचुअल किंगशिप की स्टोरी भी आपको यहां से मिलता है, गेटिंग ओके। एक आपकी ब्राह्मण्स की कहानी आपको यहां से मिलेगी सर, है ना? समझे? दूसरी स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरी हमको यहां से देखने को मिलती है रोल ऑफ टेंपल्स, ओके। अब देखिए कि विजयनगर के अंदर बहुत सारे रिलीजियस सेक्ट हुआ करते थे सर, ठीक है? और रिलीजियस सेक्ट के अंदर वी विल फाइंड कि वैष्णव कम्युनिटी सबसे ज्यादा पॉपुलर थी क्योंकि वी विल फाइंड कि ये जो नैनार सॉरी अलवर का जो प्रभाव था इस पीरियड के अंदर भी आपको मिलेगा, ठीक है?
तो अलवर्स हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम द तमिल लैंड एंड द एरियाज ऑफ दैट टाइम सर, ठीक है, ये सब के सब एरियाज के ऊपर बेसिकली वैष्णविज्म का बहुत होता था, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड विजयनगर को ये चीज समझ में आ गई थी, या शासकों को ये चीज समझ में आ गई थी कि भाई देखो, हमें जो तमिल लैंड से आए हुए जो अलवर कम्युनिटी के वैष्णवाइट सेंट्स है, उनके थ्रू लेजिटिमेसी प्रूव करना बहुत जरूरी है सर, ठीक है। इनके जो टेंपल इंस्टीट्यूशंस है, ये टेंपल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अगर हम लेजिटिमेसी प्रूव करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि द डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट, प्रिसाइजली द वैष्णवाइट सेक्ट और अलवर और उनकी कंटिन्यूएशन भी आपको यहाँ से मिलेगी, इसमें टेंपल इंस्टीट्यूशंस को लैंड ग्रांट देने की शुरुआत हुई सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो देयर इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ वी कैन से ट्राइपार्टिट रिलेशंस बिटवीन द किंग, बिटवीन अ रिलीजियस सेक्ट एंड द टेंपल एसोसिएटेड विद रिलीजियस सेक्ट, ओके ना। और ये ट्राइपार्टिट रिलेशन एक चीज के ऊपर चलती थी, वो थी लैंड सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो टेंपल्स वर एक्चुअली अ टूल दैट वाज यूज्ड फॉर वी कैन से द किंगशिप गेटिंग लेजिटिमाइज्ड, ओके। क्यों था? क्योंकि देखो, आप हम्पी के अंदर, ये विजयनगर जो मेन कैपिटल है, वहां पे तो आपने रिचुअल्स कंडक्ट करवाए, रिचुअल किंगशिप के रूप में। आपने दूर दराज के विस्तारों में फोर्ट्स भी बनाए, वहां पे ब्राह्मणों को भी भेजा सर, ठीक है ना, एम्पायर को सस्टेन करवाने के लिए। बट देन यू आल्सो नीड ना कि भाई ऐसे दूर के विस्तार जहां तुम्हारी भाषा एक नहीं है, तुम्हारी वहां पे सीधी पकड़ नहीं है सर, ठीक है, तो तुम क्या करोगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि लैंड ग्रांट्स दे दो टेंपल्स को, तो वो जो विशेष एक पर्टिकुलर समुदाय है, उनके लीडर्स को राजा के साथ बुलाओ, बात करने के लिए बुलाओ, डिस्कशन करवा दो सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और डिस्कशन करने के बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम राजा की जो ऑब्जेक्टिव है वो इसके थ्रू फुलफिल कराओ सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड विजयनगर इज अ पीरियड वेयर गुड नंबर ऑफ लैंड ग्रांट्स वर इश्यूड टू द टेंपल इंस्टीट्यूशंस, इट वाज डन बाय रिलीजियस सेक्ट, ओके। सो द लीडर्स ऑफ द रिलीजियस सेक्ट, प्रिसाइजली वैष्णव रिलीजियस सेक्ट ज्यादा थे, इन सबको मटेरियल रिसोर्सेज मिलने की शुरुआत हुई। ये मटेरियल रिसोर्सेज टेंपल्स को ट्रांसफर किए गए, टेंपल्स को ट्रांसफर करने के बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि वैष्णविज्म का ग्रोथ हुआ सर, ओके। वी विल आल्सो फाइंड कि विजयनगर के कुछ-कुछ रूलर्स ऐसे भी थे जो शैविज्म को मानते थे, तो कुछ-कुछ राजाओं ने शैवाइट सेक्ट को भी देने की शुरुआत की, शैवाइट में भी थी कि नैनार साहब को मिलेंगे, और नैनार के साथ-साथ बाकी सारे और भी सेक्ट आपको यहाँ से मिलते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो द किंग्स डिड नॉट बेसिकली डिफरेंशिएटेड बिटवीन अ पर्टिकुलर सेक्ट, ओके। सो दे सॉ कि हमारा जैसे कुछ-कुछ राजाओं अगर आप देखोगे, विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर एक्चुअली कृष्णदेव राय से पहले बन गया था, ये देवराय 2 के समय से ही बन गया था, देवराय 1 या 2 के ट्रांजिशन में बन गया था, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो मतलब संगम डायनेस्टी के समय से, मतलब इट इज बिलोंगिंग टू संगम डायनेस्टी, 15th सेंचुरी का, 16 का नहीं है सर, सॉरी माय बैड। तो शायद अभी मैं आपको बता फाउंडेशन नहीं, बट इसकी जो फाउंडेशन है वो 1400 के बाद रखी गई थी सर, मोस्ट मोस्ट ऑफ 1400 के बाद रखी गई थी। तो इट बिलोंग्स टू 15th सेंचुरी, मतलब तब तो कृष्णदेव राय था नहीं, क्योंकि तब तो संगम डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो विरूपाक्ष टेंपल जो है वो शैवाइट को डेडिकेटेड है सर, ठीक है, मतलब शिव जी को डेडिकेटेड है, रथ मंदिर के रूप में है। फिर ये सुलवा डायनेस्टी और तुलवा डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है। इसमें सुलवा जो थे वो विष्णु और शिव दोनों को मानते थे, मतलब नरसिम्हा सुलवा। पर विजयनगर के जो तीसरी डायनेस्टी है तुलवा, वो वैष्णवाइट थी। फिर अरावली डायनेस्टी वैष्णवाइट थी सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम अरावली डायनेस्टी के बाद जो लोकल रूलर्स है, इन सब ने भी इंस्टीट्यूशंस बनाए सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो हुआ क्या कि राजा ने लैंड दी, लैंड को ऑटोनॉमी में कन्वर्ट करवा दिया। राजा अल्टीमेटली अगर आप समझने की कोशिश करिए, रिलीजियस सेक्ट के थ्रू अच्छा रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हैं, एंड देन ही वाज एबल टू डोमिनेट आउटसाइड, ओके। क्योंकि जहां राजा नहीं जा रहा था वहां मंदिर पहुंच रहा था, और मंदिर एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बहुत जरूरी था, क्योंकि ये कल्चरल ट्रेडिशन का भी स्प्रेड करता है, ये रिचुअल्स और फेस्टिवल्स, क्योंकि टेंपल्स वर आल्सो सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, टेंपल्स वर आल्सो सेंटर ऑफ इकोनॉमी, सेंटर वाज आल्सो टेंपल वाज आल्सो अ सेंटर ऑफ लर्निंग एज़ वेल। तो टेंपल का फिर टाउन्स तो चलता ही रहा इसके अंदर सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो जहां-जहां टेंपल्स को लैंड ग्रांट मिली है, वहां तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का चर्निंग हुआ, वहां कल्चरल एक्टिविटीज का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हमने देखा था 16 पीरियड के अंदर। तो वही सेम आपको कंसेप्ट तो सेम रहेगा ना, तो ठीक है, आपको खाली याद रखना है। तो विजयनगर वालों ने सेक्रेड टेंपल बनाए, राइट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट संगम डायनेस्टी, सुलवा डायनेस्टी, तलवा डायनेस्टी, ये सब के सब बेसिकली टेंपल इंस्टीट्यूशंस को जो क्रिएट करते हैं, वैष्णवाइट और शैवाइट टेंपल्स को बेसिकली जिस तरह से बनाएंगे सर, ओके। तो उसका भी डेवलपमेंट आपको यहाँ से मिलता है। इनफैक्ट इनिशियल पीरियड के अंदर विजयनगर शैवाइट ही था, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था वो ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का भी निर्माण हो रहा है, वहां का जो टेंपल है वो भी इसी दौर के अंदर हुआ सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट पार्ट आपको सिग्निफाई करते हुए मिलेगा सर, ठीक है। तो विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग देख सकते हैं, शक्तिपीठ आपको मिलता है श्रृंगेरी के अंदर सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि द श्रृंगेरी, द शक्तिपीठ है ना, इज फाउंड एज़ वेल। So land grants were also one of the objectives through which the cultural traditions continue to survive. आपको पूछा ना कि how Vijayanagar became the cultural tradition of और cultural capital of the South India. कल के क्लास के अंदर मैंने एक सवाल देखा था, उसमें आप land grants का भी देख सकते हो, क्योंकि the state started giving patronage. Understood? The state started giving patronage to the cultural institutions of that time. And cultural institution में temples एक cultural institution था, ठीक है, मंदिर जो था, इसको लैंड मिलने की शुरुआत हुई, तो लैंड के आजू-बाजू में फिर मंदिरों ने कंट्रोल करना शुरू किया। तो ये टेंपल है, टेंपल के आजू-बाजू में प्रीमाइसेस बनने शुरू हो गए, है ना, डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। We'll find कि आर्ट एंड क्राफ्ट बनना शुरू हो गया। अब ब्रॉन्ज कास्टिंग इस पीरियड में भी मिल रही है सर, ठीक है। You'll be surprised to see lost wax technique was still prevalent in the विजयनगर मार्केट एज़ वेल। इनफैक्ट ये जो है ना मुक्त माल्य कहा गया, उसके इनिशियली जो फोटो में आप देखोगे तो आपको 3 मूर्तियां मिलती है सर। इसमें ये तो बेसिकली ये क्या कह सकते हैं कि वाइफ की है कृष्णदेव राय की, बट देयर इज अ ब्रॉन्ज यहाँ पे शायद नहीं है, और कोई क्लास के अंदर डाली थी, बट देयर इज अ इमेज ऑफ कृष्णदेव राय विद हिज 3 वाइफ्स, मतलब 2 वाइफ्स, ओके ना, समझे। वो ब्रॉन्ज की मूर्ति आपको मिलती है, तो वो बेसिकली टेंपल इकोनॉमी को सस्टेन करता है ना सर, ठीक है। तो इट्स अ टूल थ्रू व्हिच वी कैन से द टेंपल इकोनॉमी वाज सस्टेनिंग, एंड टेंपल इकोनॉमी आल्सो प्लेड अ रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि लेजिटिमेसी मिली सर, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के अंदर। दूसरी कहानी हमको ये देखने को मिलती है कि सब जगह पे मंदिर भी नहीं पहुंच पाएंगे, सब जगह पे फोर्ट्स भी नहीं बन पाएंगे, ब्राह्मण्स बेसिकली फोर्ट्स को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, एवरी प्लेस नॉट नेसेसरी, सब जगह पे रिलीजियस रिचुअल्स भी नहीं हो पाएंगे जिसके थ्रू आप अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करो। इस पीरियड में राजा क्या करेगा सर, ठीक है। तो इस पीरियड में राजा ने कहा कि देखो, जहां मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं वहां मैं कुछ और कर सकता हूं। बोले क्या कि इन द लोकल लेवल, प्रिसाइसली इन द लेवल ऑफ द लोकल रूलर्स, ओके, वहां उनको मैं अपने अंडर में बेसिकली सत्ता दे देता हूं। तो यहां से ही प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, है ना, टू कंट्रोल एंड मेंटेन द हेजेमनी एंड सॉवरेनिटी, विल फाइंड कि द नयनकारा सिस्टम केम इनटू द पिक्चर सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि इस तरह से हमें ये पता चलता है कि नयनकारा सिस्टम की शुरुआत हुई। ये नयनकारा सिस्टम के साथ एक और सिस्टम आपके साथ जुड़ी हुई एडमिनिस्ट्रेशन में, इसको कहते हैं अयगर सिस्टम सर, है ना। देखो नयनकारा से तो सवाल आ चुका है, अयगर से तो आया नहीं है, नयनकारा सिस्टम से शायद तक आया था, मतलब है ना, नेचर ऑफ स्टेट के अंदर से आपको आ सकता है। तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि ये है क्या सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखिए कि विजयनगर में कहीं पे तो ब्राह्मण्स भेज दिए जो सीधे कंट्रोल में थे, कहीं पे राजा की लेजिटिमेसी टेंपल्स के थ्रू आई सर, है ना। इसी को तो ये आपका सेकेंडरी स्टेट कहा गया। आप देखिए हम्पी के बाहर राजा की सत्ता कितनी थी? सेकेंडरी स्टेट का मतलब क्या है सर, है ना, स्टेट डज नॉट हैव एनी सेंट्रलाइज्ड कमांड सिस्टम, स्टेट डज नॉट पोजेसेस वी कैन से डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर बियॉन्ड अ सर्टेन एरिया। सारी भाषा में तो ये होगा ना, लेमन लैंग्वेज में अगर उसको देखोगे, कोर रीजन को छोड़ के दूर दराज के विस्तार में राजा की दबदबा नहीं है सर, है ना। और जोन ऑफ कंट्रोल जो है वो जैसे से बाहर जाओगे कोर के बाहर, सेंट्रीफ्यूगल, है ना, अगेंस्ट द सेंटर, तो फिर आपको उसकी कम होती हुई देखने को मिलेगी। वहां वी विल फाइंड ये सेकेंडरी स्टेट है, तो वी विल फाइंड कि जहां फोर्ट है वहां तक ठीक है, जहां टेंपल है तो राजा की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होगी पर उतनी नहीं होगी सर, ओके। कुछ-कुछ जगह के ऊपर उसने नायकों की अपॉइंटमेंट की सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो नयनकारा सिस्टम इज आउटकम ऑफ द नायकास, ओके ना, समझे। हु वर नायक, नायक वर द लोकल लीडर्स, ओके ना, समझे। तो दो लोकल चीफ्स हुआ करते थे, उनको नायक कहते हैं, नायक का मतलब होता है लीडर, सारी भाषा में सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि ये जो नायक थे ये बेसिकली अलग-अलग डायनेस्टी से बिलॉन्ग कर रहे थे। इन सब लोगों की हमें ये देखने को मिलता है कि राजा ने हेल्प ली है सर, ठीक है ना, समझे। ये लोकल चीफ थे, इनकी मिलिशिया हुआ करती थी, इनके हाथ में एक लैंड का टुकड़ा भी हुआ करता था, ठीक है। सो व्हेन द किंग स्टार्टेड असर्टिंग हिज पॉलिटिकल कंट्रोल, द किंग रियलाइज्ड दिस पार्ट कि देयर इज नो पॉइंट फाइटिंग दिस पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये हेरिडिटरी लोग हैं, इनकी सदियों से जनरेशन चली आ रही है, ये लड़ते रहेंगे हमारे सामने सर, ठीक है ना। इनको दूसरे नाम से भी पहचानते हैं, अमर नायक सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो
राजा को समझ में आ गया कि भाई देखो इनकी मिलिशिया भी है, इनके हाथ में लैंड भी है, बिकॉज़ दे हैव मिलिशिया एंड लैंड, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट देम, गेटिंग ओके, क्योंकि ये फाइट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे साथ प्रॉब्लम होगा और हम बेसिकली लड़ नहीं पाएंगे कंटीन्यूअसली इनके सामने सर। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाई नॉट यूज देम इन एडमिनिस्ट्रेशन, इनको हम लोग क्यों ना करें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कंट्रोल सर, गेटिंग ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी दैट इसको लेके डिस्कशन ये हुआ कि भाई इनकी हेल्प ली जाए और इनको सबऑर्डिनेट करके इनको ये ध्यान रखा जाए कि ये राजा की हेल्प करे इन द एक्सपेंशन ऑफ किंगडम, इन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड साथों के साथों बेसिकली इनको जो जमीन का टुकड़ा दिया गया है राजा के द्वारा और इनके पास खुद की हेरिडिटी भी हुआ करती थी, ये सबके सब लोग बेसिकली हमारे लिए बहुत हेल्प करेंगे सर। ठीक है, ये नयनकारा सिस्टम थी, ये नायक सिस्टम की थी, जिसके थ्रू इनको एक असाइनमेंट दे दिया जाता है कि भाई देखो यू हैव हेल्प द किंग इन द एक्सपेंशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ रेवेन्यू, वी आर गिविंग यू और वी आर गिविंग यू एन आमरम, आमरम इज अ पीस ऑफ लैंड जो आपने सेवा के रूप में हमारी की है सर। ठीक है, और इसके कारण वी विल सी दैट हम आपसे क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार की लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं और आप अपना चलाइए, हम हमारा चलाएंगे सर। ठीक है, समझे? तो इस तरह से ये नयनकारा सिस्टम निकल के आई सर। ओके, प्रॉब्लम क्या हुआ नयनकारा सिस्टम में सर? ओके, प्रॉब्लम यहाँ से ये निकल के आया कि कुछ कुछ ऑथर्स का ये मानना है कि ये जो नयनकारा सिस्टम है, इसमें ये जो नायक्स जो थे, ये मूल तरह से कौन हुआ करते थे? क्या ये लोकल लीडर्स थे? क्या ये मिलिशिया हुआ करते थे? क्या ये चीफ्स हुआ करते थे? क्या ये लैंडेड मैग्नेट्स हुआ करते थे? इनके हाथ में कितने राइट्स हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते थे? इसको कहते हैं द डिबेट ओवर द नयनकारा सिस्टम सर, है ना? समझे? तो नयनकारा सिस्टम इज व्हाट? इट इज अ सिस्टम वेयर द नायक्स और द लोकल लीडर्स गेटिंग अपॉइंटेड, ओके, were recognized by the state. In lieu of the services to the state, they were given an assignment in the form of amram. Amram is nothing but the land, है ना? जमीन का टुकड़ा राजा ने लेजिटिमाइज कर दिया, बोले ये तेरा, समझे? तू मेरे को हेल्प कर रहा है रेवेन्यू में, मिलिट्री में, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ से, एम्पायर बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ से, सो देयर आर सर्टेन ड्यूटीज दैट यू आर सपोज्ड टू फॉलो एंड आई एम गिविंग यू आल्सो सम काइंड ऑफ ऑटोनॉमी, ओके, गेटिंग अपॉइंटेड, ओके। इसको लेके फिर डिबेट चली कि भाई कितनी ऑटोनॉमी थी, कितना पावर था, ये राजा के लिए कितना काम करते थे, राजा बुलाता था तो सलाम साहब कहते थे आ जाते थे, या वी विल सी कि इनकी एक अलग हुआ करती थी, क्योंकि ये वो इंस्टीट्यूशन है जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम विजयनगर की डिक्लाइन के पीछे रिस्पांसिबल है ना। आप समझने की कोशिश करिए, द नयनकारा सिस्टम और द आमरम सिस्टम इज वन सच इंस्टीट्यूशन दैट वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द डाउनफॉल। क्यों? क्योंकि जैसे ही राजा कमजोर होगा ना, ये सबके सब नायक अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया नायक्स बेसिकली प्रोक्लेम इंडिपेंडेंस। तो इसके ऊपर डिबेट है, डिबेट बेसिकली हिस्टोग्राफी के अंदर है ना। हम लोग को ऑप्शनल देखो जीएस में पढ़ना तो खाली इतना ही पड़ता है कि हु वर द नायक्स और उनका रोल क्या था। हिस्टोग्राफी की डिबेट आपको ऑप्शनल में आती है कि कौन से ऑथर्स ने क्या क्या चीजें लिखी है। तो एक ऑथर कहेगा कि देखो इनके पास ज्यादा पावर नहीं थे, जिनकी सत्ता नहीं थी, दूसरा ऑथर कहेगा कि नको है ना, इनके हाथ में पावर था, राइट्स हुआ करता था, ठीक है ना। तो वी विल कम टू नो कि अंडर द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द विजयनगर डिसाइडेड टू क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट मंडलास। द मंडलास वर हैंडल्ड बाय द मंडलेश्वरा और नायक्स, नायक्स और द लोकल रूलर्स। मैंने आपको बताने की कोशिश की। इनमें से वी विल सी कि नयनकारा सिस्टम निकल के आई गेटिंग ओके। They were of the vassals of ruling families and nobles. They had their own courts. They had to appoint their own officials, maintain their own army. They used to issue their own coins as well, sir, है ना? And over a period of time, they used to pay fixed contribution in man and money to the state. Okay. तो ये पहली डेफिनेशन आपको यहाँ से मिलती है, ठीक है? इसके बाद इसके ऊपर डिबेट चल के आई कि बोले थे कौन ये लोग, सर, है ना? इनको स्टेट अगर लैंड दे रहा है, if the state is giving them the land, sir, getting open, okay, तो who were these people, है ना? समझे? तो इसी को ही अमार नायक सिस्टम कहते हैं, इसी को ही नयनकारा सिस्टम कहते हैं। अमार इसके लिए क्योंकि इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज आमरम। आमरम इज द लैंड असाइनमेंट दैट इज गिवन बाय द स्टेट, है ना? समझे? स्टेट के द्वारा दिया जा रहा है इसके लिए, गेटिंग ओपन, ओके। अब ये थे कौन? हु वर दिस पीपल, है ना? समझे? इसको लेके फिर हिस्ट्री में डिबेट चली। हम लोग को डिबेट देखनी है क्योंकि मिलिट्री बेसिकली इसके थ्रू काम कर रही थी ना, सर, ओके। सो द मिलिट्री चीफ्स ऑफ द वॉरियर्स ऑफ अ लोकल एरिया वर कॉल्ड एज नायक और अमर नायक, सर, ठीक है, समझे? अब इनको कैसे क्लासिफाई किया गया था हमारे को कोई पता नहीं, सर, ओके। कुछ कुछ पोर्चुगीज ऑथर्स ने और इंस्क्रिप्शंस के ऊपर से हिस्टोरियंस ने लिखा है, जैसे मैकेंजी जिसने विजयनगर को डिस्कवर किया था, वो कहता है कि दे वर टेरिटोरियल मैग्नेट्स, लैंडेड मैग्नेट्स से इनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थी, सर, ठीक है। डोमिंगो पेस और मुनीस, मुनीस अगर आपको पता होगा तो अछूत देव राय के पीरियड में आया 1530s के बाद, और पेस तो कृष्णदेव राय के कोर्ट में आया। इसने कहा कि दे वर द लोकल एजेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे वर कॉल्ड एज राय, बेसिकली रायास बेसिकली राय टाइटल के रूप में था इस पीरियड में। ये लोग आते थे, राजा को सजदा करते थे, पैसा वैसा देते थे, ट्रिब्यूट देके चले जाते थे, गेटिंग ओके। अब सवाल ये आया कि भाई ये पैसा देते कितना देते थे, इनका क्या रोल था, किस तरह से था, सर, ठीक है। इसको लेके अलग-अलग आंकड़ा है। जैसे किसी में कहा गया है कि कुछ 200 नायक हुआ करते थे, कोई ऑथर कह रहा है कि 300 नायक हुआ करते थे, मतलब इतने सारे लोकल रूलर्स की साथ लेनी पड़ती थी, सर, ठीक है, गेटिंग ओके। इनका काम क्या था कि इनको खुद की सेना मेंटेन करनी है, इनको राजा को ट्रिब्यूट भेजनी है और जरूर पड़ने के ऊपर राजा के कोर्ट में जाके गिफ्ट भी देने हैं, आईफोन वाईफोन जो भी मंगवाए राजा, है ना, समझो, सो दैट उनकी लॉयल्टी पीस होती है, सर, गेटिंग ओके। तो ही राजा इनको कंटिन्यू करवाएगा, सर, ओके। सो देयर वर डिफरेंट डिफरेंट नायक्स, ओके, समझे? जैसे एक है अमर नायक, एक है दुर्ग नायक, दिख रहा है आपको, सर, ना? दुर्ग नायक, ओके। दुर्ग नायक मतलब जो किले का नायक था, मतलब वो फोर्ट का कमांडर था, मोस्ट ओके। एक है दान नायक, ओके, गेटिंग ओके। तो वी विल कम टू नो कि देयर वाज अ वैरायटी ऑफ नायकास एट दैट टाइम, समझे? और इस बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो कि जब एपिग्राफिक्स को स्टडी किया गया, मतलब जो इंस्क्रिप्शंस मैंने आपको बताया कल की क्लास के अंदर, उसमें एक सबसे बहुत प्रोमिनेंट इंस्क्रिप्शन जिसका नाम है बाग पैलेस इंस्क्रिप्शन, ओके। यहाँ शायद तक होगा, वो कल चाचा के बारे में बता रहा था ना, सर, ठीक है, समझे? ये बाग पैलेस इंस्क्रिप्शन है और फिर श्रीलंका इंस्क्रिप्शन है, इसमें सबके अंदर हमको कुछ नायक सिस्टम के बारे में पता चलता है। तो ये जब एपिग्राफिकल स्टडीज किया गया ना, व्हेन वी स्टडीड द एपिग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या था नायक कौन थे, उनका रोल क्या था, तो कहा गया कि भाई देखो इनके लिए अलग-अलग प्रकार की सिस्टम थी, सर, ठीक है ना, गेटिंग ओके। एंड इस सिस्टम को लेके इनका कार्य पूरी नायक प्रथा के रूप में चल रहा था। इसको लेके वी विल फाइंड कि अलग-अलग प्रकार के ओपिनियन है। जैसे एक ओपिनियन इसके अंदर से ये निकल के आया कि राजा जो है वो बेसिकली राजा ये इसको आमरम दिया करता था, सर, गेटिंग ओके। और ये आमरम आगे पास ऑन होती रहती थी, सर। एक्चुअली में हुआ क्या कि देयर वाज अ हायरार्की ऑफ द लैंड दैट वाज पास्ड ऑन, है ना, कि जैसे एक मिलिट्री कमांडर है, उसको नायक का स्टेटस दिया गया, उसको आमरम दे दिया गया, उसको 100 गांव दिए गए, 100 के 100 गांव तो वो कुछ करेगा नहीं, सर, गेटिंग ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि वो आगे किसी को पास कर देगा कि भाई चलो 20 गांव तू कर, 20 गांव तू कर, 20 गांव तू कर, सर, ठीक है। उसमें ये जितने भी नायक थे वो सब नायकों की अपॉइंटमेंट करते थे, समझे? ये सब नायक आगे जाके खेती को आगे एक्सपांड करने की काम करेंगे, सर, ठीक है ना, गेटिंग ओके। इसमें वी विल फाइंड कि ये जो नायक्स थे ये अपने एरिया में टेंपल्स का भी मेंटेनेंस करते थे, समझे? क्यों? क्योंकि टेंपल्स को भी इनको लैंड ग्रांट देनी पड़ती थी। तो आपको 100 गांव दिए हैं तो आपने 10 गांव के बीच में मंदिर बनवा दिया, या मंदिर जो था ऑलरेडी उसको लैंड ग्रांट दे दी कि आप चलाइए उसको, सर, ठीक है। तो इस तरह से वी विल फाइंड कि दी नयनकारा सिस्टम जो है वो डेवलप हुई। और प्रॉब्लम नयनकारा में क्या आया, सर, ठीक है, समझे? ये नयनकारा सिस्टम के अंतर्गत सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया, वो है लैंड आपको मिल तो गई, सर, गेटिंग ओके। पर लैंड मिलने के बाद उसकी कंट्रोल किसके हाथ में रहेगी, किस तरह से रहेगी, कौन इसको चलाएगा, सर, है ना, समझे? क्योंकि कुछ-कुछ लैंड आपको मिली है, समझे कि नहीं समझे? कुछ-कुछ लैंड आपने किसी और को पास ऑन कर दी है, सर, है ना? कुछ-कुछ लैंड आपने टेंपल्स को दे दिया है, सर, है ना? तो देयर वर 3 टाइप्स ऑफ लैंड टेन्योर्स एट दैट टाइम। वन वाज कॉल्ड एज़ आमरम, है ना, जो आपको सीधा मिला हुआ है, सर, ओके। कुछ-कुछ लैंड आपने पोजीशन में है, मतलब आपने किसी और को पास ऑन किया है, बट इट्स अंडर योर पोजीशन और वहां पे आप खेती करवा रहे हो। इट इज कॉल्ड एज़ भंडारवाद। और कुछ-कुछ लैंड टैक्स फ्री लैंड है जो बेसिकली आपने टेंपल्स को दे दी, उसको मान्य लैंड कहते हैं, सर, ठीक है। तो इस तरह से नयनकारा सिस्टम ने 3 कार्य किए, सर, है ना? एक तो सीधे कंट्रोल में आई, वो तो रही आपके पास में, है ना? दूसरी आपने पास ऑन कर दी, उससे आपकी इकोनॉमिक वेल्थ पोजेस करने की शुरुआत की या डेवलपमेंट करवाया, सर, गेटिंग ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम नयनकारा सिस्टम जो है ये ग्रेजुअल सेंस के अंदर ऐसा देखने को मिला कि नायकों के कंट्रोल में ज्यादा आ गई,
क्योंकि धीरे-धीरे करके हमको ये पता चलेगा कि ये जो नायक थे वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे सर, ओके, क्योंकि होता क्या है सर, ओके, सो दे वर गिविंग गिफ्ट टू टेंपल्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड। तो इससे होता क्या है कि एक नायक ने जमीन अगर मंदिर को दी तो उसकी लेजिटिमेसी मंदिर के ऊपर ज़्यादा होगी, या जो मेन राजा है उसकी लेजिटिमेसी ज़्यादा होगी। टेंपल वाले किसको पहचानेंगे, राजा को पहचानेंगे, नायक को पहचानेंगे सर, ठीक है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इट इज अ लोकल नायक विल बी लेजिटिमाइज्ड सर, ओके। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि द नायक सिस्टम बिकेम वेरी प्रोमिनेंट, समझ में आया कि नहीं आपको? अब आप समझने की कोशिश करिए, इन सब के कारण वी विल फाइंड कि नायक्स बड़े प्रोमिनेंट हुए, एंड नायक्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ती है क्योंकि इनके हाथ में ऑलरेडी लैंड राइट तो थी, रेवेन्यू राइट तो थी सर, है ना? सो व्हाटएवर दे यूज्ड टू गेट, दे यूज्ड टू मेंटेन द लेजिटिमेसी सर, ओके। तो इस तरह से नायक का सिस्टम के ऊपर बात हुई। इसको लेके कुछ ऑथर्स मना करते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो देयर विल बी सर्टेन क्लास ऑफ ऑथर्स जो मना करेंगे और कहेंगे कि देखो ऐसा नहीं हुआ करता था। जैसे नूनिस खुद कहता है कि द किंग यूज्ड टू बी द ओनर ऑफ ऑल द लैंड। नूनिस एक्चुअली गलत था, है ना? नूनिस को क्या पता, समझ नहीं समझे, पेस को क्या पता सर, समझ, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि ये सही नहीं है, ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन इनके द्वारा गलत किया गया था सर, ओके। तो नूनिस एंड पेस सजेस्टेड दैट एवरी लैंड बिलोंग्स टू द किंग। एक्चुअली द नाइट्स बिकेम वेरी प्रोमिनेंट, द किंग्स धीरे-धीरे करके उनकी सत्ता चली। कृष्णदेव राय के टाइम पे अलग था। कृष्णदेव राय के बाद हमको कुछ अलग ही कहानी आपको मिलेगी सर, समझे। अब ये जो लैंड का सिस्टम है, इसमें जो आमरम सिस्टम हुआ करती थी, आमरम सिस्टम के ऊपर और स्टडी किया गया कि भाई आमरम किसको दिए गए थे, जरा और देख लेते हैं सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, खास करके डीसी सरकार, मैंने आपको बताया था उनकी इंस्क्रिप्शन के ऊपर बहुत ही अच्छा काम है। उन्होंने कहा कि आमरम ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली और खाली राजा और मिलिट्री कमांडर्स को ही दी जाए। आमरम वाज आल्सो गिवन टू दोस पीपल हु आर नॉट मिलिट्री कमांडर्स। आमरम वाज आल्सो गिवन टू दोस पीपल हु आर नॉट रेंडरिंग मिलिट्री सर्विसेज एज़ वेल। समझ में आया कि नहीं आपको? तो वी विल फाइंड कि इस प्रकार की जो मान्यता थी कि जहां जो आमरम है, जो जमीन का टुकड़ा है, ये तो किसी और को भी दिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज गिवन टू अदर पीपल एज़ वेल सर, सो देयर इज एन एविडेंस एज़ वेल। तो इफ इट इज गिवन, तो हाउ कम दिस सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड एज़ अ सिंगल सिस्टम जिसके थ्रू हम लोग ये कह सकते हैं कि खाली मिलिट्री हेल्प ही मिलेगी आपको, है ना, समझिए। सो अमर नायक्स वर आल्सो गिविंग द लैंड टू द माइनर लैंडलॉर्ड्स। मैंने आपको बताया कि छोटे जमींदारों को सब इन्फ्लुएंस हुआ था इसमें। तो ये दर्शा रहा है कि भाई अल्टीमेटली तो भाई ये मिलिट्री सिस्टम थी नहीं ना सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि मिलिट्री सिस्टम नहीं थी, उसका मतलब ये हुआ कि इट हैड मल्टीपल और मल्टीफेसेटेड अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग। तो आमरम सिस्टम जो है उसमें एक ओपिनियन था कि खाली और खाली मिलिट्री कमांडर्स को लैंड दी जाती थी। दूसरा ओपिनियन कहता है कि नको, मिलिट्री कमांडर्स के सिवा और भी लोगों को दिया जाता था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें कृष्णदेव राय ने बदल दी। बोले ये क्या चल रहा है, हम किसी को भी जमीन उठा के दे देते हैं, है ना, बोले नको, हम बेसिकली एक चीज ध्यान रखेंगे कि भाई नायक जो है वो हमारे अंडर में रहे और उसका मिलिट्री पर्पस सबसे ज्यादा मेन होना चाहिए, क्योंकि जिस इंटेंशन से हमने दिया है वो क्यों दिया था, है ना, हमारे एम्पायर को बनाने के लिए, इकोनॉमी को, पॉलिटिकल डोमिनेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है ना, समझे। तो वी नीड टू मेक श्योर कि द नायक सिस्टम शुड कंटिन्यू एंड दे शुड बी द वन जो हम लोग को स्टेट फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करे, समझे। तो इस तरह से नायक सिस्टम के ऊपर एक डिबेट चलती है। ये डिबेट में सरकार कुछ और कहते हैं, फरनाओ नूनीज और उनको पढ़ेंगे तो कुछ और आपको मिलेगा। इसमें लेटर पीरियड में किसी ने और कहानी बताई, वो थे के एन नीलकंठ शास्त्री। के एन नीलकंठ शास्त्री का नाम अगर आपको याद होगा, तो के एन नीलकंठ शास्त्री वाज द वन जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखी। और नीलकंठ शास्त्री साहब ने कहा कि देखो नायक सिस्टम की दो प्रकार की रोल थी। इनिशियली दे वर नॉट सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, दे वर सेंट्रीपिटल फोर्सेस। सेंट्रीपिटल क्यों? क्योंकि वी विल फाइंड कि इनको पता था कि राजा कुछ भी कर सकता है 1565 से पहले। बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही वी विल कम टू नो कि 1565 का टाइम आया, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और वो सेंट्रीफ्यूगल बन गए, समझे नहीं समझे। सो अंडर द अमर नायक सिस्टम अ न्यू ओपिनियन वाज मेड। न्यू ओपिनियन का मतलब क्या है कि 1565 से पहले और 1565 के बाद नायक सिस्टम में बहुत बड़ा फर्क आया। प्री 1565 ऑल द नायक्स हु यूज्ड टू गेट द आर्म्स दे वर ऑल डिपेंडेंट ऑन द किंग। आफ्टर 1565 दे बिकेम मिलिट्री लॉर्ड्स, ना फीस बन गए एक तरह से। क्यों बन गए? क्योंकि वी विल कम टू नो कि इनकी आत्मसत्ता आ गई। ये पहले का ओपिनियन था। नीलकंठ शास्त्री कुछ टाइम के बाद इसको कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं कि पूरी की पूरी विजयनगर सिस्टम ही मिलिट्री कॉन्फेडरेसी का पार्ट था। इसमें सैकड़ों चिफ्टन्स हुआ करते थे, सैकड़ों बहुत सारे नायक्स हुआ करते थे जिनके ऊपर एक मजबूत राजा बैठेगा, ठीक है, करीब। और यही लोग बेसिकली विजयनगर को चलाते थे क्योंकि इनको पता था कि इसी के थ्रू हमारा सर्वाइवल हो पाएगा। इसमें रिलीजियस स्टांस को यूज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बाजू में दक्कनी स्टेट से तो वो गाजी बन के आते थे, तो ये भी कह रहे थे कि अभी रिलीजियस इंटरप्रिटेशन से लड़ाई करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से कहा गया कि नायक्स वर द मिलिट्री चीफ्स, और इनको आमरम मिला। आमरम किसी और को भी मिलता था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। पर ओपिनियन ये आया कि भाई ये पूरी अमर नायक सिस्टम है, उसमें नायक्स को सबसे ज्यादा जो आमरम मिला वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ से काम में आया था, ठीक है। एक और ऑथर कृष्ण गोस्वामी जिनका ये मानना है कि मिलिट्री चीफ नहीं थे, फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल लॉर्ड्स क्यों थे? क्योंकि नायक्स मूलतः से सामंत लोग थे जो लोकल रूलर के रूप में काम कर रहे थे। इन्होंने अपने किंगडम्स को एस्टैब्लिश किया, खास करके कोस्टल एरिया में फोर्ट्स वोर्ट्स बनाए, और लेटर ऑन वी विल कम टू नो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते। तो इस तरह से वी विल कम टू नो कि अलग-अलग ओपिनियन आए। कोई कहता है ये सामंत थे, कोई कहता है मिलिट्री चीफ थे, कोई कहता है आमरम खाली और खाली मिलिट्री चीफ के सिवा या वॉरियर्स के सिवा सबको मिला गया, ठीक है। और इसके कारण बोला गया कि ये पूरी की पूरी सिस्टम ही फ्यूडल है। फ्यूडल होने का मतलब क्या है? द होल पॉलिटिकल सिस्टम इज फ्यूडल इन नेचर। और फ्यूडल इन नेचर के पॉइंट ऑफ से ये कहा गया कि भाई देखो, आपने पॉलिटिकल सिस्टम में सामंतों को ही भरा, आपने बेसिकली लैंड ग्रांट भी सामंतों को ही दी, सर, ओके। ये जितने भी आमरम होल्ड करने वाले लोग थे, ये सब के सब कैसे थे? दे वर ऑल दोस पीपल, दे वर हेरिडिटरी नेचर। आपको एक बार आमरम मिल गया तो फिर उसके बाद परमानेंट हो गया, आपकी फैमिली का ही है, सर, ठीक है, नॉर्मली इसको कोई टच नहीं करता। और धीरे-धीरे आपने ही अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया जब सेंट्रल एजेंसी कमजोर हो गई, समझे। तो ओपिनियन आया फ्यूडल मॉडल का, है ना। अमर नायक सिस्टम पढ़ने के बाद ही द नेचर ऑफ विजयनगर स्टेट वाज कंक्लूडेड दैट इट वाज फ्यूडलिस्टिक इन नेचर। फ्यूडलिस्टिक क्यों था? क्योंकि इसके पीछे आपको फ्यूडल टेंडेंसीज देखने को मिल रही थी, वेरी इंपॉर्टेंट। पर कुछ-कुछ ऑथर्स आए जिन्होंने कहा कि नको, दे वर नॉट फ्यूडल इन नेचर, समझे। ये अभी भी उतने सामंत नहीं थे, समझे नहीं समझे। क्यों नहीं सामंत? उसके पीछे का कहानी आपको ये मिलती है कि जो फ्यूडलिज्म की एक टेंडेंसी है जिसे हम लोग कहते हैं सब इन्फ्लुएशन, एक प्रकार की होमेज, है ना, एक प्रकार की ब्लाइंड फेथ, ये विजयनगर के अंदर आपको नहीं मिलती है, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये जितने भी नायक्स थे जिनको आमरम मिलता था, ये लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे और ये ट्रेडिशनली एग्जिस्ट करते थे, ये सामंती प्रक्रिया के रूप में आपको नहीं मिलेंगे, सर। इनफैक्ट कुछ-कुछ लोग ये कह रहे थे कि दे वर मोर ऑफ अ वॉरियर्स, एंड बिकॉज़ दे वर अ वॉरियर क्लास, तो राजा ने उनको इनकी बहादुरी के कारण इनको जमीन दे दी थी। समझ में आया कि नहीं आपको, सर, ठीक है। सो वी शुड नॉट सी दिस एज़ अ पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम और फ्यूडल पॉइंट ऑफ व्यू से, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम फाइनल कंक्लूजन ये आया कि भाई देखो, दी नयनकारा सिस्टम जिसके अंदर ये नायक थे और इनको आमरम मिलता था, ये बेसिकली चीफ सिस्टम के रूप में थी और इनकी मल्टीपल रोल प्ले हुआ करती थी। ये टेंपल्स का भी मेंटेनेंस करते थे, उससे भी कलेक्शन करते थे, एग्रीकल्चर का भी एक्सपेंशन करते थे, लैंड राइट्स भी इनके पास थे और मिलिट्री राइट्स थे क्योंकि मिलिट्री के रूप में इनको काम करना है, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है, ये सिस्टम वी विल कम टू नो कि विजयनगर के सर्वाइवल के पीछे बहुत बड़े फैक्टर के रूप में थी। प्रॉब्लम ये हुआ कि यही नायक्स आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा, है ना, अपना फायदा उठा के दे विल बी प्रोक्लेमिंग देयर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट, सर, समझे। तो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो नायनकारा सिस्टम है,
उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया कि भाई देखो पूरी कहानी बदल गई और ये जो नायक्स थे ये अपने आप को इंडिपेंडेंट, मैं आता हूँ सेगमेंटरी स्टेट के मॉडल के ऊपर, क्यों ये बोला गया सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसके ऊपर जो नेचर ऑफ स्टेट के ऊपर जो डिपेंडेंट हुई है या इसके ऊपर जो डिस्कशन हुई है, पहले नायक सिस्टम समझ जाओ कि व्हाट इज द डिबेट अबाउट नायक सिस्टम, है ना। तो इसके ऊपर डिबेट यही है कि ये कौन है ना, ये नायक्स कौन थे, और इसकी हिस्टोग्राफी की डिबेट याद रखिएगा कि नीलकंठ शास्त्री मिलिट्री लॉर्ड्स के रूप में इनको कंसीडर करते हैं, कोई इनको फ्यूडल लॉर्ड्स के रूप में कंसीडर करता है। और इसी के दो पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनली ये कहा गया कि ये फ्यूडल स्टेट के रूप में था, या बेसिकली जो ओपिनियन बन के आया वो फ्यूडल स्टेट के पॉइंट ऑफ से निकल के आया। खैर ये फ्यूडल स्टेट नहीं था, ये हमेशा जरूर से याद रखना। उसके पीछे के दो कारण हैं, तो ठीक है समझे क्यों, क्योंकि स्टेट ने अभी भी अपना रियल कंट्रोल बना के रखा था। कृष्णदेव राय always maintained sure that he continued to work in a very centralized way. And land grants that were issued, they were bestowed by themselves, okay, ना, in perpetuity or any kind of work that these people were doing. तो ऐसा नहीं था कि अपना रीजनल किंगडम्स बनाने की शुरुआत कर ही देंगे इन द 16th सेंचुरी। जो बना वो 17th सेंचुरी के अंदर बना। अगर फ्यूडल सिस्टम होता तो दे वुड हैव एक्चुअली कार्व्ड आउट देयर ओन डोमिनेशन इन अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो नायक्स होते हैं ना, कमांडर ऑफ फोर्स, और इनको लैंड मिलती है, एग्रीकल्चर का काम, टैक्सेस का काम, तो राजा को ट्रिब्यूट भी देते थे, राजा के कोर्ट में भी आते थे, है ना। एंड देन वी विल कम टू नो कि ये लोग कंटिन्यूअसली राजा के अंदर में काम करते रहे। जब राजा कमजोर हुआ तब जाके लोग निकल गए। सामंती प्रथा जब होती तो इसको काफी लोगों ने कहा कि देखो नायक प्रथा को पढ़ने के बाद तो यही दिख रहा है कि इनका पूरा मॉडल फ्यूडल था, है ना। क्यों फ्यूडल था? क्योंकि लैंड ग्रांट्स आप दे रहे थे। क्यों फ्यूडल था? क्योंकि ब्राह्मणों की पोजीशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस उसके कारण वैसे आपने कर दिए। क्यों फ्यूडल था? क्योंकि वी विल कम टू नो कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है लोकल लैंडलॉर्ड्स के हाथ में दे रहे थे। क्यों फ्यूडल था? क्योंकि अमर नायक्स और हेरिडिटरी पीपल है ना, दे वर नॉट टैलेंटेड पीपल्स, ओके। एंड ये सिमिलर टू सामंत हुआ करते थे, इन्हीं के द्वारा ही फ्यूडल टेरिटरीज का निर्माण किया गया। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू यही निकल के आया कि पूरा का पूरा विजयनगर स्टेट कैसा है, फ्यूडल है सर, ना समझे। कैसे पता चला? बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द नायक सिस्टम और अमरम नायक सिस्टम। फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू कि भाई विजयनगर क्या कर रहा है। विजयनगर के अंतर्गत ये बोला गया कि भाई देखो विजयनगर का जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा सामंती प्रक्रिया जो पहले से चल रही थी सर, है ना, गेटिंग ओके। एंड वी विल फाइंड कि ये ब्राह्मणिकल सेटलमेंट्स का निर्माण क्लियर कर रहे थे, ये फ्यूडल सिस्टम को ही रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे सर, गेटिंग, क्योंकि इनके जो मिलिट्री गवर्नर्स थे, जो नायक्स थे, वो भी अल्टीमेटली आप देखोगे तो हेरिडिटरी हो गए थे, है ना। आपने मिलिट्री में लोगों को अपॉइंट किया पर उसके बाद आपने उनको हेरिडिटरी राइट्स दे दिए सर, समझे। तो ये तो सिमिलर टू नॉर्थ इंडिया में जैसे नायक्स सामंत हुआ करते थे वैसे ही काम कर रहे हैं सर, गेटिंग ओके। ये जो नायक्स को आपने लैंड दिया वो फिर सब इन्फ्यूडेशन करते हैं। हमने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास के अंदर कि व्हेन द हेरिडिटरी लैंड होल्डर्स वर गिवन द लैंड, दे स्टार्टेड सब इन्फ्यूडेशन। नायक के नीचे सब नायक आ गया, ये सब नायक और सब नायक को निर्माण करेंगे और सब नायक इसके अंदर से मिलते रहेंगे सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के अंदर छोटी-छोटी टेरिटरीज बनने की शुरुआत हुई कि नहीं हुई? ये छोटी-छोटी टेरिटरीज तो मूलतः सामंत प्रथा को दर्शाती है सर, समझे। तो ओवरऑल वी विल कम टू नो कि कहा गया कि देखो इनका जो स्टेट है वो तो फ्यूडल स्टेट है, बट इसको किसी और ने कहा कि देखो इसको फ्यूडल मत देखो, है ना, समझे। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। विजयनगर बेसिकली फ्यूडल स्टेट नहीं था। विजयनगर की सोवरेनिटी दो तरह से थी, एक थी सिंबॉलिक सोवरेनिटी और एक थी कोर सोवरेनिटी। ये सिंबॉलिक सोवरेनिटी विजयनगर के आजू-बाजू में चलती थी वाया दी नायक, वाया दी टेंपल्स, वाया दी रिचुअल्स। कोर सोवरेनिटी राजा के मुख्य एरिया में चलती थी। इसके लिए बर्टन स्टिन ने इसको क्या आइडेंटिफाई करके बताया कि ये सेगमेंटरी मॉडल है, समझे, पढ़ा था ना सर। बर्टन स्टिन तो थियरी है, थियरी बेसिकली यही है कि भाई एक बीच का एरिया है जहां राजा की कंट्रोल थी। तो इसने कहा कि विजयनगर इज अ सेगमेंटरी स्टेट। मिस्टर बर्टन स्टिन जो मॉरियस में भी ये पूरी हो जाता है, चोलास में भी बजाएगा सर, ठीक है, समझे। कोर स्टेट मेट्रोपॉलिटन एरिया हमने डिस्कस किए थे सर, ठीक है ना, प्रीवियस सेशंस। तो वही कहानी ये बताने की कोशिश करेगा। ये कहता है कि ये पूरा पिरामिडिकली अरेंज्ड है पूरा मॉडल सर, ठीक है। पिरामिडिकल का मतलब है कि जहां विजयनगर का कैपिटल है वहां राजा का सीधा-सीधा दबदबा है सर। जहां से राजा दूर जाएगा, है ना, द किंग इज और द एरिया इज गोइंग अवे सर, है ना, गेटिंग ओके। तो वो पिरामिड के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि जो सबऑर्डिनेटेड रूलर्स थे या एरियाज थे उनके साथ वी विल सी की पावर को शेयर करना। इसमें ही नायक्स थे जो सेगमेंट का एक पार्ट थे, इसमें ही ब्राह्मण कमांडर्स थे वो भी एक सेगमेंट का पार्ट थे। फ्यूडलिज्म वाले लोग उसको फ्यूडल देखते हैं, ये कहते हैं कि सेगमेंट में बटा हुआ है। द एब्सोल्यूट पॉलिटिकल सोवरेनिटी एट द सेंटर वाज विद द किंग, बट एज एंड व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम द पॉलिटिकल सेंटर, the political sovereignty got passed on to the Brahminical commanders who were the leader of the forts and the Nayakas who were controlling the local areas. The king only had ritual sovereignty in that area. समझ में आ रहा है? सेगमेंटरी स्टेट वालों का ये मानना है कि विजयनगर के जो कोर एरियाज जो थे वहां पे वी विल सी कि एब्सोल्यूट सोवरेनिटी राजा की थी। बट द मोमेंट यू विल पास अवे और यू विल स्टार्ट मूविंग टू द अदर पार्ट्स, है ना, डीप डाउन साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट या नॉर्थ की तरफ जहां जाओगे, जैसे दूर दूर विस्तार में जाओगे वहां वी विल सी कि राजा की खाली और खाली रिचुअल सोवरेनिटी थी, बट द किंग डज नॉट हैव पॉलिटिकल सोवरेनिटी एट हिज हैंड। The political sovereignty was divided into two authorities. One was the Brahminical force or the Brahmins controlling the fort. मैंने बताया कृष्णदेव राय ने फोर्स के अंदर ब्राह्मणों की अपॉइंटमेंट की, and the Nayaks, okay, who were given the आम्रम्स और कहा गया कि भाई लैंड करा दे मेरे को, ठीक है। इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि इसी को ही सेगमेंट के रूप में बोला गया है ना, सेगमेंटरी स्टेट के जो डेफिनेशन है इसको बोला गया। तो एक व्यू है जो ये कह रहा है कि ये सेगमेंटरी स्टेट था बिकॉज द एब्सोल्यूट पॉलिटिकल सोवरेनिटी एट द सेंटर, है ना, जो मेन एरिया था वहां तो राजा का था, दूर जाओगे ना, ठीक है, पेरिफेरी के एरियाज में, कोर एरिया से ज्यादा पेरिफेरी के एरियाज थे, और पेरिफेरी के एरियाज के अंदर वी विल फाइंड कि हमें ये पता चलता है कि पिरामिडिकल अरेंजमेंट था सर। इनकी लॉयल्टी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो चेंज होती रहती थी सर, गेटिंग ओके। चोलास के अंदर भी सेगमेंटरी स्टेट आपको मिलता है थोड़ा बहुत, चोलास में भी टेंपल इंस्टीट्यूशन से लेके बाकी एक्चुअली पूरा अल्टीमेटली इंडिया में ये सेगमेंटरी मॉडल लागू होता है। दिल्ली सुल्तान वाज नो, दिल्ली सुल्तान नॉट सर, ठीक है, उसके पीछे का कारण है सर, दिल्ली के सुल्तान आप सब इक्तेदारों को ट्रांसफर कर देते थे, इक्ता खत्म कर देते थे, ना समझे, रातों रात उठवा देते थे तुमसे, ठीक है। यहाँ वैसा कहाँ मिला है, गेटिंग ओके। यहाँ वी डू नॉट फाइंड द एविडेंसेस ऑफ, नो डाउट ट्रिब्यूट देने की बात आपको मिलेगी। अलाउद्दीन खिलजी को इक्तेदार को पूछो बलबन के समय के और खिलजी के समय के क्या हुआ था, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इक्ता वाज नेवर हेरिडिटरी ना, वो तो फिर वो एफएसटी ने आके किया ना फिरोज शाह तुगलक ने। तो रातों रात तुम बत्ती बत्ती ट्रांसफर सब हो जाएगा, बोले कहाँ डाल दिया, बोले एसपी की जगह तुमको डाल दिया पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के, बोले ये कौन सी डिपार्टमेंट, बोले पुलिस पुलिस लाइन होती है उसकी मरम्मत करने का काम करता है, ठीक। तो यू नो पुलिस हाउसिंग बोर्ड होता है और एक डिपार्टमेंट, नॉर्मली डीआईजी आईजी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। तो शंटिंग करना होता है तो एक अच्छी जगह है, वहाँ पुलिस लाइन का मेंटेनेंस करना होता है, पुलिस लाइन और पुलिस स्टेशन का मेंटेनेंस। तो आपके अंडर में इंजीनियर्स और ये सब आते हैं सबके, कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर इशू करना। तो फिर आपका क्या काम पुलिसिंग की जगह ये हो जाएगा, मरम्मत कराना। बोले मेरे यहाँ बाथरूम का नल टूट गया, पुलिस स्टेशन से कोई कंप्लेन आई, बोले हमारे यहाँ वो क्या कह सकते हैं कि पानी का सीलन आ रहा है सर, ठीक। तो मतलब यार तुम एक्टिव पुलिसिंग से कहाँ चले गए, मतलब फ्रस्ट्रेटिंग जॉब है, आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव है ना। पुलिस लाइन्स की कोई टेंडरिंग आएगी कि भाई यहाँ 50 पुलिस क्वार्टर बनवाने हैं या उसको तोड़ के फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाना है, समझे। तो आपको ठेकेदारी पसंद आती है तो ठीक है, क्योंकि ठेकेदारों के साथ काम करना होता है आपको। पर वो एक्टिव पुलिसिंग से तो बहुत अलग है ना, आप आईजी रेंज होते हो या डीआईजी रेंज होते हो, कैसे, है ना, 4-5 जिलों में दबदबा आपका सर, ठीक। वहाँ से तुम पूरे स्टेट के पुलिस हाउसिंग के वो प्रोजेक्ट संभालोगे तो क्या करोगे।
विल सी दैट तो द प्रॉब्लम इज ओवर देयर सर। तो दिल से बुरा लगता है, पर देखो काम काम होता है, उसमें भी लोग काम करते हैं, उसमें भी काम करता है। तो बीच में एक ऑफिसर की मैं कहानी देख रहा था, साहब उनको ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट में चढ़ा हुआ था, डीआईजी पद के ऊपर थे, पुलिस हाउसिंग में डाल दिया जॉइंट डायरेक्टर। साहब उन्होंने पूरे स्टेट के, मतलब दूसरे स्टेट में कहीं पे थे, जॉइंट डायरेक्टर की पोजीशन डाली, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऐसा कुछ स्टेट का डिपार्टमेंट था। उन्होंने नहीं करके अपने स्टेट के 300 पुलिस स्टेशंस की पूरी कार पलट कर दी। मोर देन 300, क्योंकि पुलिस स्टेशन की हालत देखिए कितनी खस्ता होती है, यू नो दैट सर। एंड वी विल फाइंड कि मतलब है ना, बिजली नहीं होती, ना पानी नहीं आता, ना है ना, ऑफिसेज बहुत खराब है, मतलब इतनी डिलिकेटेड कंडीशन में पुलिस स्टेशन होते हैं। उन्होंने टारगेट बनाया, बोले पर्सनली विजिट करूंगा डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, पूरा सर्वे करूंगा, खुद ही करते थे सर, ये काम यही था, है ना, तो यही काम है, बोले बंदों को नहीं भेजूंगा, एक विजिट मेरी होगी सर, जाके पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया, अच्छा ये इसमें ये है, फिर टेंडर इशू करवाया, बोले रिपेयर करो सर, है ना यार। तो क्योंकि मैन पावर का मोरल तब बनेगा जब वर्क प्लेस अच्छी होगी ना सर। आप पुलिस में, पुलिस स्टेशन में चले जाओ, वहाँ फाइलें फाइलें पड़ी रहती है, 100 साल पुराने रिकॉर्ड कभी कभी पड़े रहेंगे, एसपी ऑफिस में चले जाओ सर, कैसी दशा होती है सर, वो कैसे मतलब इतना क्लटर में काम करते हैं ना, तो आप काम ही नहीं करते, आपको लग रहा है वो वेरी चैलेंजिंग जॉब सर, है ना, आप इन्वेस्टिगेशन का काम करो, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करो, वेरी टफ ना सर, पुलिस वालों की जॉब बहुत खतरनाक है। तो इसमें उन्होंने कहा कि मैं अच्छा वर्क क्योंकि वर्क उनके कंट्रोल में था, बोले मैं काम करता हूँ, मैं तो 3-4 साल तक मैंने सबके टेंडर इशू करवाए हुए, किसी का 2 लाख का 5 लाख का जो भी, इट डजंट मैटर, बट मेन वाज़ की प्रोडक्टिविटी सर, है ना। तो जो इंटरेस्ट होता है तो सब कर सकते हैं, नहीं होता तो फिर आप अरे यार कोई निकालो मेरे को यहाँ से सर, है ना, फिर इधर-उधर फ़ोन घूमते हैं, अरे भाई कुछ है क्या, ट्रांसफर आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगले महीने से, ठीक बोला, अभी एक आध साल और रुको तुम, थोड़ा ठंडा हो जाओ सर, 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 चलिए तो पिक्चर क्लियर है ना, समझे कि इसको सेगमेंटेड स्टेट क्यों कहते थे ना, समझे, और सेगमेंटेड स्टेट के पॉइंट ऑफ से क्यों कहा गया सर। तो बर्टन ने कहा कि द स्टेट हैड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ओनली एट द सेंटर, द पेरिफेरल एरियाज हैड ओनली रिचुअल सॉवरेनिटी, रिचुअल सॉवरेनिटी मतलब बेसिकली राजा अपने रिचुअल्स के थ्रू उसको लेजिटिमाइज कर रहा था कि देखो राजा ये कर रहा है। सो द नायक्स एंड द ब्राह्मणास हैव वेरी असर्टिव रोल्स, वेरी, सो द होल सिस्टम वाज सच दैट द सबऑर्डिनेटेड यूनिट्स वर हैव पिरामिडल अरेंजमेंट्स, ओके। तो होता क्या था कि ये जितने दूर जाएंगे ना उतनी लॉयल्टी को बदलते रहेंगे सर, ना नीचे की तरफ जाते जाते विल कीप ऑन चेंजिंग द लॉयल्टीज एज़ वेल सर, ओके। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ऊपर तो राजा की मोनार्की चलती रही, पर दूर दराज के विस्तारों के अंदर द ब्राह्मणास एंड द नायकास, ओके, दे हैड देयर ओन सेगमेंट क्रिएटेड, एंड इस तरह से उसको सेगमेंटरी स्टेट के रूप में कहा गया, ना कि फ्यूडल सर, ओके। देखो फ्यूडलिज्म की अपनी परिभाषा अलग है, और ऐसे तो दोनों लगने में सेम ही लगेंगे कि पावर शेयर कर रहा है सर, ठीक है, बट हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में और हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेक्स्ट में देखने की आवश्यकता है सर, ठीक है, कि भाई जो सामंती व्यवस्था है वो सोचने में भी सामंती होती है, ठीक है। एंड यहाँ हमें बेसिकली जो मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी है वो सबसे ज़्यादा ये कहेगी कि भाई देखो ये पूरी की पूरी सामंती परिभाषा है और सामंत लोगों के द्वारा ही चलाया जा रहा था सर, गेटिंग ओके, कि फ्यूडल एलिमेंट्स का डेवलपमेंट इसके लिए हुआ क्योंकि लैंड ग्रांट्स बहुत बढ़ाई गई स्टेट के द्वारा, वही सेम ओल्ड स्टोरीज, और ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स दी गई, आपने मिलिट्री गवर्नेंस को लैंड ग्रांट्स दी नायकों को, पर उसमें हेरिडेटरी सिस्टम देके आ गई सर, समझे समझे। तो ये तो सिमिलर टू सामंती हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है, कि यू स्टार्टेड गिविंग लैंड ग्रांट्स टू ऑफिशियल, लेटर ऑन तुमने ब्राह्मणों को भी दिया, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया, रिसोर्स कंट्रोलिंग दिया, नए सेटलमेंट, तो सिमिलर टू सामंती हो गया, है ना। आपने मिलिट्री ऑफिशियल्स को दिया, उनको भी हेरिडेटरी बना दिया, तो सामंती है सर, तो भई ये तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के गंगाधरी शक्तिमान है सर, ठीक है। इसमें तीसरे व्यक्ति आए नीलकंठ शास्त्री, नीलकंठ शास्त्री ने क्या कहा था, अभी मैंने आपको आमरम सिस्टम के बारे में बताया, नीलकंठ शास्त्री ने कहा कि आमरम और द नायक्स वर द मिलिट्री चीफ्स। तो इनको जब पूछा गया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टेट, है ना, स्टेट का नेचर कैसा है, तो उन्होंने कहा कि देखो स्टेट का नेचर मिलिट्री है, इट इज नाइदर फ्यूडल नाइदर सेगमेंटरी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो नीलकंठ शास्त्री बता रहे हैं कि बिकॉज़ इट्स अ हिंदू किंगडम, it is fighting against the Islamic onslaught of the Deccan in the Bahmani Sultanate. They were the defenders of the religious and political and social order of that time, and that is one of the reasons it had to maintain the militaristic character. The militaristic character can only be maintained by the state if they give more power to the military chiefs, and hence the amrams were issued by the state to the military personalities, और कहा गया कि तुम हमारी हेल्प करो in the survival and fighting सर, समझ में आया कि नहीं आपको, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस तरह से ये कहा गया कि विजयनगर वाज अ वॉर स्टेट, इट वाज अ मिलिटरिस्टिक स्टेट, है ना, इसको मिलिटरिस्टिक कैरेक्टर के रूप में कहा गया। मिलिटरिस्टिक कैरेक्टर क्यों, क्योंकि भाई देखो ये युद्ध ना करता, लड़ाई ना करता, तो इसका सर्वाइवल खतरे में था, क्योंकि इट वाज मोर हैविंग आइडियोलॉजिकल डिफेंडर ऑफ द हिंदू कल्चर अगेंस्ट द इस्लामिक डायनेस्टी दैट वर बीइंग फॉट, है ना। तो ये संघर्ष उसी तरह से था, तो उसको बेसिकली धर्म की रक्षा के लिए भी ये काम करना पड़ रहा था। तो इस वजह के रूप में ये कहा गया कि भाई इसका जो ओपिनियन है वो ऐसा है ना। इसके लिए इन्होंने कभी भी नायकों को फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं कहा, वो फ्यूडलिज्म बहुत इनवर्ड लुकिंग है ना, फ्यूडलिज्म कैसा है, बहुत ही क्लोज है, इनवर्ड लुकिंग। क्या विजयनगर में फ्यूडलिज्म का क्लोज इकोनॉमी चल रही थी, विजयनगर के अंदर क्लोज इकोनॉमी चल रही थी, तो क्या टेंपल इंस्टीट्यूशंस इतना फ्लरिश करते, विजयनगर इतना क्लोज होता तो वी विल फाइंड कि दक्कनियों और बहमन में क्यों इतने सुपर संघर्ष की, समझ में आया कि नहीं आपको सर, तो वी विल फाइंड कि फ्यूडलिज्म की परिभाषा यहाँ लागू नहीं हो सकती, हर जगह के ऊपर मार्क्सिस्ट चश्मा पहनोगे तो क्या होगा, समझे। तो इस तरह से ये कहा गया सर, किसी ने कहा कि इनके राजा कोई और नहीं बेनोवलेंट डेस्पोट्स थे, है ना, समझे। बेनोवलेंट डेस्पोट मतलब मूल तो है ना मेरा वतन ही शासन है चलता है सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि मेरा वतन ही शासन चलता है, उसका मतलब ये होता है कि भाई मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा, है ना, मैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए भी काम भी करूंगा, ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट भी करूंगा और अपनी गाड़ी चलाता रहूंगा, ठीक है। तो इस तरह से विजयनगर हिस्ट्री और उसका कल्चर रहा है, उसकी बैकग्राउंड रही है, हमें पता होना चाहिए। इसके लिए ही इनको सबसे बड़ी सेना बनानी पड़ी, है ना, बिकॉज़ दे हैड टू फाइट अगेंस्ट द बहमनी इन द रीजनल स्टेट्स, है ना, दे नीडेड अ वेरी लार्ज आर्मी बिकॉज़ दे वर कंटीन्यूअस वॉर, मतलब राइट फ्रॉम इट्स एक्जिस्टेंस टू डिक्लाइन 1336 से लेके पकड़ के चलिए, एक्चुअली मिडिवल एरा पूरा वॉरफेयर का ही, आज तक मॉडर्न एरा भी वॉरफेयर का है, ठीक है ना। देखो स्टेट को अपनी सर्वाइवल और अपनी हेजेमनी मेंटेन करने के लिए युद्ध बहुत करने पड़ते हैं, है ना। हम चाहते हैं पीस पीस पीस, पर पीस नहीं होता है, कोई पीस देगा आपको सर। तो विल फाइंड कि अमेरिका देख लो ना, वो कैसे भी करके मेंटेन करेगा कि नहीं सर, है ना, लड़ाई करता रहूंगा सर, ओके। तो विल फाइंड कि इस तरह की संघर्ष आपको मिलती रहेगी सर, ओके। तो विजयनगर की स्टेट समझ में आई सर, ओके। तो अब आपको पूछा गया है, आपको पूछा टू व्हाट एक्सटेंट द सेगमेंटरी स्टेट मॉडल इज रिलेवेंट फॉर डिफाइनिंग विजयनगर, क्रिटिकली एग्जामिन, है ना। तो देखिए सेगमेंटरी स्टेट मॉडल कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू द इंप्लीमेंटेशन of the core area and periphery area where the core areas were controlled by the ruler and that is the monarchy and political and absolute sovereignty. But the moment we go out from the periphery areas, from the core areas to the periphery areas, the power lies with the brahmanas and the nayakas who are the governors of the state, okay. And hence the definition of segmented state can be seen with reference to the Vijayanagar state. अब आया है critical examination, okay. फिर ritual sovereignty लिख के आप लिखोगे कि when we do the critical examination, the segmented state model is not 100% correct. The fundamental reason is that no doubt the Brahmanas had the political and ritual sovereignty, or the Brahmanas had the political sovereignty of the four commanders, but they were always subjected by the state. The Nayaks, who had the military governorship and given amram in lieu of their services, were always controlled by the state. समझे कि समझे। और इनका कंट्रोल कैसा था, ट्रिब्यूट देना, इनका कंट्रोल कैसा था, राजा के लिए काम करना, इनका कंट्रोल कैसा था, वेयर वी विल सी कि राजा के लिए पैसे कलेक्ट करके देना, इनका कंट्रोल कैसा था कि राजा बुलाएगा तो राजा के लिए सलाम करके कोर्ट में आना सर, है ना, समझे। तो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली हाइलाइट्स द फैक्ट कि हैड इट बीन अ सेगमेंटरी पॉलिटी, है ना, समझे। तो ये अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन करके रखते, इनकी सोवरेनिटी थी नो डाउट, ओके, इन द नेम ऑफ कॉइन्स, इन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी एज वेल, ओके। बट वी विल फाइंड इट वाज because the nature of the state was such that it was based on the survival and it was supposed to be a ideological defender of the cultural indigenous cultural traditions, okay. And hence K. Nilkan Shastri highlights the fact
कि rather than segmented state polity based on the understanding of the brahmanas and the military governance that is the Nayaks, it should be deal and it should be called as a military state or war state सर। क्योंकि आप देखिए कि आप ब्राह्मणों को अपन क्यों किया था फोर्ट कमांडर्स के रूप में, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि ब्राह्मण जब फोर्ट कमांडर के रूप में चलता था तो वहाँ पे वो एकल्चराइजेशन का भी काम कर रहा था, समझे है ना। वो एकल्चराइजेशन क्यों, क्योंकि जितने भी लोकल एरियाज में वहाँ का डोमिनेशन हो गया ना कल्चरल ट्रेडिशंस के रूप में, ट्राइबल एरियाज और बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेशन के मामले से। तो इस वजह से रूप में जरूरी था क्योंकि विजयनगर स्टेट इज सीन एज अ लास्ट डिफेंडर, आइडियोलॉजिकल डिफेंडर ऑफ द इंडिजिनस कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ दिस लैंड। मतलब आप कभी मजुमदार साहब को या बाकी सारे लोगों को देखोगे ना तो लिखते हैं कि जब व्हेन द होल ऑफ इंडिया वाज गोइंग टू ऑनस्लोट इट वाज द साउथ इंडियन डायनेस्टीज दैट वाज सेफगार्डिंग द कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ दिस कंट्री। तो मध्यकालीन युग में हुआ क्या था, ये सुल्तान साहब मुगल साहब ये सब क्या सटा सटी बुलाई। तो इस दौर में दक्षिण भारत ही था ना जो ट्रेडिशंस को बचा के रख रहा था। तो उस दौर में उसका मिलिट्री कैरेक्टर लाना बहुत जरूरी था और हर जगह राजा तक पहुंच नहीं पाएगा। So every time the king won't be able to flourish and reach out to the far off areas as well. So at that time, this type of institutions became very much necessary. तो टेम्पल्स का भी उसके लिए ही ग्रोथ किया गया। तो इसके लिए आपको ये जानना कि क्रिटिकल एग्जाम तो देखो सेगमेंटेड स्टेट 100% यहाँ पे वो भी लागू नहीं होता। तो लास्ट कंक्लूजन में जब देखेंगे ना इसकी समीक्षा करनी है क्रिटिकल एग्जाम, अच्छा सवाल है ये सर। तो जानबूझ के पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया फीचर्स ऑफ पॉलिटी विजयनगर अंदर कृष्णदेव राय। फीचर्स ऑफ पॉलिटी में ये नयनतारा सिस्टम ही आपको पूछा है कि कैसी पॉलिटी थी। तो द रिलेशन बिटवीन फोर्ट एंड द ब्राह्मणस, द रिलेशन बिटवीन सेक्ट टेम्पल्स इंस्टीट्यूशंस एंड द मोनार्क एंड द नयनतारा सिस्टम। इसमें एक और पॉलिटी का फीचर है वो है आपका अय्यर सिस्टम, उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं सर, ठीक है। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं, शुभम वाला ब्रेक 5 मिनट का और फिर अपना वाला जो है 1-2 मिनट का सर, ठीक है ना। हाँ, ये थोड़ी अच्छा मैंने वो पेन चेंज की है, मैं सोचा नहीं पर ये अच्छा लिख रहा है सर ना। हाँ ये अच्छा लिख रहा है, उसकी नींद थोड़ी क्या कह सकते हैं कि समझे हेवी कर दी। चलिए सर ठीक है, 1-2 मिनट नहीं 2 मिनट थोड़ी और 1 मिनट होता है। और एसएसटी के हिसाब से शुभम स्टैंडर्ड टाइम वो है 5 मिनट। पता चलना चाहिए कि व्हाट इज द थियरी ऑफ किंगशिप, खाना समझे तो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा कि हेरिडिटरी कई बार सक्सेशन वॉर भी होती थी, राजा को राय कहते थे ना, राजा इज कॉल्ड एज राय सर ना, कृष्णदेव राय, देव राय 1 देव राय 2 सर है ना, अच्युत देव राय। सब पीछे आपको राय बहुत कॉमन टर्म मिलेगा सर है ना राजा के लिए। जैसे नॉर्थ इंडिया में हमने देखा था ना कहानी आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। दूसरी कहानी मैंने आपको बताया कि ये सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में से अमृत मालेदा ने कहा गया है कि राजा को क्या काम करना है सर, ठीक है। सो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि अमृत मालेदा टॉक्स अबाउट दी प्रिस्क्रिप्शन सर ना, प्रिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट शुड बी द किंग शुड बी डूइंग, ओके। तो कृष्णदेव राय ने किया था कि भाई राजा को क्या काम करना है, कैसे शासन चलाना है, किस तरह से भविष्य के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तो बहुत डिटेल के अंदर उन्होंने बताने की कोशिश की थी, इंक्लूडिंग राजा अपने मंत्री और संतरियों को कैसे पनिश करेगा, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है सर, ठीक है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कृष्णदेव राय टॉक्स अबाउट टू थिंग्स है ना। पहली कहानी बताते हैं कि हाउ टू डील विद द फॉरेनर्स, ओके, वो पोर्चुगीज बहुत आते रहते थे और पोर्चुगीज अलग अलग प्रकार के प्रपोजल्स लेके आते थे कि क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। बाजू में अगर आपको पता होगा बहमनी किंगडम था, वो भी फॉरेन ओरिजिन किंगडम था। अलाउद्दीन हसन बबन शाह का मानना था कि वी आर द डिसेंडेंट ऑफ बहमनी किंग ऑफ ईरान सर, ठीक है। तो एक्चुअली वी विल फाइंड कि ईरान में एक राजा होके गए थे, उनके ये वंशज है या उनके जैसे है ये, ठीक है। तो इस तरह की स्टोरी है बेसिकली बहमनी किंगडम के बारे में पता चला सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1334 के अंदर या 1344-45 के ट्रांजिशन के अंदर जब से ये शुरू हुआ तब से ही बेसिकली ये फॉरेन ओरिजिन के पॉइंट ऑफ से कंसीडर किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहमनी किंगडम था तो उनको भी कैसे डील करना उसके बारे में हमको पता चलता है। ही टॉक्स अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द आर्मी एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द टाइम एज वेल, ओके। दूसरी कहानी राजा को क्या करना चाहिए मैंने आपको बताया। तो रिचुअल किंगशिप आपको मिलती है, रिचुअल किंगशिप के थ्रू द किंग शुड मेंटेन द हेजेमनी। देखिए पॉलिटिकल सोवरेनिटी तो उसकी आर्मी के थ्रू थी, कैपिटल के थ्रू थी, लड़ाइयों के थ्रू थी सर। रिचुअल किंगशिप भी बहुत जरूरी था क्योंकि इससे आपकी लेजिटिमेसी मिलती है। तो राजा अपने आप को दिग्विजय मानते हैं सर, ओके। और उनको पता था कि रिचुअलिस्टिक कंडक्ट करके मैं लॉयल्टी भी मेंटेन कर सकता हूं और अपनी सोवरेनिटी भी मेंटेन कर सकता हूं। सो दे वर द लास्ट पीपल हु वर फाइटिंग फॉर द धार्मिक सर ना। तो कृष्णा ये के नीलकंठ शास्त्री ने बड़ा हाईलाइट करके लिखा कि दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द फॉरेनर्स साइमल्टेनियसली दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द लोकल किंग्स एज वेल। In spite of they were the upholders of the dharma, but they never discriminated on the religion of dharma, मतलब on the basis of religion, okay. So even Muslim soldiers were empowered by the state. कृष्णदेव राय के काल में हुआ, देवराय 1 के अंदर हमको देखने को मिलता है कि उनके लिए एक अलग से रेजिमेंट मतलब टुकड़ी बनाई गई थी सर, ओके। तो ऐसा नहीं था कि भाई खाली और खाली एक हिंदू डायनेस्टी के रूप में कंसीडर करना है। नो डाउट बिकॉज़ दे वर इंडिजिनस टू द पीपल, समझे। सो दे वर ऑफ द ओपिनियन कि भाई देखो हमें हमारी कल्चर और संस्कृति को चलाना ही है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अल्टीमेटली ये जो सेरेमनी है उसमें महानवमी और दशहरा का बहुत इंपॉर्टेंस था। एंड इस दौर के अंदर वी विल फाइंड कि राजा खुद परफॉर्मेंस करते थे रिचुअल्स का इंस्टेड ऑफ ब्राह्मणस। ये बड़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि राजा अपनी लेजिटिमेसी से प्रूव करते थे। मिलिट्री कमांडर्स के जितने भी नायक थे ना सर, ऑलवेज दे यूज्ड टू कम ऑन द दशहरा फेस्टिवल है ना। तो दशहरा के दिन वी विल फाइंड कि दे यूज्ड टू कम एंड टू सेलिब्रेट एंड प्रेजेंट द गिफ्ट टू द सुल्तान और द रूलर एज वेल, कि देखो मैं आपके लिए लेके आया सर, ठीक है। दूसरी वी विल फाइंड कि टेंपल्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि अपनी लेजिटिमेसी प्रूव करेंगे। तो इस पीरियड में जितने भी संप्रदाय थे वैष्णव और शैव संप्रदाय सर, ठीक है ना, उनके थ्रू इन्होंने कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश किया। उड़ीसा, तमिलनाडु, मलबार। अब जैसे उड़ीसा में वैष्णव संप्रदाय ज्यादा थे है ना, जगन्नाथपुरी और उनका टेंपल्स होता, सो दैट केम अंडर द होल्ड ऑफ द
विजयनगर सर, ओके, तो उनके थ्रू उन्होंने लेजिटिमेसी मेंटेन की। तो इनको पता था कि कोई भी संप्रदाय का जो भक्ति संत है या कोई भी धर्मगुरु है या संप्रदाय का जो मेन टीचर है, उसके थ्रू वी विल फाइंड कि कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करेंगे, उनकी लेजिटिमेसी मिलेगी। तो उनके संप्रदाय के लोगों को बुलाया है ना सेक्रेटरी लीडर्स को, देखो आपको चाहिए क्या? बोले हमको तो पैट्रोनेट चाहिए, बोले मैं दूंगा। तुम्हारे संप्रदाय के लोगों को मंदिर भी बना के दे दूंगा, पर उसमें मेरी लेजिटिमेसी होगी, ठीक है? तो इस तरह से विल कम टू नो कि टेंपल इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़े हैं ना 200-300 साल के अंदर। एंड विल फाइंड कि संगम डायनेस्टी कुछ शैविज्म को मानती थी, सोलवा शिवजी और विष्णु को मानते थे, कृष्ण विष्णु को मानते थे। और आई विल तो ओवरऑल वैष्णवाइट और शैविज्म का काफी ग्रोथ हुआ सर, ठीक है? और इससे भी इनकी लेजिटिमेसी चलती रही है। इसी के अंदर वी विल फाइंड कि ब्राह्मण की इंपॉर्टेंस है, मैं सबसे पहले डिस्कस किया ये क्लास के अंदर ही कि इनको अलग-अलग जगह के ऊपर पोजीशंस दी गई। तेलुगु ओरिजिन ब्राह्मण ज्यादा से ज्यादा सर, ठीक है? एंड दे सर्वड इन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस। सो नॉट ओनली रिलीजियस रिचुअल्स, दे वर कंडक्टिंग अदर थिंग्स एज़ वेल, ओके? सो वी विल फाइंड कि इनके द्वारा सेक्रेटरीट में भी रोल प्ले है, अकाउंटिंग में भी रोल प्ले है। वी विल फाइंड कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? इनके द्वारा ही लेजिटिमेसी मिली। मतलब विद्यासागर द मेन गुरु ऑफ द विजयनगर है ना, उनके कुल गुरु थे, ओके? उन्होंने हरिहर बुक्का को फोल्ड में एक्सपेक्ट किया। एक्चुअली क्या होता था कि मध्यकालीन सोसाइटी बेसिकली मतलब है ऑर्थोडॉक्स बहुत थी। तो वंस यू गो टू अ पर्टिकुलर रिलीजियस फोल्ड और यू शेड आउट योर रिलीजियस आइडेंटिटी बिकॉज़ ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, यू वोंट बी एक्सेप्टेड बैक, ओके? अब देखिए 1857 में इसी का तो क्रांति हुआ ना सर, ओके? सैनिकों को लग रहा था उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। धर्म भ्रष्ट क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान लड़ने गए, बर्मा लड़ने गए, इनफिल राइफल का वो जमाना था। वो वापस आके उनकी समाज के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मतलब तुम्हारा भ्रष्ट हो गया, तुमने गलत कर दिया सर, ठीक है? समझे? यू हैव फॉरफिटेड द धर्म, द ड्यूटीज एंड द ऑब्लिगेशन एंड आल्सो द रिलीजियस कंडक्ट। आपका बॉयकॉट हो रहा था। यहाँ तो वी विल सी कि उससे भी एक स्टेप जाके दे हैव टू एक्सेप्ट इस्लाम बिकॉज़ ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल सोशल रीजन। सो कमिंग बैक टू द फोल्ड वाज आल्सो वन ऑफ द चैलेंज, ओके? बट विद्यासागर ही रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस कि दे आर कमिंग बैक एंड दे वांट टू कम बैक टू द ओरिजिनल फोल्ड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। सो इस तरह से विद्यासागर उनको लेजिटिमाइज किया। तो लेजिटिमाइज करने के कारण विल कम टू नो कि इनकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी कुल गुरु के रूप में, ओके? सो ग्रेजुअल सेंस के अंदर ब्राह्मणस वर सीन एज़ मिलिटरी कमांडर्स एज़ वेल, ओके? इनको फोर्ट कंस्ट्रक्शन भी दिया गया, इनको फोर्ट का कमांड भी दिया गया और इनको क्राउन विलेजेस भी दिए गए। भंडारवाद मैंने बताया सर, है ना? दिस आर द काइंड ऑफ भंडारवादन कहते हैं, दे आर काइंड ऑफ लैंड जो स्पेशली राजा अपने खजाने से देता है कि भई ये तुम्हारे नाम के है सर, ठीक है? तो इस तरह से इनकी फिर डोमिनेशन बढ़ने की शुरुआत होती है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में रोल इनका बढ़ेगा सर, ठीक है? ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये नायक सिस्टम आया। तो नायक सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ और बर्टन स्टीन बेसिकली कैसे इसको आइडेंटिफाई करता है। देखिए, ये नायक सिस्टम के साथ एक और प्रोमिनेंट पार्ट इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जुड़ा हुआ था, वो था अय्यर सिस्टम। अब ये क्या आया सर समझिए। अभी तो हम लोग नायक सिस्टम के अंदर ही घूम रहे थे, उसके ऊपर नेचर ऑफ स्टेट के ऊपर डिस्कशन किया। देयर इज वन मोर सिस्टम दैट वाज वर्किंग इन द विजयनगर पीरियड, दैट इज कॉल्ड द अय्यर सिस्टम सर, वेरी कॉमन, ओके? अब व्हाट इज हैपनिंग सर, ओके? हमने देखा कि इन द एंशिएंट एरा द विलेजेस, अय्यर सिस्टम इज रिलेटेड टू विलेज, है ना? नायक सिस्टम इज रिलेटेड टू मोर ऑफ प्रोविंसेस, ओके ना? मंडल मंडल या प्रोविंसेस कहते हैं उसको। अब बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, ठीक है ना? सो व्हेन यू सी द एंशिएंट पीरियड सर, ओके, इन साउथ इंडिया द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और वी कैन से द विलेज इंस्टीट्यूशंस वर गिवन एन ऑटोनॉमी। अगर आपको पता होगा तो प्राचीन भारत के अंदर जितने भी बेसिकली गांव जो थे उनको एक प्रकार की ऑटोनॉमी दी गई थी। ऑटोनॉमी किसके द्वारा दी गई थी? स्टेट के द्वारा, है ना? कैसे दिया गया था सर, ठीक है? तो स्टेट ने कहा कि भाई तुम जो गांव है वो गांव को अपने हिसाब से चलाओ, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट सर, ठीक है? वेरी गुड, ओके? ये सिस्टम में चोलास ने सबसे ज्यादा हेल्प किया सर, समझे? ये चोलास ने जिस तरह से हेल्प किया इसके कारण वी विल फाइंड कि विलेजेस सबसे सस्टेनेबल हो गए थे, ओके? पर वो चीज विजयनगर के अंदर आपको नहीं मिलती। देखो विजयनगर में काफी सारी चोलास की एडमिनिस्ट्रेशन की लिंकेज, जैसे नाडू यूज्ड टू बी द टर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इवन इन द विजयनगर एज़ वेल सर, ठीक है ना? नाडू आपको पता होगा, नाडू वर्ल्ड नाडू सर, ओके? बट ये बेसिकली विजयनगर पीरियड के अंदर आपको बड़ी सिग्निफिकेंटली के अंदर आपको अलग तरह से मिलता है सर, ठीक है? तो होता क्या है कि गाँव के अंदर गाँव को चलाने की जो प्रक्रिया है सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? उसमें नाडू, नटार और जो सभा नाम की संस्था थी, उसकी जगह हमको ये देखने को मिलता है कि गाँव का फंक्शनिंग चलाने के लिए ग्रुप ऑफ लोग निकल गए जिसको कहा जाता है अय्यगार, समझे? अय्यगार्स वर एक्चुअली द विलेज फंक्शनरीज। अय्यगार्स कौन थे? ये गाँव के फंक्शनरीज हुआ करते थे। अब जैसे गाँव में वी विल कम टू नो कि देयर इज अ स्पेशल क्लास ऑफ पीपल जिनका काम है कि वो लोग गाँव के लोगों को हेल्प करें विथ रिस्पेक्ट टू आई वुड से द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। कि गाँव के जो भी फंक्शनिंग है, उसमें अकाउंटिंग रखना बहुत ज़रूरी है, सही कि गलत? अकाउंटिंग का मतलब है कि डेटा डिटेल्स ये वो। तो देयर विल बी ग्रुप ऑफ पीपल जिसका काम ही होगा कि अकाउंटिंग करना। गाँव में मुखिया भी होते थे, जो ग्रामीण कहते थे पुराने पीरियड के अंदर, हम लोग एंशिएंट पीरियड के अंदर होते। यहाँ पे भी थे, तो बोले ये गाँव के मुखिया है तो वो उनका भी इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि गाँव के अंदर एक वर्ग ऐसा है जो सिक्योरिटी का काम दे रहा है, तो बोले उनका भी इंपॉर्टेंस है। तो पूरे गाँव के अंदर कुछ 10-15 फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया गया और कहा गया कि भई देखो, आप लोग हैं जो गाँव की अलग-अलग सर्विसेज़ को फुलफिल करके दे रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? कोई सिक्योरिटी का काम दे रहा है, कोई रेवेन्यू देख रहा है, कोई विलेज के हेडमैन के रूप में काम कर रहा है। दूसरे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गाँव में सर्विसेज़ प्रोवाइड करके दे रहे हैं। ये सर्विसेज़ में कोई पॉटरी का काम कर रहा है, कोई वस्तु बनाने का काम कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? और इस तरह से आप गाँव की जितनी भी पूरी इकोनॉमी है उसको फुलफिल करके दे रहे हो। कोई पानी का काम कर रहा है, पानी देने का मतलब गाँव के अंदर तालाबों को और इरिगेशन की जो लैंड है, खेती की उसको। कोई कारपेंटरी का काम कर रहा है और कौन होता है आयरन स्मिथ, कोई लोहार का काम कर रहा है। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, है ना? अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ है, अलग-अलग फैमिली और हेरिडिटरी प्रोफेशंस होते हैं ना। आप गाँव वालों को अलग-अलग सर्विस दे रहे हो, तो गाँव वाले आपको इन पर्सपेक्टिव कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोले हाँ, तो गाँव आपको वापस रिटर्न में कुछ देगा। बोले क्या रिटर्न में देगा? तो गाँव आपको ज़मीन का टुकड़ा शायद दे देगा। समझ में आया कि नहीं आपको सर? वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ज़मीन का टुकड़ा या उस ज़मीन के टुकड़े में से जो इनकम हो रही है, वो आपको फुलफिल करा दी जाएगी, है ना? नॉर्थ इंडिया के अंदर इसको जजमानी सिस्टम के रूप में कंसीडर किया गया। महाराष्ट्र में जाओगे, तो इसको बलूटा सिस्टम के रूप में कंसीडर किया गया, बलूटेदार। और साउथ इंडिया में जाओगे, दक्कन में और कर्नाटका में, खास करके कर्नाटका के अंदर, उसको अय्यर सिस्टम के रूप में कंसीडर किया गया। देयर आर 3 सिस्टम्स। वन इज़ द अय्यर सिस्टम, द सेकंड इज़ द जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही था, थोड़ा अलग था उसमें। उसमें भी वी विल कम टू नो कि रूरल इकोनॉमी के वर्किंग के रिलेटेड ही चीज़ें आपको मिलेगी, जहाँ आप अपनी सेवा जो गाँव को दे रहे हो, उसके सामने गाँव वाले आपको ज़मीन का टुकड़ा दे देंगे या उस ज़मीन में से जो भी इनकम हो रही है, वो आपके अंदर डिवाइड कर देंगे, है ना? सो देयर विल बी सर्टेन क्लासेस इन द विलेज, देयर विल बी सर्टेन क्लासेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, आर्टिजन्स, ओके? इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है, हर गाँव में से। कोई पॉटरी का काम कर रहा है, कोई टेनरी का काम कर रहा है, लेदर का काम कर रहा है, क्योंकि लोगों को लेदर वस्तु चाहिए होगी सर, ठीक है? कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई कारपेंटरी का, है ना, मिस्त्री का काम कर रहा है। सब अलग-अलग लोग हमको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है? एंड वी विल फाइंड कि दे वर रिक्रूटेड डायरेक्टली बाय द विलेज कि भाई तुम हेडमैन के रूप में काम करोगे, तुम्हारी फैमिली हेडमैन के रूप में काम कर रही है, मतलब ये है कि फिर तुम ही रहोगे। तुम हेरिडिटी के रूप में पॉटरी का काम कर रहे हो, तो तुम्हारा काम सिर्फ पॉटरी के अंदर ही रहेगा, तुमसे ही हम पूरा गाँव का पॉटरी खरीदेंगे। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड सर? सो देयर विल बी सर्टेन क्लास ऑफ पीपल हू आर सीन एज़ अ प्रोफेशनल सर्विस गिवर्स एंड इनको गाँव की जो ज़मीन है, कम्युनिटी के अंदर की जो लैंड होगी सर, ठीक है? इन सब लोगों को वी विल कम टू नो कि उसमें से पैसा दिया जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी हुआ ना सर। सो दे वर नॉट रेम्यूनरेटेड एज़ अ पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल सर्विसेज और गुड्स दैट दे वर प्रोड्यूसिंग। अब जैसे एक लोहार है, मतलब जो लोहे का काम करता है, उसने गाँव के लिए 10 तिजोरी बनाई है ना, एक मिस्टर एक्स के घर पे बनाई, वाई के घर पे बनाई, ज़ेड के घर पे, एबीसी सबके घर के ऊपर बना के दी।
बट इन लिeu ऑफ द सर्विसेज दैट इंडिविजुअल फैमिली विल नॉट गिविंग द मनी। समझ में आया कि नहीं आपको? इट विल बी मेंटेन्ड बाय द कम्युनिटी, गेटिंग पॉइंट। और कहा गया कि देखो तुम पूरे साल जितना काम कर रहे हो ना, उसमें से जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गांव का निकल के आया है उसमें से कुछ पार्ट आपको दे देंगे। यही सिस्टम ऑलमोस्ट जजमानी में चलती थी, यही सिस्टम बलूटा सिस्टम के रूप में दक्कन में, मतलब महाराष्ट्र में बहुत चली। उसको कहते थे बलूतेदार, है ना, कोई धोबी का काम कर रहा है, तो पूरे गांव में एक या दो फैमिली को धोबी का काम, मतलब हेरिडिटरी काम चल रहा था पोजीशन के रूप में। एंड वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि ये लोग काम करके देते थे। खाली जजमानी सिस्टम में फर्क ये था कि इसी प्रकार की सर्विसेज को यजमान प्रोवाइड करके देते थे। जजमानी सिस्टम में ये होता था कि द जमींदार ऑफ द विलेज और द बिग लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज विल बी फंडिंग दिस फैमिलीज एंड दोस हु आर गिविंग सर्विसेज, क्योंकि वो यजमान था, गांव का मुखिया था एक तरह से। यहाँ पूरा गांव दे रहा है। अलीगढ़ सिस्टम में द होल विलेज यूज्ड टू कंट्रीब्यूट टू द सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ द विलेज। समझिए ये सिस्टम पंचायती राज से क्यों विपरीत है, उसके पीछे का कारण ये है कि द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस दैट वर एस्टैब्लिश्ड इन द चोला पीरियड हैड ऑटोनॉमी। वी विल कम टू नो कि द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस द विलेजेस वर नॉट, मतलब है ना, उसके अंदर ये सर्विस प्रोवाइडिंग के अंदर भी गांव की एक अथॉरिटी हुआ करती थी, वो काम कर रही थी। यहाँ तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि विलेज के अंदर कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज को आइडेंटिफाई कर दिया हेरिडिटरी, कि भाई आप हेडमैन का काम करोगे, आप वॉचमैन का काम करोगे, आप कपड़ा बनाने का काम करोगे, आप लेदर का टेनरी का काम करोगे, सर गेटिंग पॉइंट। ओके, और उसके सामने हम आपको लैंड देंगे या लैंड की जगह पैसा देंगे बेस्ड ऑन दी कंडीशंस। गेटिंग पॉइंट। ओके, तो सम केसेस में डायरेक्ट पेमेंट मिल जाता था, सम केसेस में लैंड मिल जाती थी। सर विलेज सर्वेंट जो भी छोटा मोटा काम करके दे रहे थे उनके लिए बेसिकली पैसा मिल जाता था, बड़ा काम करके दे रहे थे जैसे आप हेडमैन हो, मुखिया हो, रेड्डी हो, रेड्डीज वर एक्चुअली पार्ट ऑफ द आईगार सिस्टम। Reddies were part of Aigar system. Aigars actually created a village feudal social order, सर। क्योंकि हुआ क्या, क्योंकि आप हेरिडेटरी आते रहे, आपकी फैमिली से मुखिया आएगा गांव का, है ना, समझे? तो रेड्डी, गौड़ा, मनियम, सर ना, गौड़ा अगर आप देखोगे तो कम्युनिटी आपको मिलती है, मनियम करके एक है। These are all the communities, they were traditional headmen of the village. And because they were part of the Aigar system, they were legitimacy, एक बंदा ये फैमिली से आएगा, तुम सही, हेरिडेटरी तुम्हारी फैमिली से ही सब हेडमैन आएगा, मतलब मुखिया गांव का प्रधान, सचिव, सरपंच के रूप में। तो इससे क्या हुआ कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी दैट द Aigar system flourished and इसने ही पूरी विलेज इकोनॉमी को नई तरह से बनाया। समझे? तो कहानी आपको ये मिलती है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम द Aigar system came into the picture. अंडर द आईगार सिस्टम वी विल सी कि विलेज को एक सेपरेट यूनिट के रूप में डील किया गया। टोटल 12 फंक्शनरीज को अपॉइंट किया जाता था, इनको आईगार कहते थे। ये इनिशियल अपॉइंटमेंट सरकार के द्वारा की गई, गांव वालों के द्वारा की गई, इसके बाद ये हेरिडेटरी बन गए। इनको अपनी सेवा देने के प्रदान में वी विल फाइंड की लैंड ग्रांट्स मिलती थी कि भाई चलो तुमको लैंड दे देते हैं, तुमको पैसा दे देते हैं, गेटिंग पॉइंट। ओके, या गांव में जो भी खेती की उपज हुई उसमें से कुछ पैसा आपको पास कर देंगे। ओके, ये आईगार सिस्टम विजयनगर एम्पायर का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बनती है, खास करके कर्नाटक वाले रीजन में जहां कन्नड़ा स्पीकिंग एरियाज थे वहां पे। बाकी सारे एरियाज में काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी इसको लेकर डिबेट है, पर एक प्रोमिनेंट एरियाज आपको यहाँ से मिलेंगे। ये सिस्टम में ही वी विल सी कि बर्टन स्टेन ने इसके ऊपर फिर हाईलाइट करके लिखा कि जो ओरिजिनली ऊर और सभा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हुआ करती थी वो खत्म हो गई। और आईगार सिस्टम के कारण ही वी विल सी कि धीरे 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 गांव के अंदर हेरिडेटरी ऑफिशियल्स की शुरुआत हुई। हेरिडेटरी ऑफिशियल्स एंड सर्विस प्रोवाइडर, जैसे गांव में वी विल फाइंड कि ये हेडमैन के रूप में एक स्पेसिफिक फैमिली को चूज किया गया, रेड्डी है, मनियम है, या गौड़ा हुआ करते थे सर, ठीक है ना। ये सब बेसिकली कम्युनिटीज को चूज करके कहा गया कि तुम्हारा अकाउंटेंट के रूप में भी स्पेसिफिक होगा, वॉचमैन के रूप में भी स्पेसिफिक होगा। इनको गांव के अंदर ही टैक्स फ्री प्लॉट्स दे दिए गए कि भाई तुम चलाओ, इनको इनकम भी मिल जाती थी, ठीक है ना। कुछ कुछ जगह पे इनको रेंट भी देना पड़ता था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, बट ओवरऑल स्थिति ऐसी थी कि दे बिकेम वेरी पावरफुल सर। कुछ कुछ जगह के ऊपर डायरेक्ट पेमेंट भी मिल जाता है, जैसे वॉशरमैन था, प्रीस्ट था, तो कभी पेमेंट देके काम कराया जाता था, कभी कभी आप देखोगे तो वी विल फाइंड कि लैंड देके काम कराया जाता था। पर इस तरह से दोस हु वर गिविंग सर्विसेज, गेटिंग अपॉइंट। ओके, वी विल फाइंड कि इन सबको आईगार सिस्टम के अंदर डाला गया। समझिए आप देखिए कि आईगार सिस्टम की फीचर ये थी कि जहां तुम लैंड नहीं दे पा रहे हो तो लैंड की जो कॉमन प्रॉपर्टी है ना, या लैंड की जो कॉमन इनकम है, उसमें से कुछ पैसा आप इनको गिफ्ट के रूप में साल में दे दोगे सर। अब इफ यू सी द नेचर और द क्वांटिटी ऑफ इनकम दैट दिस क्लासेस विल बी रिसीविंग विल बी सब्जेक्टिव। अब वॉशरमैन के रूप में काम कर रहे हो, तुम वाटरमैन के रूप में काम करो, वाटरमैन समझ में आता है, अ पर्सन हु वाज लुकिंग आफ्टर द वाटर चैनल्स एंड द वाटर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द विलेज। अब पहले के टाइम के अंदर एरी पट्टी हुआ करती थी, एरी पट्टी यूज्ड टू बी द लैंड, और उसके लिए कमिटी थी एरी वरियम, एरी वरियम वाज कमिटी इन द चोला पीरियड। अब यहाँ एक वी विल फाइंड कि उसके लिए पहले लैंड थी, उसमें से पैसा आता था, वो उसका पैसा जो है वो पानी के लिए यूज होता था, वाटर मैनेजमेंट के लिए, और कहीं पे यूज नहीं होता था ना, चार्ज एक्सपेंडिचर जैसा था, इसका पैसा कहीं और नहीं यूज कर सकते, वैसी कहानी आपको मिलती है ना, वो हेड्स उसके फिक्स हो गए थे। यहाँ उल्टी कहानी है, यहाँ वाटरमैन की जो तनख्वाह है वो अगर आप समझने की कोशिश करिए तो विल कम टू नो कि ये लोग देते थे लैंड के अंदर से करेंगे ओके, और एक स्पेसिफिक इनकम आती थी उसमें से निकाल के दे देते थे और कहा कि देखो तुम ये काम कर रहे हो, तो हेरिडिटरी काम हो गया। हेरिडिटरी काम होने के कारण इसके फायदे भी थे और नुकसान भी थे। नुकसान क्या थे कि कुछ वर्क ऐसे थे जिनको बहुत ही मीनियल वर्क करना पड़ा। मीनियल वर्क आल्सो इंक्लूड द क्लीनिंग वर्क, ये भी आईगार सिस्टम टोटल है ना 12 सर्विसेज थी। सो दिस 12 सर्विसेज इंक्लूडेड मल्टीपल सर्विसेज। समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, इसमें कोई रोप मेकर भी था, है ना, इसमें कोई क्लीनिंग का काम भी कर रहा था, स्वीपिंग एंड क्लीनिंग का, उनको भी कहा गया कि देखो तुम्हारा स्पेसिफिक रोल है सर। तो इस तरह से फिर हुआ क्या कि दैट क्लास कुड नॉट हैव सोशल मोबिलाइजेशन ना, वो वर्क का सोशल मोबिलाइजेशन नहीं हो पाया। रोप मेकर से पुलैयास महार हुआ करते थे महाराष्ट्र में, बेसिकली यही सिस्टम निकल के आई बलूटा सिस्टम जो महाराष्ट्र में थी। आईगार एंड बलूटा ऑलमोस्ट सिमिलर, उसमें भी 12 सिस्टम थे, उसमें भी 12 फंक्शनरीज थे। बलूटेदार, ये बलूटा सिस्टम ये दक्कन में हुआ करते थे मिडिवल में, ये कर्नाटक में, और कर्नाटक से लेके तमिलनाडु के अंदर आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। द फंडामेंटल सिमिलरिटी वाज वेरी, मतलब ऑलमोस्ट सेम टू सेम था, थोड़ा 19 20 आपको यहाँ से मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी विल फाइंड कि गांव में जो बलूटा सिस्टम है थोड़ा ये भी कॉमन मैन, मतलब कॉमन विलेजर्स ही पे कर रहे थे, समझ, एंड इसके कारण आपकी सोशल जो है वो रिजिडिटी फिक्स हो गई। इसके सामने अगर आप जजमानी सिस्टम देखोगे तो जजमानी सिस्टम में पूरा विलेज पैसा नहीं देता था सर्विस प्रोवाइडर्स को। जो भी यजमान था, नॉर्मली जो लैंडलॉर्ड हुआ करता था, जो गांव का मुखिया था, जमींदार था, वही बेसिकली कैश में पैसा देने की कोशिश करेगा, या जो भी इन परपेचुइटी पैसा देने की कोशिश करेगा, और जो भी आर्टिजन्स और सर्वेंट्स थे उनको उनके फंक्शंस को फुलफिल कराता है, ठीक है, क्योंकि वो गांव का मुखिया था ना। तो यहाँ पूरा विलेज देता है, द होल विलेज, और द मनी इज अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम द विलेज लैंड, कैश में दिया गया या लैंड दिया गया, वो बेसिकली गांव से आएगा, नॉर्मली गांव से आता था सर, ठीक है। बलूटा सिस्टम में भी ज्यादातर कॉमन प्रॉपर्टी हुआ करती थी, या इसमें हर एक किसान अपना कंट्रीब्यूट करता था। अगर कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है गांव के पास, है ना, जमीन कम है गांव में, तो अगर आपके पास 100 रुपए की उपज हुई तो आपको 10 रुपए देना है। ईच एंड एवरी पीसन इन द विलेज यूज्ड टू कंट्रीब्यूट टू द बलूटीदास वेलफेयर। मतलब गांव में अगर 50 किसान काम कर रहे हैं, 50 किसानों की खुद की जमीन है, किसी की 1 बीघा की, किसी की 5 बीघा की, तो बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल कैपेसिटी दे विल गिविंग अ फिक्स्ड एनुअल शेयर
कि भाई देखो ये 12 फैमिलीज को चलाने का काम हमारा है। गाँव वाले क्या कहते थे कि दिस 12 फैमिली पर्सन्स और द 12 फैमिलीज हू आर गिविंग स्पेसिफिक सर्विस टू द विलेज, ये खेती तो कर नहीं पा रहे हैं, सो इट इज अवर ड्यूटी टू प्रोवाइड देम द नीड्स, है ना, उनकी जो भी नीड्स, बेसिक नीड्स, तो कैसे करेंगे, है ना? तो उनको जमीन दे सकते हैं, पर जमीन में से पैसा नहीं आ रहा है या जमीन नहीं है, तो हम हमारा फिक्स्ड शेयर देंगे। समझ में आया कि नहीं आपको? सब ओके। तो वी विल फाइंड कि इस तरह से जितने भी विलेज प्रोफेशनल्स थे, ये विलेज प्रोफेशनल्स की बेसिकली सर्विसेज रेंडर की जाती थी टू द विलेजर्स, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये पूरी व्यवस्था चल के आई। इसको आईगार सिस्टम कहते हैं। आईगार सिस्टम में लैंड नॉर्मली मिलती थी, बलूता सिस्टम के अंदर लैंड नहीं मिलती थी, बहुत हार्डली किसी को लैंड मिली होगी बलूता में, गेटिंग पॉइंट। ओके, बलूता सिस्टम में जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स थे उसको जमीन नहीं मिलती थी, बट इन द आईगार सिस्टम द हेडमैन यूज्ड टू गेट द लैंड, द अकाउंटेंट यूज्ड टू गेट द लैंड, द प्रीस्ट ऑफ द विलेज यूज्ड टू गेट द लैंड। ओके, तो इसमें ज्यादा पर सोशल मोबिलिटी का इश्यूज था। ये आईगार सिस्टम को देख के भी ये जितना आपका मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी है वो तुरंत कहेगा देखो सामंत 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 जाति प्रथा को स्ट्रांग कर रहा है ना? क्योंकि इससे क्या होता था कि सोशल मोबिलिटी रुकती थी। सोशल मोबिलिटी रुकने के कारण जो जो कास्ट रूट है या काइंड ऑफ सोशल रूट से और कंसोलिडेट होते हैं, तो इनके कंसोलिडेशन होने के कारण एक कम्युनिटी जो गांव में एक स्पेसिफिक सर्विस दे रही है वही काम करती रहेगी पूरी जिंदगी भर, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी विल फाइंड कि फिर वो एक सब्जेक्टिव हो गया ना सर, तो उसके कारण रिजिडिटी आपको, तो गांव में आपको ये जजमानी सिस्टम में भी यही था, प्रोफेशनल ग्रुप से विलेज प्रोफेशनल्स ये लोग सर्विस सरेंडर करते थे, पर इसका पैसा गांव नहीं दे रहा था, जजमान देता था। नॉर्मली जजमान बड़ा सा वी विल फाइंड की लैंडलॉर्ड हुआ करता क्योंकि वही इनकी सर्विस सपोर्ट कर पाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ठीक, ये नॉर्थ इंडिया में बहुत सिग्निफिकेंट है ना। तो स्पेसिफिक लैंडलॉर्ड फैमिलीज यूज्ड टू गेट द सर्विसेज फ्रॉम द विलेज प्रोफेशनल्स, आर्टिजन्स एंड सर्वेंट्स, वो जजमान के रूप में था। गेटिंग ओवर, तो ये जजमानी सिस्टम में फिर जमींदारी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गई क्योंकि इनको थ्रू आउट द लाइफ सर्विसेज मिलती गई, विलेज प्रोफेशनल से वो नीचे के नीचे रहे। तो ये इंस्टीट्यूशंस एक साइड के ऊपर आपकी विलेज इकोनॉमी और सोसाइटी को चला भी रहे थे, बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसी की सामंतवादी प्रक्रिया या जो सोशल मोबिलाइजेशन की जो प्रक्रिया वो रुकी, एंड द कम्युनिटीज इन्वॉल्व इनटू स्पेसिफिक काइंड ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज कुड नॉट मूव द अपवर्ड मोबिलिटी। तो बाबा साहब क्यों कहते हैं कि गांव छोड़ो, शिक्षा लो, आधुनिकता की तरफ जाओ, क्योंकि रहोगे तो यही कार्य करना पड़ेगा। तो वो ट्रेडिशन के रूप में चल रहा है। बाबा साहब ने ये चीज तभी उन्होंने आइडेंटिफाई कर दी, है ना, कि द मोमेंट यू मोड ऑफ विलेज आपकी फिर ऑक्यूपेशन में रिजिडिटी नहीं है, गांव में फिर कोई और करने नहीं देगा। होता है ना सर, अभी भी गांव के अंदर आपको मिल जाता है, बदला है सिनेरियो, बट स्टिल देयर आर एक्सेप्शंस एवरीवेयर सर। तो इस प्रकार की भेदभाव ये सब कुछ जगह अभी भी मिल जाएंगे सर, सब जगह पे। इट्स नॉट इन राजस्थान सर, ये डोंट जनरलाइज थिंग्स अराउंड, आपको पूरे भारत में मिलेगा सर, पूरे भारत में मिलता है सर, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि एक है तो सोशल प्रिजुडिस एक तरह से। तो ये आईगार सिस्टम कर्नाटक में थी, बलूता सिस्टम दक्कन में आई और जजमान सिस्टम नॉर्थ इंडिया में थी, मिडिल इंडिया। बट इसकी इंप्लीकेशंस आपको ये पता होनी चाहिए कि अल्टीमेटली इससे वो जो है क्या कह सकते हैं कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से चीजें अभी भी चल के आएगी, समझे? ऑलवेज टारगेट राजस्थान वाले बुरा मान गया सर, ठीक है। तो राजस्थान का प्रॉब्लम, राजस्थान के साथ दिक्कत क्या है सर, ठीक है। अब देखिए कि वहाँ रॉयल्टी है, वो राजाशाही चलती थी, तो राजाशाही के जितने पॉजिटिव है उतने उसके ड्रॉबैक्स भी है सर, समझे? मॉडर्न पीरियड में जब आप देखोगे, अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके, तो चीजें है बहुत सारी है ना। चलिए सर, ओके, तो वापस आते हैं एंड वी विल कम टू नो कि विजयनगर के अंतर्गत ये हमें पता चलना चाहिए कि क्या हुआ। बाकी तो विजयनगर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी दैट अब चीजें चेंज होगी सर, समझे? सर ब्रॉडकास्ट मैरिज डिस्क्रिमिनेशन सर, ओके, देखो वो तो राजस्थान की आवाम है ना, समझो, जनता है, वो इसकी ये परिभाषा बदलेगी, समझे? और जनता तभी बदलेगी जब जनता के अंदर जागरूकता आएगी, हर एक समाज के अंदर ये होगा ना, यथा प्रजा तथा राजा, कि जैसी प्रजा है वैसा राजा निकल के आएगा। मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर देखेंगे तो राजस्थान ऐसे बहुत प्रोग्रेसिव है, क्योंकि देखिए इंडिया के जितने बड़े बिजनेस हाउसेस और आप कॉर्पोरेट्स देखोगे या एंटरप्रेन्योर्स देख लो, सबके सब राजस्थानी ओरिजिन से है ना सर। हाँ, ओसवाल श्रीमाड़ी, ओसवाल जो कम्युनिटी है सर, ओसवाल जैन कम्युनिटी, ओसवाल ओवरऑल मारवाड़ी कम्युनिटी, मारवाड़ी स्पीकिंग, सो दे आर दी बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ दिस कंट्री सर। सो दे मूव्ड आउट ऑफ द विलेजेस, है ना, दे वर एबल टू मेक इट आउट। ऐसा तो है नहीं कि सब जगह आपको वही ऑर्थोडॉक्सी या एक ही प्रकार की कास्ट और ड्रॉट और चाइल्ड मैरिज दिखेंगे। तो राजस्थान में सबकी अपनी संस्कृति है सर, ठीक है। देखो एक है संस्कृति को बचाना, और संस्कृति की बचाने के साथ साथ उसकी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब यहाँ पे अगर आप एथिकल डिलेमा देखोगे तो उसमें ये होगी कि संस्कृति के साथ साथ सोशल ऑर्डर का भी एक सवाल आता है, और सोशल ऑर्डर फिर उसके कारण मेनी टाइम्स उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे देखा जाता है कि इसको भी बचाना, वैसे संस्कृति को बचा के सोशल ऑर्डर को चेंज करने की आवश्यकता है। समझ में आया कि नहीं? कंजर्वेशन ऑफ द कल्चर बट रीइंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल ऑर्डर साइमल्टेनियसली शुड बी देयर, कीपिंग अप विद द टाइम्स। जो हो गया सो हो गया, वी कैन नॉट लाइक नो, हम उसको अंडू तो कर नहीं सकते ना, कंट्रोल। तो कल्चरल ट्रेडिशंस को सेफगार्ड करना बहुत आवश्यक है, चलो जरूरी है, अच्छी बात है, हर एक समाज करता है, पर उसके साथ साथ फिर आप कहोगे कि नहीं सोसाइटी ऐसे ही रिजिड रहनी चाहिए, तो फिर ये तो बड़ी दिक्कत होगी ना सर। तो बहुत सारी चीजें हैं सर, चाइल्ड मैरिज को लेकर ये तो प्रॉब्लम हो रहा है, समझे? सो वी फाइंड द होल इशू ऑफ चाइल्ड मैरिज बेस्ड ऑन दिस ओनली ना, गेटिंग पॉइंट। वो मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन नहीं है बोलते हैं, आधुनिकता की तरफ जाना, साइंटिफिक टेंपर लेके आना, धर्म का रीइंटरप्रिटेशन करना, हर एक समाज का रीइंटरप्रिटेशन करना, तो देयर मेनी थिंग्स व्हिच आर कोरिलेटिव, बट वो अभी नहीं, तो थोड़े टाइम के बाद समाज को समझ में आएगी सर ना। समाज समाज में ऐसे ही चीजें बदलती है, देखो चीजें बदलने में बहुत टाइम लगता है सर। हम क्या कि इतिहास में कभी कभी पढ़ते हैं, लग रहा है क्रांति हो गया, उसके पीछे आग तो 100-200 साल से लगी पड़ी थी, 100 साल से लोग प्रयत्न कर रहे थे, फ्रांस की क्रांति कितनी लंबी चली सर, ठीक है, समझे? तो बहुत चीजें है ना सर। खैर, तो हम बेसिकली विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ से डिस्कस कर रहे थे, तो स्टेट पॉलिटिक्स आपको समझ में आ गई कि कैसे चल के आया। बाकी तो इनकी इकोनॉमी है, रोल ऑफ टेम्पल्स के बारे में मैंने आपको, मिलिट्री कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। सो दे हैड अ वेरी ह्यूज मिलिट्री एज़ वेल सर, है ना, क्योंकि ह्यूज आर्मी क्यों थी, क्योंकि दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द नेबरिंग स्टेट, अगेंस्ट द स्टेट ऑफ दक्कनी, इवन द लोकल किंगडम्स ऑफ ओडिशा एंड द लोकल मदुराई एंड ऑल द स्टेट्स एज़ वेल सर, ठीक है, समझे? तो नायक्स को भेजा जाता था, है ना, इनके पास काफी बड़ी इन्फेंट्री हुआ करती थी, ये डोमिनिको पेस ने बताया है। आर्टिलरी बहुत ही प्रोमिनेंट, इनफैक्ट विजयनगर ने आर्टिलरी का काफी यूज किया है। ये जो गन पाउडर की जो कहानी है ना सर, कि गन पाउडर तो गन पाउडर एक्चुअली सबसे पहले विजयनगर बहमनी किंगडम में यूज हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चल रहा है कि
यहाँ जो आर्टिलरी वॉरफेयर है वो भी यूज होगी। इनफैक्ट इन्होंने ना वो किले बनाए थे और किलों में बीच में इन्होंने वो किया था, क्या कह सकते हैं कि वॉल्स बनाई थी ना, पैरापेट वॉल्स। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू कि जैसे किले की वॉल है सर, ठीक है, और फिर बीच में इन्होंने कैनन्स का यूज किया, फिर यहाँ से गोला मारते थे सर, फिर यहाँ पे कैनन यूज किया, नीचे गोला मारते थे, यहाँ कोई गोलू खड़ा होगा उसके ऊपर फट से गिरेगा सर, समझे। सो दे वर यूजिंग इट आउट, दे डिड नॉट यूज मोबाइल कैनन्स, ओके, इन्होंने फिक्स कैनन्स का यूज किया था आर्टिलरी में। तो उस पीरियड में इतनी मोबिलिटी की आवश्यकता नहीं थी, मतलब क्या उतनी टेक्निक नहीं डेवलप हुई थी सर, ट्रेनिंग में। तो एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से मिलती है, फोर्थ के अंदर इन्होंने यूज किया, पैरापेट्स को यूज किया, कैनन्स को, फिर ब्लॉक कार्ड्स और हाथी के ऊपर भी कहीं यूज कर रहे थे सर, ठीक है। सो दे वर एक्सपर्ट इन फायर आर्म्स एंड गन पाउडर, है ना। तो गन पाउडर में मोबाइल कैनन्स का यूज बाबर करता है ना। पीछे लो, पीछे लो, गाड़ी पीछे लो सर, ठीक है, हम निकल ही होंगे। बट उसके पहले विजयनगर हैड स्टार्टेड यूजिंग द टर्किश एंड द पोर्चुगीज एक्सपर्ट्स इन द गन पाउडर एंड द फायर आर्म्स आल्सो, ठीक है। वो 1500 से पहले शुरू कर देते थे। तो ओवरऑल इनकी टेंपल की बहुत इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको बताया कि टेंपल इंस्टीट्यूशंस वर द मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ विजयनगर। ये कैश देते थे, ये लैंड चलाते थे, ये इरिगेशन में थे, ये एग्रीकल्चर में थे, ये कंस्ट्रक्शन में थे, ये एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर में थे, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में थे, जॉब्स भी दे रहे थे और साथ साथ बैंकिंग का भी काम कर रहे थे, कल्चरल ट्रेडिशंस का भी काम कर रहे थे, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि रोल ऑफ टेंपल्स क्या हुआ करता था इस दौर में और कैसे विजयनगर बेसिकली स्टेट जो था वो रिवाइव करता है कल्चरल ट्रेडिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पैसा भी ठीक ठाक इनको आता रहा क्योंकि वी विल कम टू नो कि इतना बड़ा एम्पायर था, ट्रेड हो रहा था, फॉरेन ट्रेड हो रहा था, पोर्चुगीज के साथ व्यापार हो रहा था। बाकी विल फाइंड कि पोर्ट्स इनके पास काफी अच्छे थे। हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था कि मंगलूर से लेके कन्नूर से लेके यहाँ कोरोमंडल का कोर्स से लेके एवरीवेयर दिस नंबर ऑफ कोर्सेज लोग प्रोफेशंस बहुत सारे निकल के आए थे क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैरेलली हो चुका था, उससे भी इनको काफी लाभ हुआ था, ओके। एग्रीकल्चर का काफी फ्लरिशिंग नेचर आपको यहाँ से मिलता है सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि रायचूर दोआब है ना, फिर उसके बाद कृष्णा और नीचे कावेरी सर ना, वहां तक इनका डोमिनेशन था। मतलब यू कैन इमेजिन कि दी पेरेनल रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, इनको तीन दोआब में अगर डिवाइड भी कर दोगे सर, ओके, हर जगह के ऊपर विजयनगर के पास फर्टाइल लैंड थी, है ना, समझे। तो नीचे कावेरी है, ऊपर कृष्णा है, तुंगभद्रा है सर, है ना। तो इन सब के बीच में विजयनगर एम्पायर आया हुआ है ना सर, ठीक है। तो बीच बीच में इनको फर्टाइल एरियाज मिल जाते थे, तो एग्रीकल्चर से भी इनका ग्रोथ हुआ। अब कैसे ग्रोथ होगा और कैसे इकोनॉमी और सोसाइटी चलती है और अमुक्त मालिक और कल्चर की कहानी जो है उसको कल कंटिन्यू करके कंक्लूड करेंगे सर, ओके, है ना। कि एक विजयनगर है जो खत्म ही नहीं हो रहा है सर, मेरे को लगा आज विजयनगर खत्म करके आगे चले जाएंगे सर, ठीक है। बट समझ गए ना सर, ओके। तो कल खत्म करते हैं सर, ओके। तो चलिए, देखो लेंदी है, बहुत लेंदी है सर, ओके। और जीएस होता 2 घंटे में विजयनगर हो जाएगा। नहीं, जनरल स्टडीज हार्डली टेक्स 2 आवर्स, ओके ना, समझे। बट द मोमेंट यू कम टू ऑप्शनल यू सी कितने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ, डिबेट्स कितनी है ना, हमारा नया सिस्टम है, नया का सिस्टम वाला हमने डिस्कस किया, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो दैट इज द प्रॉब्लम, ओके, ऑप्शनल। पर एक बार पढ़ के जाओगे ना तो देखो क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप इसके कंपैरिजन में बाकी सारे ऑप्शंस को देखोगे ना तो बड़े खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, मतलब ना पाइप के फ्लावर हो जाता है सर। यहाँ वैसा नहीं था सर, देखो एक टर्म लिखा है विजयनगर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इकोनॉमी, फिर नीचे आपकी आर्किटेक्चर कल्चर एंड फाइन आर्ट्स यहाँ दिख रहा है ना, रिलीजियस, तो वो भी यहाँ से ही आ रहा है। तो भाई तुम साथ में लिख देते, नहीं इसको अलग करेंगे 15-16 सेंचुरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, नीचे 15-16 सेंचुरी सोसाइटी एंड कल्चर, अभी समझ में आ गया सर। नीचे आप देखोगे तो सीधा बाबर हुमायूं और अकबर, तो ये दोनों के दोनों साथ में ही है सर, टॉपिक समझ में आएगा नहीं आपको यार, ये पीछे होंगे सर, तो अभी तो मुगल्स बाकी है, मुझे लग रहा है दिसंबर तक खींचेगा ये सर। लास्ट बैच में तो हमने दिसंबर तक खत्म कर दिया था, पर इस बार तो ऐसा लग रहा है कि बट विल ट्राई टू कंप्लीट इट आउट, थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मॉडर्न में उतना टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, वर्ल्ड में ज्यादा टाइम लगता है। चलिए सर, ठीक है। इन जीएस मिडिवल इंडिया स्टार्टिंग समवेयर आफ्टर दिवाली सर, वो भी दिसंबर फर्स्ट वीक में होगा। आज रात को 8 बजे आपका एग्जाम है, आप वो एग्जाम को अपीयर करिएगा सर, ठीक है। सो आई लॉस्ट रिटर्न फ्रॉम यूएस आई मिस्ड जॉइनिंग टू कैंसिल। लॉस्ट क्यों हो सर ना, यू टेक आउट द टॉपिक्स दैट हैज बीन लेफ्ट आउट सर, और उसको रिकॉर्डिंग में देखना शुरू करो। अगर डिसिप्लिन लाना है तो आप लाइव में आ जाओ, ना समझे। तो आप देखिए कि हमने जो भी पढ़ा हुआ है, जो भी पढ़ाया हुआ है उसको मेनली रिकॉर्डिंग में पहले कवर करना शुरू करो, रिकॉर्डिंग को साइमल्टेनियसली करते हुए लाइव में आ जाओ, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री की होगी तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझे। वाज अनएबल टू टेक क्लासेस। आप कोई टॉपिक वाइज लॉस्ट हो गया, आप है ना 2 चीज़ करिए, टॉपिक्स को देखिए, बीवाईक्यूज़ को देखिए मेन तो। देखो पढ़ने का एक तरीका होता है वो रिवर्स इंजीनियरिंग करना। हम लोग बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वरना तो इस टॉपिक के अंदर मतलब समझ में आएगा, पगला जाओगे पूरी हिस्ट्री के अंदर। देखते हैं कि कौन से एरिया से आ रहा है ना। तो मैंने आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ाई नहीं कि देवरा ने ये किया, उसने ये किया, दूसरे ने यहाँ लड़ाई कर दी। हमने देखा कि पॉलिटिक्स, फीचर्स ऑफ पॉलिटी क्या है मेन तो, अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट। तो आप हमेशा बीवाईक्यू देखिए जहाँ-जहाँ खो रहे हो ना, अंडरस्टूड। और रिकॉर्डेड क्लासेस को कवर करिए और लाइव चालू कर दीजिए, लाइव में डिसिप्लिन रहता है। रिकॉर्डिंग में क्या होता है वो पॉपकॉर्न खाओ, ये करो, वो करो, है ना। आप डाल दो इवैल्यूएट हो जाएगा सर ना, मैं भी देखूँगा, समझे। आम खाओ, समझ में आया कि नहीं? देयर इज सो मच टू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू रिवाइज, ओके। देखो आपके पास एक तो स्लाइड्स है मटेरियल के रूप में, प्रीवियस कोर्स में जाकर डाउनलोड करो। दूसरी बुक्स है सर ना। अब आपने बुक्स में से एक भी बार रीडिंग कर दिया, फर्स्ट रीडिंग हो गया। और रिवीजन तब होता है जब फर्स्ट रीडिंग एग्जॉस्टिव करोगे तो, समझ में आया कि नहीं? आप फर्स्ट रीडिंग नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या है? और क्लास के सेंटर की रिवीजन करो। क्लास खत्म होने के बाद अगर आप रिवाइज करोगे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जो चीज़ आप 4-5 घंटों में करोगे वो 1-2 घंटे में हो जाएगी, सेम डे सेम टाइम, क्योंकि वो बिल्डअप कर देगा, फिर वो जाएगा नहीं आपकी मेमोरी से, समझ में आया कि नहीं? रिवीजन में क्या है कि जो टॉपिक आज विजयनगर पढ़ लो, अब पूरा कल्चर कैपिटल पढ़ लिया, नायनतारा सिस्टम, अब कुछ-कुछ फैक्चुअल चीज़ें बाकी है, कल हम जैसे सोसाइटी के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, लिटरेचर के ऊपर है, कृष्णदेव राय द पैटर्न ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट है, थोड़ा वो डिस्कस कर लेंगे, है ना? अंडरस्टूड दिस पार्ट? हाँ, बुक्स और नोट्स को साथ में रखे करो। इनफैक्ट नोट्स में कुछ-कुछ चीज़ें बुक्स की लिख दो। देखिए फर्स्ट रीडिंग में क्या करो कि आप अपनी बुक्स की जो भी डेटा है स्लाइड्स के अंदर या वो नोट्स के साथ कोरिलेट कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा मसाला बन जाएगा, फिर बुक को दूसरी बार खोलने की जरूरत ही नहीं होगी। एक बार बुक पढ़ते हुए आपने एक इंजीनियरिंग कर दिया, मतलब उसके ऊपर आपने होमवर्क कर दिया, सो ठीक है ना, समझे? तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर क्या होगा कि आपको जब रिवीजन करना होगा तो नोट्स एंड स्लाइड्स ही देखनी है। एक्चुअली बुक्स में ज़्यादातर पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी है। उसमें नयनतारा सिस्टम में कुछ-कुछ चीज़ें शायद लिखी होगी सर, ना आइगा सिस्टम में 1-2 लाइन लिखी है। हम बेसिकली क्या है कि सब मिक्सचर है ना, क्योंकि आई एम रेफरिंग मल्टीपल बुक्स। वो आपके लिए तो काम इजी करके दे रहा हूँ कंपाइलेशन और समझाने का। देखिए आराध्या, मतलब नॉर्मली ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट मैं थोड़ा मतलब कैसा है कि है ना, एक यूपीएससी के कैंडिडेट के साथ एक कहानी सुनी थी। ये कैडेट रूम में आते-आते गिर गया, ना समझे। ये सही है फेक स्टोरी है पता नहीं। तो एक टॉपर ने मेरे को बताया, टॉपर मतलब ऑफिसर है, हमारे सीनियर है। तो बोर्ड ने कहा कि यू फेल डाउन जेंटलमैन। तो उसने कहा कि यस सर, आई फेल इन गुड कंपनी। समझे नहीं समझे? आप गिर गए, वो कटाक्ष में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम गिर गए तो अच्छी कंपनी में गिरे ना, आपके साथ गिरे हैं, आप कमरे के अंदर आते-आते गिर गए। तो ही टुक द सिचुएशन इन अ वेरी पॉजिटिव वे। समझ में आया कि नहीं? यहाँ आपकी जो स्थिति है
जहाँ आपको लग रहा है कि आपकी जॉब और आपकी जो काइंड ऑफ है ना एक बैकअप जो था वो शायद तक कंपनी बंद होने के कारण ये चीज़ें हुआ है, तो इसका एक ही ऑब्जेक्टिव अब यहाँ से निकल के आ सकता है, वो है कि अब आपको तैयारी करनी है। अंटिल अनलेस देयर इज नो फाइनेंशियल कंपल्शन, तो 2-4-6 महीना दे दो और आप सोचिए कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। समझ में आया कि नहीं आपको? पहले काम का लोड हुआ करता था, अब काम नहीं है। आप अभी काम ढूँढने जाओगे तो काम मिलेगा नहीं, जल्दी मिलेगा नहीं, ट्रैक्शन होगा 2-3 महीना इधर-उधर इंटरव्यूज़ दो, ये करो, वो करो, उसमें पढ़ाई भी मिलेगी। सो इफ देयर इज नो कंपल्शन, मतलब होती आपकी रिस्पांसिबिलिटीज़ क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी बैकग्राउंड है, सबको अपनी है ना लाइफ के फैमिली रिस्पांसिबिलिटीज़। अगर नहीं है तो 6 महीने हैं, है ना? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तो भूल जाओ। 6 साढ़े 6 महीने अगर सर्वाइव कर सकते हो तो फुल टाइम दे दो उसको। तो मत सोचिए कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। सो फॉरगेट कि नहीं, द किंग यूज्ड टू हैव सेंट्रल आर्मी, बोथ आर्मीज़। राजा की खुद की भी थी और मिलिट्री कमांडर्स भी थे। समझे? सर आपके क्लासेस राजस्थान की हिस्ट्री के कैसे खोले? वो मेरे को नहीं आता सर, राजस्थान की हिस्ट्री बड़ी वास्ट है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन माय फ्रेंड, ओके? योर क्वेश्चन गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट मी बिकॉज़ आई डोंट नो राजस्थान हिस्ट्री। नहीं पता मेरे को, गुजरात की याद ही नहीं पता। देखो जिसका जो फोटे होता है वही करेगा ना सर। समझ में आया कि नहीं आपको? देखो ज्योग्राफी इज कंसेप्चुअल बेस्ड, हिस्ट्री इज कंसेप्चुअल बेस्ड बट इट इज मोर फैक्चुअल बेस्ड। समझ में आया? बट 10 मार्कर में टू द पॉइंट रहना पड़ता है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन देखनी पड़ती है। समझ में आया कि नहीं आपको? इधर-उधर की ब्लैबरिंग करोगे, बीटिंग अराउंड द बुश करोगे तो सब्जेक्ट मतलब है ना टॉपिक से बाहर चले जाओगे। साथ में कर सकते हो, है ना? मुझे सिलेबस नहीं पता आरएएस के लिए, और आई गेस पाषाण युग से लेके आधुनिक काल तक राजस्थान के राजे रजवाड़े कल्चरल ट्रेडिशंस और वो ऑलमोस्ट 50-60% वेटेज जाता है ना? पूरा पेपर में आपका आरएएस के पेपर में यही आता है राजस्थान का। राजस्थान सेंट्रिक ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि इनका प्लान, स्टेट पीसीएस का प्लान ये होता है कि भई हम कैंडिडेट्स को राजस्थान के बारे में ज़्यादा वो कराएँ, समझे? डीप रहता है। हेलो, जहाँ सेवा देनी है वहाँ की वो करेंगे ना सर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए दोस्त। नथिंग सर, वही आपको बताया, आई वाज लॉस्ट बट लाइक पिछला मंथ थोड़ा डाउन था, सो लाइक थोड़ा बैकलॉग हो गया था, बट ट्राइंग टू गेट ऑन लाइक ऑन ट्रैक नाउ, सो जितना एकदम पढ़ सकता बढ़िया हूँ। से है ना, फिर से ट्रैक पे आ जाओ चकाचक और फोकस रखो। अब आप देखिए 6 महीना है, यस यू सर। डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंपल्शन, फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज नहीं है, सोशल रिस्पांसिबिलिटीज नहीं है, टाइम भी। नहीं नहीं, तो यू प्रिपेयर फॉर दिस, यू सी दिस एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आप ये सोचिए, देखिए। क्योंकि कैसा है कि अभी मार्केट इकोनॉमी सब ठंडा पड़ा हुआ है सर, राइट ग्लोबल सर। है ना, रिसेशन जैसी स्थिति है और ओवरऑल तो यू कीप ट्राइंग, ऐसा नहीं है कि मत ट्राई करो, मतलब है ना, समझे? और पीछे देखते रहो कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा तो बात अलग है। पर आप देखिए कि आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दीजिए, मतलब अभी आप जॉब के साथ तो शायद तक पढ़ नहीं पाते होंगे या यू या वोंट बी एबल टू लाइक नो स्पेयर मोर टाइम फॉर स्टडीज, ओके? सो यू फोकस इंटेंसिवली, गो ऑल इन, मतलब आप राइट चले सर। जाओ, है ना? या सर, अब स्पैन ऑफ पता तो है लाइक नहीं, द हाँ, 4 तो hours 5 hours of study like has been increased to like 9 hours 10 hours हाँ, now. 9 आवर्स 10 आवर्स अब रगड़ा करो थोड़ा। या दिस इज द ओनली थिंग यू आर सपोज्ड टू डू ना सर, ओके? राइट, पहले क्या दैट जॉब के कारण वो दोनों बैलेंस नहीं हो पा रहा, ये भी बिगड़ता है, ये भी बिगड़ता है। राइट सर। दूसरा क्या है कि इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ, अगर नहीं जाती तो बात अलग है, अब चली गई है और आपको रिस्पांसिबिलिटी ऐसी है नहीं। दूसरा भी 1 डेढ़ साल का टाइम नहीं है, हार्डली 6 मंथ्स लगता है। रिस्पांसिबिलिटी एज नॉट सर, बट लाइक हाँ, करंटली आई एम इन दैट एज हाँ, लाइक वो पता है, वो एज 28-29. ग्रुप में आता है कि उसमें लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। या बिट तो प्रेशर्स फ्रॉम लाइक फैमिली फ्रॉम गेटिंग हाँ, वो मैरिड तो एज होता है, वेल. सब जगह पे होता है, मैरिज वैरेज सब सोशल लाइफ यस सब सर. कुछ होगा, ओके? अब यू नीड टू डील विद दैट, ओके? समझ श्योर में आया सर. कि नहीं आपको? यस इसमें सर. यही चीज़ है, ओके? क्योंकि अगर आप छुट्टी लेने की कोशिश करते हो छुट्टी मिलती नहीं, अब नई जॉब में छुट्टी मिलेगी नहीं, चलो राइट. हाइपोथेटिकली यू जॉइन अ कंपनी इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ओके? 1 महीने के बाद बोल दिया कि आ जाओ, यस. वो आपको थोड़ी छुट्टी देंगे, राइट मुझे लग सर. रहा है कि फरवरी के बाद छुट्टी दे देंगे 2 महीने के बाद। राइट सर. अभी भी यही कहेंगे कि भाई तुम है ना कुछ और कर दो, श्योर घुमा सर. फिरा के यही प्रॉब्लम है। तो यू गो ऑल इन, मतलब ऐसा जाओ कि फिर इसमें प्लान भी हो, सच्ची में नहीं है ना आपके पास। राइट सर. फिर लाइक 6 आई महीने का, क्योंकि आप देखिए 5-7 साल से तो काम कर रहे होगे ना, समझे? 4 कितने इयर्स. साल? 4 इयर्स, ये बहुत ठीक-ठाक एक्सपीरियंस है। उसमें अगर 6 महीने की गैप आ गई तो भी जस्टिफाई कर सकते हो मई महीने, और 26 में को आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेंस आ रही है कि नहीं आ रही, राइट रियलिटी सर. बताओ। सर आई विल मेरे वर्क को नहीं पता होगा, 100%. किसी और को नहीं पता होगा, अंदर से इंटरनली आपने पेपर लेके आप बाहर निकलोगे, आपको समझ में आ जाएगा राइटिंग मीन्स। राइट सर. यू कैन नॉट चीट योरसेल्फ, वो हर एक नेचर का नेचर होता है, उसी दिन समझ में आता है कि बेटा आपने क्लियर कर रहा है। राइट. आई विल उसके गिव बाद 100% सर. 100 मतलब 150% दो, श्योर सर. इट्स नथिंग टू लेफ्ट आउट। यस समझे? सर. इट्स अ यस ब्लेसिंग इन सर. डिसगाइज, थिंक पॉजिटिवली, यू फेल इन अ गुड कंपनी, एकदम बढ़िया। बस हो राइट गया, सर. जो होना था हो गया, उसको हाथ में पकड़ के बैठोगे डिस्टर्ब होते हुए, यार मेरे कंपनी के साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मेरे को ये था, तो हो गया ना सर। यू कैन नॉट चेंज इट। अब आगे क्या है? अभी यूपीएससी है, कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो दूसरी जॉब ढूंढते। श्योर दूसरी सर. जॉब ढूंढने में कभी 2-3 महीने लग जाते हैं, यस. है ना? मार्केट तो डाउन एंड ऑल. मार्केट डाउन नहीं मिलता है ना, ट्रैक्शन है, ये वो इधर-उधर की बात है, इंटरव्यूज होते हैं, फिर फोन नहीं आता, है ना? विल गेट बैक टू यू आता है। कॉर्पोरेट में है ना, कहाँ पे आपको हुआ? आपको वेयर यू आर एग्जैक्ट बेस्ड? पता है सर पूरा कैसे रहता है वेयर सर. यू आर बेस्ड? कहाँ पे? आई एम बेस्ड इन पुणे सर. आई वाज वर्किंग एज एन फाइनेंशियल बिजनेस एनालिस्ट. अच्छा, मगरपट्टा साइड हो? नो सर, बानेर साइड, अच्छा, बानेर बने इंजीनियर साइड. हिंदी वाली साइड, बढ़िया है, बढ़िया है। यस सर. चलो भेटूया एंड बिल्कुल बोलता सर. हूँ आपको, चलो बाय यस, बाय। थैंक यू सर. चलो भाई, मैं तो कल वापस आपको